यस सर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, यस सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 13 આજે 14 તારીખ આજને ઘરનો કલેશ દૂર કરવા માટે વડા બનશે। यस सर, અને 4 રસ્તે કહેવામાં આવશે। आज काली चौदस है ना, तो यहाँ गुजरात में ट्रेडिशन चलता है। ट्रेडिशन ये है कि आज वड़ा बनेगा, मतलब दाल वड़ा होता है ना, जो अड़द की दाल और उससे बनता हुआ, तो फरसान टाइप, और दही वड़ा या दाल वड़ा, मसूर की दाल और अड़द की दाल, और फिर उसके बाद उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो घर के नजीक जो 4 रस्ते होते हैं वहाँ लोग छोड़ के आते हैं। तो एवरी ईयर, मतलब बचपन में मैं राह देखता था कि दिवाली के अगले दिन ये दही वड़ा दाल वड़ा बनेंगे एंड समझे। तो ऐसा ऐसा कहते हैं कि उसको बना के फिर घर में यूं रिचुअल करके पीपल डू कीप इट आउटसाइड सो दैट कलेश जो है वो कलेश घर के बाहर रहे। समझे, समझ में आया कि नहीं आपको? तो नया साल शुरू होता है ना फिर, तो यहाँ गुजरात में विक्रम संवत चलता है, दिवाली के बाद तो पूरा वैसा वर्ष होता है। हाँ, नौफान का मानना है कि सर एक क्रोनोलॉजी बता दो बिटवीन द पोस्ट एंड अरब, है ना, थोड़ा क्रोनोलॉजी बता देता है। दाल ढोकली, आटा जो होता है, आटा, आटे से मतलब दाल तो दाल है, आटे के पीसीस को बेसिकली मतलब बड़ा सा वो करके क्या कह सकते हैं, रोटी स्टाइल, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। और नॉर्मली जो गेहूं का आटा ही देते हैं उसमें, गेहूं का मतलब यहाँ एक भाकरी बनती है, तो भाकरी का थोड़ा आटा अलग होता है कंपेयर टू उसका जो डो बनता है रोटी से, और उसको दाल में डाल देते हैं। समझे, तो सॉगी टाइप समझ में आया कि रोटी के पीसीस या भाकरी के पीसीस सॉगी हो जाते हैं दाल में डाल के, और उसको खाते हैं दाल ढोकली के रूप में। खैर चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो वापस आता है अपन, है ना। तो एंड नौफान कह रहे हैं कि हाँ वैसा ही कुछ, वैसा ही आप देखिए कि भाई पोस्ट मॉरियन से या पोस्ट अरब इन्वेजन से गुप्ता पीरियड तक की जो कहानी है, ये क्या बताया था इन्होंने, क्वेश्चन क्या था नौफान कि भाई आगे क्या हुआ उसके बारे में जरा बता दीजिए। पोस्ट गुप्ता टू अरब इन्वेजन, अब देखिए दो चीजें हैं, पोस्ट गुप्ता टू अरब, मतलब है ना। तो अगर आप क्रोनोलॉजी देखिए टाइमलाइन के हिसाब से, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पोस्ट गुप्ता पीरियड क्या है। पोस्ट गुप्ता पीरियड है, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ 550 टू 600। ये तो वैक्यूम पीरियड था। वैक्यूम पीरियड क्यों था? क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं आया, यहाँ सब छोटे किंगडम से लड़ाई कर रहे थे। 600 तक आते आते उसका जो सेकंड फेज शुरू हुआ वो आया 600 से 750 तक का फेज। इस पीरियड के अंदर वी विल कम टू नो कि न्यू इन्वेजन्स और न्यू डायनेस्टीज विल कम टू पावर। जैसे हर्षवर्धन इंपीरियल डायनेस्टी के रूप में आया ना कन्नौज के ऊपर। हर्ष पहले भी एग्जिस्ट करता था पर छोटा राजा था, मतलब उसके फादर प्रभाकर वर्मन और राज्यवर्धन, और मैंने आपको शायद बताया था पिछले। फिर यहाँ मैत्रक आए थे, हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था, ठीक है। हर्ष ने फिर मैत्रक के साथ मेट्रोनल अलायंसेस किए ना, ध्रुव सेन के साथ। नीचे देखो तो चालुक्य देखने को मिलते हैं, सो विल फाइंड वेस्टर्न चालुक्य, और यहाँ देखो तो पल्लवास देखने को मिलेंगे, ठीक है। पल्लवास कंटिन्यू टू सर्वाइव टिल 900। ऐसा नहीं था कि पल्लवास फिर 750 के बाद डिक्लाइन में चले गए। चालुक्य और हर्षा दोनों के दोनों वी विल फाइंड कि 750 के बाद डिक्लाइन में चले गए। अब जब ये कार्य हो रहा था, इसी दौर के समय पे सिंध के अंदर अरब की एंट्री हो चुकी थी। समझ में आया कि नहीं आपको? अरब तो 712 में आ चुके थे ना, तो दिस इज एक्चुअली द पीरियड ऑफ 600 750। हम अरबों को सबसे लास्ट में क्यों देखते हैं? क्योंकि हमने वो फॉरेन इन्वेजन्स का जो टॉपिक है उसके साथ कोरिलेट किया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आपको? अंडरस्टूड द पार्ट। So the Arab invasion of Sindh took place in 712 CE. It was contemporary when we can say 600 to 750 phase was taking place. 700 के बाद वाला जो पीरियड है, 700 से 750 तक का पीरियड, इसी में ही जब ये डिक्लाइन में चल रहे थे, जैसे हर्षा का डिक्लाइन हो गया था 650 पे। अब देखिए हर्षा हैड ऑलरेडी डिक्लाइंड बाय 647 सर। ओके, उसके बाद कन्नौज के अंदर तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया था। ये वैक्यूम में 700 तक आते आते तो फिर कोई बचा ही नहीं था सर। ओके, समझे। तो छोटे रूजा आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं, दे वर रूलिंग एट दैट टाइम सर। ओके, उनका कोई इतना प्रोमिनेंस नहीं था। चालुक्य रूल कर रहे थे लंबे समय तक, है ना। तो जब अरबों का इन्वेजन हुआ तो चालुक्य वर रूलिंग एट दैट टाइम, पल्लवास वर रूलिंग इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द टाइम कंट्री। ओके, तो 712 में अरब्स आए, बट देन दे कुड नॉट क्रॉस इट आउट। ओके, अरबों को कॉन्टेक्चुअली हम लोग देखते हैं 750 के बाद से उनकी एंट्री हुई सर, है ना। और 750 से 1000 के बीच में वी वंस अगेन सी द अरब्स एंटरिंग इंडिया व्हेन दे फॉट अगेंस्ट द गुर्जर प्रतिहार सर। ओके, अरब्स ने डिसाइड किया कि भाई देखो वो सिंध क्रॉस करके यहाँ पे आएंगे, बट 750 टू 1000 तो वो पाल पीरियड, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट का पीरियड चल रहा था। सो ड्यूरिंग दिस टाइम दे वर फाइटिंग फॉर कन्नौज। सो एट दैट ट्राइपार्टिट स्ट्रगल व्हिच वाज टेकिंग प्लेस ना, तो अरब्स हैड अ फाइट विद द गुर्जर प्रतिहार एज़ वेल। ओके, क्योंकि अरब्स का शुरुआती दौर था, 712 में आए थे और 30-40 साल के बाद और इन्होंने घुसने की कोशिश की, बट समहाउ दे वर रिपेल्ड बैक, है ना। तो गुर्जर प्रतिहार ने उनको वापस भगाया, बोले भागो यहाँ से। तो उसके बाद की जो कहानी है वो तो यहाँ पे खत्म हो गई। तो अरब्स फिर उसके बाद सिंध में अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाते रहे, यहाँ लड़ाई चलती रही। अरब्स फिर भारत में ट्रैवलर्स के रूप में अल मसूदी आता है, सुलेमान आता है, काशी के अंदर और स्कॉलर्स आपको मिलेंगे तो पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए आएंगे सर, ठीक है ना। और एक्सचेंजेस हुए, कल्चरल एक्सचेंजेस हुए, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हुए, है ना। राष्ट्रकूट किंगडम के अंदर हमको यहाँ से देखने को मिलेंगे सर, करेंगे। ओके, सो वी नीड टू सी दिस पार्ट ना कि अरबों की जो हिस्ट्री है या अरबों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर उसके बाद तो अरब्स बसते रहे छोटे मोटे दो किंगडम्स में, एक मुल्तान में बैठ गए, एक मंसूरा में बैठ गए। बची कुछ अरबों की ब्रांच थी वो टूट जाती है, और फिर गजनी आया, गजनी ने सब खेल दिया इन सबको, कहानी खत्म हो गई। समझे, तो इतनी कहानी थी 650 या 600 से लेके 750, और 750 के बाद वी विल फाइंड की आगे की कहानी के अंदर देखो सर। उस्मानी मेथड सर, उस्मानी मेथड मतलब आई हैव नॉट एबल टू रिकॉल, नाइदर आई हैव कम अक्रॉस, आई नीड टू चेक इट आउट सर। किसमें पूछा था उस्मानी मेथड? नोट्स में कहीं पे देखना पड़ेगा मेरे को, मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, एक बार देख लेता हूँ सर, ठीक। आई जस्ट चेक इट आउट सर। अनअकैडमी के नोट्स में लिखा हुआ है, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया सर। डाउट बॉक्स बेटा, कहाँ डाउट डाला था? पीयूष आए आने के बाद कह रहे डाउट बॉक्स, पीयूष कहाँ डाउट? चलिए सर, ओके वापस शुरू करें अपन। एंड बस ऐसा नक्शा वक्शा बनाओ सर। देखो आधे से ज़्यादा नक्शा बनाने से क्लियर हो जाता है, जितना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे ना बढ़िया बनाया सर। ऐसे ऐसे नक्शा बनाओ कि ऐसा हुआ सर, ठीक है, बढ़िया वाला ये अच्छा बनाया, है ना। नक्शे से समझ में आ जाता है ना पिक्चर, ग्राफिकल टाइम एंड स्पेस डायमेंशन है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। समझे, 750 टू 950 के बीच में पल्लव आए, पल्लव के बाद चले जाएंगे। गुड सर, गुड इनफ। 900 तक आपने पल्लव लिखे हुए, यहाँ चालुक्य थे, मैत्रक है, हर्षा है, वर्मन डायनेस्टी है। अच्छा मस्त है, चकाचक। हाँ देखो जितना हैंड रिटन प्रैक्टिस करोगे ना उतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी आपको। मैं पहले से कहता हूँ आपको, मैपिंग करो सर, अच्छा खासा मैपिंग करो सर, प्रैक्टिस करो मैपिंग के अंदर, कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट भी आएगी, अच्छा भी लगेगा आपको। समझ में आया? चलिए सर वापस आते हैं अपन। तो कल अपन बाबर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट बाबर। बाबर के ऊपर आपको एक ही सवाल आया, वो बाबर नाम है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, है ना, कि और बाबर एज अ कल्चर मैन सर। ओके, देखिए कल्चर मैन का मतलब क्या है कि बाबर अपनी बेसिकली हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मेमोरीज लिखता है सर। ओके, एंड वी विल फाइंड कि मिडिवल इंडिया के अंतर्गत हमें पता चल रहा है कि तुर्की भाषा के अंदर अब लिटरेरी ट्रेडिशंस निकल गया। लेटर पीरियड में उसका ट्रांसलेशन हुआ था इन द फॉर्म ऑफ पर्शियन सर, समझे। तो आपको जो सवाल आया था बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू, अकबर की कोर्ट में ये सब करवाया गया था। तो अकबर वांटेड टू गेट टू नो अबाउट हिज एंसेस्टर्स एंड ही वांटेड टू लर्न कि भाई क्या कर सकते हैं इसके अंदर से। तो फिर ये चीज आपको मिलेगी सर, ठीक है। तो हुआ क्या कि वी विल सी कि बाबर के ऊपर से आपको जो सवाल आया है
उसमें मेनली बाबर नामा सेंटर किया है सर, ठीक है। एंड हाउ डज तुजुके बाबरी जस्टिफाई दैट बाबर हैड बीन कल्चर मैन सर, ओके। अब इसमें कल्चर भी है, अकल्चर बातें भी लिखी गई है सर, क्योंकि बाबर ने खुद के बारे में लिखा है कि देखो मैं क्या कर रहा था, है ना, समझे। कल्चर बेसिकली एक सेंस में हमको ये देखने को मिला है कि ये मोर इंटरेस्ट इन आर्ट, लिटरेरी ट्रेडिशंस, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर एज वेल सर, ओके। एंड along with that he also had the interest with respect to the garden architecture as well and giving patronage to the scholars as well. But if you see his actions, political actions, how he was treating his adversaries as well, okay, तो वहाँ आपको कल्चरलिटी थोड़ी कम देखने को मिलती है, तो मेकिंग लाइक टावर आउट ऑफ योर लाइक स्कॉलर ऑफ योर ओपोनेंट्स, ओके, तो वहाँ आपको कहाँ कल्चरल ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि बाबर के मेमोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि बाबरनामा ये जो किताब है ये हिस्ट्री के सोर्स के रूप में उतनी रेलेवेंट नहीं है, उसके पीछे के दो कारण हैं सर, ठीक है। बाबर ने क्रोनोलॉजिकली तो इसको फॉलो नहीं किया, और खासियत ये है कि बाबर जब फ्री होता था लिखता था सर, समझे। तो बहुत लोग कहते हैं कि व्हाट इज योर हॉबी सर, गेटिंग ओके, तो कहते हैं कि माय हॉबी इज टू लाइक नो वॉच मूवीज, ओके, तो यू वॉच मूवी डेली सर, रिगरसली फॉलो करते हो, नहीं, मैं साल में एक आध बार बेसिकली मूवी देखता हूं, तो दैट इज नॉट योर हॉबी सर, समझे, दैट इज योर इंटरेस्ट, समझ में आती नहीं आपको। हॉबी समथिंग दैट यू परस्यू रिगरसली सर, आप उसके पीछे सब कुछ दे देते हो अपना सर, है ना, अपनी लाइफ के अंदर जो टाइम फैक्टर है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसके पीछे मॉनेटरी एक्सपेंसेस होते हैं सर, है ना, कि कभी के अगर आपने देखा होगा सर, ठीक है, कॉइन कलेक्शंस और बाकी सारे जो हॉबी है बड़ी महंगी है सर, ठीक है, इट्स टफ टू फॉलो हॉबी सर। हां, यूपीएससी के फॉर्म में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 90% कैंडिडेट तो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, समझे नहीं समझे, हॉबी होती नहीं है सर, पैसा होगा तो हॉबी होगी, हॉबी नाम की वस्तु नहीं सुनी होती सर, समझे नहीं समझे। तो देखिए 90% बैकग्राउंड तो मिडिल क्लास से आता है सर, ठीक, बाकी 10% ऐसे हैं जो आईवी लीग अच्छी खासी कॉलेज से जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वो लोग की हॉबी क्लियर होती है, तो वो कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिखे क्या है हॉबी में, यार मेंस का डेफ भरना है सर, मेंस के डेफ में हॉबी भरना आता है सर, ठीक है ना, उसमें मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेके होता है, वो हॉबी में क्या लिखे, फिर उसमें वो टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसा लिखना जिसके ऊपर तुम जस्टिफाइड नहीं हो, तो अभी 3-4 महीने में डेवलप कर दो, इंटरव्यू आ जाता है, ठीक है। तो इस बात की हॉबी की अलग कहानी है, तो हॉबी बेसिकली एक ऐसी चीज है जो मेनली जैसे डायरी राइटिंग सर, है ना, इसमें लिखा है यहाँ पे डायरी राइटिंग, ओके। तो डायरी राइटिंग में एक दिन कैंडिडेट के साथ हम लोग मॉक इंटरव्यू में बैठे थे, तो मॉक इंटरव्यू में बैठे-बैठे कहा गया कि भाई डायरी राइटिंग में तो तुम सब कुछ लिखते होगे, बोला हाँ मैं सब कुछ लिखता हूँ, मतलब तुम्हें तुम्हारे अपने जीवन के अनुभव जिसके साथ संवाद हुआ वो भी लिखोगे, बोले हाँ, मतलब ये है कि तुम सब कुछ इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली डायरी के साथ शेयर करते हो, वो डायरी तो बड़ी सीक्रेट डायरी है, इनडायरेक्टली तुम्हारा जो भी कामकाज है वो भी बाहर निकल के आ जाएगा, कोई है ना तुमको एक्सप्लोर कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है ना, तो कैंडिडेट बेचारा जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो फंस गया है ना, समझे। खैर चलिए, तो बाबर की राइटिंग की कहानी ये है कि बाबर जो है वो बाबर ने लीजर टाइम में ये किताब लिखी, लीजर टाइम समझ में आता है सर, ठीक है, ये फ्री बैठा हुआ था, सो व्हेन ही वाज फ्री ही यूज्ड टू राइट दिस पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो पहली कहानी हमको ये पता चलती है, दूसरी कहानी हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो ट्रांसलेशन है वो पहले तुर्की मतलब ओरिजिनल भाषा तुर्की थी, लेटर ऑन फिर इसको हमें देखने को मिलता है कि अकबर के ट्रांजिशन तक आ जाते इसको पर्शियन में किया गया, पर्शियन से फिर इंग्लिश में और फ्रेंच में भी किया गया सर, ठीक है। तो हमें तो मिडिवल एरा के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्शियन हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हमको क्लैरिटी होनी चाहिए, इवन फ्रेंच वर इंटरेस्टेड है ना, मजे की बात ये भी है सर, ओके। तो अकबर के कोर्ट में अब्दुल रहीम खान हुआ करते थे, आपको पता होगा अकबर के नवरत्न थे सर, ओके, एंड द सन ऑफ बहरम, तो वी विल फाइंड कि अब्दुल रहीम खान वाज वन ऑफ द ट्रांसलेटर्स ऑफ द बाबरनामा एंड देयर वाज वन मोर गाय, फॉरगॉट हिज नेम सर, है ना, दो लोगों ने इसका ट्रांसलेशन किया था, फिर गोरे लोगों ने भी किया, गोरों में अंग्रेजों ने भी किया, और क्या कहते हैं फ्रेंच ने भी करने की कोशिश की सर, ठीक है। अब देखिए कि पहली कहानी क्या है कि ये तुर्की में लिखी गई थी सर, ब्लैक बोर्ड से समझा देता हूं, तो स्लाइड्स के ऊपर आएंगे सर, ठीक है। अब तुर्की में लिखी गई तो तुर्की राइटिंग, ये तुर्की भाषा की जो राइटिंग है सर, ठीक है ना, समझे, वो लिखने की प्रक्रिया बहुत अलग तरह से है सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल फाइंड कि बाबर की राइटिंग के अंदर एक सिग्निफिकेंट पार्ट ये रहता है कि वो जो भी लिखता है बड़ा लिमिटेड लिखा है सर, है ना, लिमिटेड क्यों लिखा है, क्योंकि लीजर टाइम के अंदर लिखा है, अब जो भी वस्तु लीजर टाइम के अंदर लिखी गई है तो उसमें कुछ चैप्टर्स बीच में छूट भी जाएंगे सर, गेटिंग ओके। पर उसने बाबर ने एक चीज लिखी है कि खुद के शॉर्ट कमिंग्स को भी हाईलाइट किया है कि देखो उस रात अपन 2 बजे तक पिया सर, है ना, वो लिखता है, वो ये भी लिखने की कोशिश कर रहा है कि मेरे से ये गलतियां हुई थी सर, गेटिंग ओके। बाबर बेसिकली इस दौर के अंदर अपनी जो भी त्रुटियां है, अपनी वीकनेसेस है, वो भी थोड़ी बहुत लिख देगा सर, है ना। प्रॉब्लम ये है कि इसमें गैप्स बहुत है सर, ठीक है ना, गैप्स क्यों है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली कहीं फिट नहीं होगी सर, क्योंकि क्या होगा कि वो अभी देखो 1 साल फ्री बैठा हुआ है तो लिख देगा सर, फिर वो युद्ध करने चला गया, तो ऑब्वियसली युद्ध के माहौल में तो लिख नहीं पाएगा सर, समझे। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी कम टू नो कि बाबर की जो राइटिंग है उसमें आपको गैप्स मिलती है, कुछ प्रकार के अंदर आप देखोगे तो आपको वीकनेसेस या कमियां भी देखने को मिलेगी सर, गेटिंग ओके। वो अपनी क्रिटिसिज्म भी करता है और अपने सैनिक को भी क्रिटिसिज्म करता है, मतलब ही हैज यूज्ड दिस वर्ड कि भाई माय सोल्जर्स आर लाइक रास्कल पीपल सर, ठीक है ना, बड़े ग्रीडी है मेरे सैनिक सर, ओके। तो इडियट्स एक तरह से सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि ही इज ट्राइंग टू लाइक हाईलाइट द रियलिटी इवन फॉर हिज ओन मैन एज वेल, है ना, एंड ही इज आल्सो क्रिटिसाइजिंग इंडियंस एज वेल की क्या कहानी है, उसको गॉड को लेके उसकी बिलीफ सिस्टम क्या थी, जहां उसको ये मानना था कि सुप्रीम गॉड अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ चलता है और हमें उन्हीं की ही मतलब है ना वो कुदरत का निजाम वाली कहानी उसको देखने को मिलेगी उस दौर के अंदर की, तो ये सब हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम यही है कि उसकी जो भी राइटिंग है, राइटिंग के अंदर आपको लिमिटेशंस मिलेगी सर, है ना, समझे। तो एक तो पहली थीम हमको ये क्लियर हो जानी चाहिए, ये थीम के अंतर्गत वी विल फाइंड कि ये पहला दौर है जहां आपको ऑटोबायोग्राफी देखने को मिलती है सर, ठीक है। देखिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि बायोग्राफी नहीं ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी समझ में आता है सर, ठीक है, कि शासक खुद लिख रहा है सर, गेटिंग ओके। तो शासक खुद के अनुभव लिखने की कोशिश करेगा, अब इसमें आपको थोड़ी बहुत एम्पैथी देखने को मिल जाएगी, खुद के एक्सपीरियंस से खुद के इमोशंस डालने की कोशिश की है सर, गेटिंग ओके। उसने जब लोधी को डिफीट किया तो उसने वो भी चीजें इसके अंदर से लिखी है, तो देयर आर राइटिंग्स जहां वो क्रिटिसिज्म भी करता है अपनी सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओके। जहां वी विल सी कि अपने आप को ग्लोरीफाई भी करने की कोशिश करेगा कि भाई देखो यहाँ मुझे है ना सुप्रीम बीइंग अल्लाह का आशीर्वाद था, उनकी ब्लेसिंग्स इसके लिए मैंने लोधियों को हराया सर, गेटिंग ओके। तो ये भी लिखने की कोशिश करने की कोशिश करेगा और हमें और भी चीजें इधर-उधर की मिलती रहती है सर, ओके। दूसरी मैंने आपको बताया कि रिलीजन के पॉइंट ऑफ से जैसे वो गाजी का टाइटल लेना, ये सब कुछ भी बातें उसने थोड़ी बहुत लिखी थी सर, ठीक है। दूसरी कहानी उसने फ्लोरा फौना अच्छी तरह से लिखा है, फ्लोरा फौना क्योंकि ज्योग्राफी, क्योंकि आया था अफगानिस्तान से, तो व्हेन ही हैड कम फ्रॉम अफगानिस्तान तो ही रोट अबाउट एवरीथिंग व्हाट ही हैड ऑब्जर्व्ड सर, है ना, मतलब काबुल से लेके हिंदू कुश की वैली से लेके बाकी सारे एक्सपीडिशंस जो उसने किए थे सर, है ना, उन सब के ऊपर भी वो लिखने की कोशिश करेगा, खास करके पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, फॉरेस्ट एरियाज के बारे में भी लिखने की कोशिश करता है सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि ही वी विल सी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रीनरी, ही विल बी टॉकिंग अबाउट मेनी अदर थिंग, पॉपुलेशन के बारे में बताता है, रिसोर्सेज के बारे में बताने की कोशिश करेगा, कौन से जानवरों के बारे में लिखने की कोशिश करता है सर, ठीक है। तो उसकी नेचर के अंदर बड़ी इंटरेस्ट थी, ये बेसिकली हमको इसके अंदर से समझ में आता है सर, गेटिंग ओके। फिर उसने इंडिया के बारे में लिखा है, अभी आता है स्लाइड्स के अंदर आपको समझाऊंगा कि व्हाट ही हैड रिटन अबाउट इंडिया सर, गेटिंग ओके। तो हुआ क्या कि जब वेस्टर्न ऑथर्स ने इसको पढ़ा इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहले तो फारसी तुर्की में थी, तुर्की से पर्शियन में हुई, फारसी भाषा में हुई, फारसी से ग्रेजुअल सेंस के अंदर आप देखोगे तो अंग्रेजी और फ्रेंच में अनुवाद हुआ, तब तक ये बेसिकली जो वेस्ट के स्कॉलर्स से खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने वाले लोग थे, इन्होंने पढ़ा तो दे वर वेरी मच फैसिनेटेड सर, है ना, समझे। उन्होंने देखा कि बाबर का कैरेक्टर क्या है, डेली लाइफ उस पीरियड में क्या चल रही थी, कॉमन मैन बेसिकली किस तरह से जीवन जी रहा होगा सर, गेटिंग ओके। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ कल्चर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेवेजरी एज वेल, सेवेजरी क्योंकि उसमें बाबर ने अपने वॉर्स को जस्टिफाई किया है, उसने खानवा की लड़ाई के अंदर जिस प्रकार की क्या है ना कि कॉन्फ्लिक्ट की थी और उसके बाद उसने जो एक्शंस लिए थे उसके बारे में वो लिखा है सर, ठीक है, समझे। तो कुछ-कुछ बातों के अंदर उसने एक्सेजरेशन भी करने की कोशिश की है सर, गेटिंग ओके। बाकी इंडिया के बारे में उसने बहुत सारी चीजें लिखी है, सो ही हैज रिटन मेनी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इंडिया एंड द इंडियन पीपल एज वेल, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एज वेल। इनफैक्ट उसको एक ही चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी क्लाइमेट के बारे में, और उसको पैसा मिल रहा था तो ही वाज एंजॉयिंग एज वेल सर, ओके। तो ओवरऑल राइटिंग जब हम लोग बाबरनामा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें उसमें कुछ ड्रॉबैक्स मिलेंगे, कुछ लिमिटेशंस मिलेगी और कुछ अच्छी बातें भी हमको मिल जाएगी सर, ठीक है ना, समझे। तो इट वाज रिटन इन तुर्किश लैंग्वेज, है ना, चगताई तुर्किश लैंग्वेज के रूप में पहचानते हैं इसको, बाबरनामा तुजुके बाबरी या वक़ीत बाबरी के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो ओरिजिनल कहानी ये है कि ये तुर्किश में लिखी गई थी, फिर अकबर के रीम में ये ट्रांसलेट की गई थी। अब्दुल रहीम खान खानम या अब्दुल रहीम मिर्जा के द्वारा उसको ट्रांसलेट किया गया था, दूसरा था पाइंदा खान सर, ठीक है ना, मैं बताया सेकंड ट्रांसलेशन, मतलब पर्शियन में भी इसकी दो ट्रांसलेशन हुई थी, याद रखना सर, ठीक है। अब दोनों में ऑलमोस्ट 19-20 होगा ऑब्वियसली, जैसे इंटरप्रिटेशन किया होगा सर, ओके। इसमें टोटल बाबर की 48 साल की लाइफ स्पैन है ना, 45 नहीं है, क्योंकि
1530 में उसकी मृत्यु हुई ना सर, ओके, एंड 1484 मतलब ऑलमोस्ट 1482 84 मतलब ना 48 के आसपास अपनी थी। तो वी विल सी दैट इस पेजेस के रूप में उसके जीवन के कुछ 18 साल उसने लिखे थे ना, टोटल 48 ईयर्स के आसपास वो जीवन जिया था सर, ओके। तो इसमें इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये मिलती है कि उसका जो टोटल लाइफ है ना 1482 83 के आसपास का बर्थ है, किसी में 1484 भी लिखा है। 1484 के हिसाब से देखो तो 44 साल हो जाएंगे सर, मतलब 46 साल हो जाएंगे, 46 किसी में 48 साल है, मतलब थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, पर ऐसे 48 ईयर्स मानते हैं हम लोग सर। तो विल फाइंड कि 18 ईयर्स का लाइफ स्पैन है। तो इसमें आप देखिए कि लिखता तो मतलब लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज लिख सकता है, बात उसकी बचपन की कहानी तो नहीं लिखेगा ऑब्वियस है, उस टाइम समझ में नहीं आता होगा मुझे डायरी राइटिंग करनी चाहिए, बड़ा होने के बाद उसने लिखना शुरू किया तो रिटन मच मोर थिंग्स एज़ वेल सर, है ना, समझे ना, आपको बुद्धि थोड़ी होगी 10-12 साल तक सर, मुझे डायरी लिखनी चाहिए, मुझे मेमोस लिखना चाहिए सर, ठीक है। तब आपके लिए तो डेयरी मिल्क और चॉकलेट और किरोना ही सबसे बड़ा आपके लिए डायरी राइटिंग का पार्ट है सर, आपको ये मिल गया बहुत हो जाएगा आपके लिए सर। तो व्हाट वी से ओवर हियर सर, गेटिंग ओवर, ओके। तो कहानी ये है कि इसका कोई प्रीफेस नहीं है, प्रीफेस का मतलब है कि राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीफेस ना होने से क्या है कि कंटेक्स्ट नहीं बन पाता है सर, ठीक है। अब देखिए कोई भी ऑथर होता है प्रीफेस लिखता है पहले कि ये बुक क्यों लिखी गई थी, इसका कंटेक्स्ट क्या है, मैंने किसके साथ मिला था, एक बार मैं बैठे-बैठे चाय की चुस्की ले रहा था, मेरे मन में विचार आया कि मुझे लिखना चाहिए, फिर उसके बाद फलाना भाई को मिला, उसने मेरे को मोटिवेट किया है ना, फिर मैं किसी और एंटर देखा और मोटिवेशन और देन आई कंप्लीट दिस बुक सर, ओके। और आई थैंक सो एंड सो पर्सन कि जिन्होंने मेरे को हेल्प किया। प्रीफेस इज ऑलवेज देयर सर, ओके। तो प्रीफेस से क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग बन के आती है कि ये किस कंटेक्स्ट में लिखा जा रहा था सर, ओके। तो ये खोला समथिंग नहीं समझ ओके। 12वें साल में बाबा भटक रहा था, वांडरर बन गया था सर, ना, तो उसको भगवा दिया था उसके चाचा ने, और विल फाइंड उसमें भी उसकी सर्विस कर रहे थे, वहां पर्शियंस भी उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में थे सर, ठीक है। तो इसमें बाबा इधर भटका है, उसमें फिर नरेशन बीच में टूट गया है, क्रोनोलॉजी नहीं लिखी गई है, और 1529 1530 तक आता है तो उसकी जब मृत्यु हुई तब तक पूरा खत्म कर दिया सर, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि विल सी कि बाबरनामा के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन जो है हमें ये चीज देखने को मिलती है कि लिमिटेड थी सर, है ना, समझे। उसने इंडिया के बारे में कुछ चीजें लिखी है, नेचर के बारे में लिखी है, क्लाइमेट के बारे में लिखी है, पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है। जैसे भारत में रीजनल किंगडम्स की जो एक्जिस्टेंस थी, लोधियों के बारे में, बाकी सारे किंगडम्स जो एग्जिस्ट किया करते थे, इवन शर्कीज जो एक्सटिंक्ट हो चुके थे उसके बारे में उसको पता था सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि सब्जेक्ट के अंदर जाता है, एग्जैजरेशन कुछ नहीं कर रहा है, और उसने कहीं ब्रीफ लिखा है, कहीं एग्जॉस्टिव लिखा है, डिपेंड करता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर सर, ठीक है ना, समझे। तो ही इज राइटिंग अबाउट इंडिया, हिज एक्सपीरियंसेस इन इंडिया, कि क्या-क्या चीजें उसने देखी है, ऑब्जर्व की है, उन सब के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। अब देखिए हमें इंडिया सेंट्रिक देखना है कि उसने इंडिया के बारे में क्या-क्या चीजें ऑब्जर्व की थी और व्हाट इज द ओवरऑल कंडीशन दैट बाबर हैड सीन सर, ठीक है ना, समझे। तो बाबर मूलतः से हिंदी शब्द का यूज करेगा सर, ठीक है, हिंदी या हिंदू, क्योंकि ये पहले से बहुत पुराना शब्द है, बेसिकली द पीपल लिविंग ऑन द साइड ऑफ द इंडस, ओके ना, समझे। अरब के समय से ये चलता आ रहा था सर, ओके। तो बाबर विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टोरी अबाउट हाउ द पीपल ओवर हियर आर लिविंग सर, है ना, समझे। इनफैक्ट बाबर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी में ये भी कहता है कि ये जो तुर्को अफगान लोग थे ना, मतलब खिलजी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, बाबर के पहले जितने भी आए थे, नाउ दे हैव बीन एक्चुअली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन इंडियन सोसाइटी सर, क्यों इंडियन सोसाइटी, क्योंकि धीरे-धीरे नेटिव्स के इक्विवेलेंट हो गए थे, 200-300 साल से यहाँ सेटल हो चुके थे। ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक एंड द सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर सर, कि भारत के अंदर किस तरह से निकल के आया, और उसके बाद उसने ये लिखा है कि देखो मुगल्स आए और मुगल्स ने आके धीरे-धीरे इंडिया को एक नेशन के रूप में बनाया। खैर वी विल फाइंड कि इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, बट ही इज टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट एज़ वेल सर, ओके। ही इज टॉकिंग अबाउट द हिंदू बिलीफ सिस्टम, जैसे कहा कि भाई यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो किसमें मानती थी सर, है ना, समझे, ओके। तो उसने कहा कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के रूप में पेगन वर्शिप, मतलब आइडल वर्शिप और नेचुरल फोर्सेस के अंदर बेसिकली जो बिलीफ सिस्टम थी, तो उसको ये क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसिज्म क्यों करता है, क्योंकि हिज आइडिया ऑफ रिलीजियस वर्शिप वाज वेरी डिफरेंट सर, ठीक है, समझे। तो उस टाइम के अंदर जो टाइम एंड स्पेस का डायमेंशन था बड़ी सिग्निफिकेंटली आपको मिलेगी, बट वो साथ-साथ ये भी लिखने की कोशिश करेगा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये भी पता चल रहा है कि उसने सोशियो कल्चरल ट्रेट्स को काफी हाईलाइट किया, उसने इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट्स के बारे में लिखा, उसने ये लिखा कि देखो हिंदू और मुस्लिम बहुत सारे ज्ञानी लोग यहाँ पे एग्जिस्ट किया करते थे सर, ओके। तो उसके बारे में हमको यहाँ से देखने को मिलता है। इनिशियली वो जो भी लिख रहा था वो पॉलिटिकल सेंस में बहुत लिख रहा था, तब उसके रिलीजियस प्रेजुडिसेस आपको नहीं मिलेंगे। लेटर पीरियड में जब उसने खानवा की लड़ाई की और लोधियों के सामने जब लड़ाई की, तो उसमें आपको रिलीजियस प्रेजुडिसेस भी देखने को मिल जाएंगे सर, ओके। तो ये भी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बाबर की राइटिंग के अंदर से देखने को मिलती है। इनफैक्ट बाबर की राइटिंग में वो बार-बार इतिहास में बहुत चला जाता था ना, जब से वो भारत में आया उसके बाद भटका इधर-उधर, और फिर जब शासक के रूप में बैठ गया तो उसको वही पुराना टाइम याद आता है, राजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे सर, ठीक है। तो वो काबुल की गलियों में पहुंच जाता था कि यार हम तो वहाँ पे बेकरी के पास है ना, वो क्या कहते हैं कि मिठाई खाते थे और वहाँ दुकान के पास जाके कबाब खा लिया करते थे, और फिर वहाँ पीछे गार्डन में क्रिकेट खेला करते थे। यू अंडरस्टैंड सर, ठीक है, कि यू आर कमिंग फ्रॉम सम फॉरेन लैंड एंड देन यू आर राइटिंग योर मेमोइर्स ओवर हियर, तो ऑब्वियसली यू गेट बैक इन द पास्ट, समझे। सब लोग जाते हैं सर, ओके। आप विदेशी जमीन पे कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ सर, ठीक है, करेंगे आप, आज की तारीख में आप कहीं है ना एम्पायर बना दो, अमेरिका में जाके, यूरोप में जाके, अफ्रीका में जाके, अंटार्कटिका में जाके, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल ऑलवेज रिकॉल योर होमलैंड, है ना, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जहाँ पले बड़े हो सर, ठीक है। देखिए होमलैंड का मतलब वो है कि जहाँ पले बड़े हो सारी भाषा में, ठीक है। अगर आपका बर्थ ही एक ऐसे स्टेट के अंदर हुआ है या फॉरेन लैंड में हुआ है तो यू विल कनेक्टेड टू दैट लैंड सर, तो फिर आपको वही लैंड में मजा आएगी। पर आपका बर्थ यहाँ हुआ 10 12 15 साल आपने ज्योग्राफी में निकाला है, 15 20 साल तक आ जाते हैं, मतलब जब तक मैच्योरिटी आ रही है, और उसके बाद जब आप मूव करते हो ना तो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि तब तक अटैचमेंट आ गया होता है, बॉन्डिंग आ गई होती है ना, जगह के साथ, पशुओं के साथ, लोगों के साथ, ठीक है, ठीक है, ओके। और जितना एज आपकी होती है ना, जैसे आप बड़े हो रहे हो सर, ग्रो, तो यू फील दैट यार अब मूव नहीं करना सर, मतलब अब बहुत हो गया सर, अब नहीं करना है ना, भारत भारत है, बाकी सब कुछ नहीं, तो मतलब सबके अपने होते हैं। तो बाबर को भी ऐसा था कि ही विल बी ऑलवेज नॉस्टैल्जिक फॉर काबुल सर, ठीक है। तो इन मेनी ऑफ हिज राइटिंग he was always nostalgic about Afghanistan. He's always nostalgic for the Kabul Valley and the socio-economic conditions of the time as well. Sir, okay. तो ये भी कहानी आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगी जो बाबर की राइटिंग के अंदर बहुत प्रोमिनेंट थी सर, okay. बाकी बाबर ने बहुत सारी चीजें हाईलाइट की है, फ्लोरा फौना लिखने की कोशिश की है, वी विल फाइंड कि इंडिया की इकोनॉमी के बारे में लिखा है, इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में लिखा है, और ही हैज मेंशन्ड मेनी इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब जैसे अगर आप समझने की कोशिश करिए, उसने काबुल की कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा है सर, ठीक है। काबुल का कॉन्क्वेस्ट का मतलब है कि क्योंकि ही वाज थ्रोन आउट ऑफ काबुल, अगर आपको याद ही होगा, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब काबुल से उसको भगवाया गया तो उसने कहा कि मैंने कैसे फिर रिकैप्चर किया सर, ठीक है ना, हिंदुस्तान को कैसे मैंने कैप्चर किया उसके बारे में वो बताने की कोशिश करता है। इनफैक्ट इंडिया में जब वो आया तब उसने इंडिया के राजाओं के बारे में लिखा है सर, ठीक है ना। तो ही इज टॉकिंग अबाउट 5 मुसलमान किंग्स एंड 2 हिंदू काफिर किंग्स, ओके। उसके लिए कुफर करने वाले राजा थे, इस तरह से वो बताने की कोशिश करता है कि इब्राहिम लोधी यहाँ दिल्ली में रूल कर रहा था, मुजफ्फर शाह गुजरात में, तो ही हैड स्पेसिफिकली नेम्ड देम सर, है ना, समझे। इनके नाम के साथ लिखा है, मतलब उसको कितना डिटेल इंफॉर्मेशन था उस दौर के अंदर सर, ठीक है, कि हु वाज रूलिंग इन व्हिच पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब देखो आज की तारीख में हमको समझ में आ रहा है कि फलाना व्यक्ति सीएम है या अमेरिका का प्रेसिडेंट ये है या ये जो फलाना भाई है वो वहां पे रूल कर रहा है, पर आज से आप 600 साल पहले सर, है ना, 1500 के दौरान आपको बाजू वाले गांव में सरपंच कौन है वो ना पता हो, समझे नहीं, समझे। कनेक्टिविटी थी नहीं, इंफॉर्मेशन उतनी थी नहीं, कम्युनिकेशन थी नहीं, एक्सचेंजेस नहीं हो रही थी, बट ही इज राइटिंग अबाउट एवरीथिंग सर, इनफैक्ट ही प्रेज्ड कृष्णदेव राय इन वन ऑफ हिज मेमोइर्स एज वेल सर, ठीक है। तो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई कृष्णदेव राय जो है वो बड़े प्रोमिनेंट रूलर थे और उनके बारे में उसको जानते, क्योंकि 1526 में आया ना वो, तो जब वो आया तो ही न्यू अबाउट कृष्णदेव राय रूलिंग इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल सर, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उसने मेवाड़ के बारे में भी, राणा संगा उस टाइम पे मेवाड़ के रूलर थे, उनके साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट भी होगी सर, ठीक है। तो उसको ये सब चीजें पता थी। अब सवाल ये था कि पता कैसे थी सर, समझे। हाउ कम ही वाज अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड रूलर्स बिफोर कमिंग टुवर्ड्स इंडिया सर, ओके। सो वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज द इंटेलिजेंस ही रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेडर्स एंड द व्यापारीज हु यूज्ड टू कम टुवर्ड्स इंडिया इन द अर्ली एरा सर, ओके। देखिए इंडिया अफगानिस्तान रूट हैड बीन ओपनड अप फ्रॉम द एंट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, राइट, है ना, गजनी के बाद से ओपन हो गया था, गजनी गुरी और दिल्ली के सुल्तान सब एस्टैब्लिश हुए, तो ऑल दिस ट्रैवलर्स यूज्ड टू कम टुवर्ड्स इंडिया, सो दे यूज्ड टू मेनली व्यापारी व्यापारी थोड़ी होता है सर, ठीक है, समझ लेना। तो टाइगर भाई भी होते हैं इसमें बहुत सारे, तो दे वर ऑल दिस पीपल सर, है ना, दे वर इन्वॉल्वड इनटू ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन अदर पार्ट्स एज वेल, सो दे यूज्ड टू गिव एवरी इंफॉर्मेशन कि देखो यहाँ ये है, वहाँ पे वो है, क्या-क्या चीजें चल रही है सर, ओके। तो उसने ये बताने की कोशिश की है कि देखो सैयद है, लोधी है, कैसे पावर के ऊपर आए, शर्की डायनेस्टी का कैसे डिक्लाइन हुआ, उसको मुजफ्फर शाह गुजरात के राजा थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, और फिर बहमनियों के बारे में लिखने की कोशिश की, और फिर उसके साथ-साथ ही हैज रिटन अबाउट मालवा एज वेल सर, ठीक है, इनफैक्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री में उसने खानवा के बारे में बहुत सिग्निफिकेंटली लिखा सर, ठीक है।
ठीक है। तो उसने कहा कि देखो वी हैव कम एज गाजी वॉर हियर सर, वो गाजी वाली कहानी मैंने बताई थी ना कि कल रात अपन 2 बजे तक पिया सर, उसके बाद बांट लिया थोड़ा और कहा कि मैं रिलीजियस वॉर करने आया हूं सर, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई वी आर हियर फॉर रिलीजियस वॉर एंड आफ्टर रिलीजियस वॉर हमारा जो कॉन्क्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा बिकॉज़ वी हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड सर, ठीक है समझे। तो बेसिकली आज के बाद बाटी वाटी बंद करेंगे और हम लोग जिहाद करना है ना, और बेसिकली कुफर स्टेट को उठा देंगे। तो इस प्रकार की कहानी हमको यहाँ से देखने को मिलती है एंड ही इज एक्चुअली हाइलाइटिंग द पॉलिटिकल इंप्लिकेशंस ऑफ स्ट्रगल एज वेल सर, गेटिंग ओके। तो उसने काफी सारे लोगों के बारे में लिखा है, शासकों के बारे में लिखने की कोशिश की है। ही इज टॉकिंग अबाउट द विजयनगर, मैंने आपको बताया कि ही इज टॉकिंग अबाउट कृष्णदेवराय, ही वाज वेरी ग्लोरीफाइंग एट दैट पार्ट सर, ठीक है। तो उसने कहा कि देखो कृष्णदेवराय करके एक राजा थे दक्कन के अंदर, उन्होंने गजपतियों को मतलब उड़ीसा के अंदर राजाओं को भी हमल करके रखा था, रायचूर को भी जीत लिया था, आदिलशाहियों को भी पराजित किया था, इनके कोर्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स हुआ करते थे और इनकी प्रेस्टीज और इनकी शक्ति कुछ अलग ही प्रकार की थी। तो यू कैन इमेजिन दिस पार्ट कि ही न्यू मोर अबाउट कृष्णदेवराय सर, ठीक है ना, कंपेयर्ड टू ऑल द अदर फॉरेनर्स। मतलब देखो बाकी तो डोमिनिको पेस थे, लियन क्या कहते हैं अपने दियार पे बारबोसा थे, निकितिन था, वो तो वहां जाके आए थे साहब, है ना। ये बंदा तो ऊपर बैठे बैठे लिख रहा है सर, है ना, और वो भी फुर्सत के टाइम के अंदर सर, समझे नहीं समझे। तो इंटरेस्टिंग एनालॉजी आपको देखने को मिलती है सर, ओके। एंड दिस एक्चुअली हाइलाइट्स दैट ही वाज वेरी मच इन ऑ, और समझ में आता है ऑ, है ना, समझे नहीं समझे। तो वो बेसिकली देख रहा है कि यार ये खतरनाक व्यक्ति है एंड ये बड़े प्रोमिनेंट रूलर हुआ करते थे। तो ये चीज वी विल फाइंड कि बाकी सारे शासकों के अंदर आपको नहीं मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। इनफैक्ट वो नुसरत शाह के बारे में भी बताता है। नुसरत शाह के बारे में क्यों बताता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पिछले क्लास के अंदर ये जो अफगान थे उसमें महमूद लोधी जिसने बिहार और बंगाल में अपनी अफगान यूनिटी को फिर से रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश की और उसने कहा कि भाई हम बाबर के साथ लड़ाई करेंगे। तो बैटल ऑफ घाघरा हुई राइट। तो घाघरा की जब लड़ाई होती है तो अफगान बंगाल के साथ भी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे एंड एट दैट टाइम वी विल सी दैट बाबर विल बी टॉकिंग टू द रूलर ऑफ बंगाल नुसरत शाह, और हुसैनी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। उसको कहा कि भाई देख हमारा तुम्हारे साथ कोई रास्ता नहीं है, हमको तुम्हारे ऊपर अटैक भी नहीं करना है, अफगानों को त्रास मत देना, मतलब यहाँ मत घुसने देना, तुम्हारे यहाँ मत घुसने, बीच में सैंडविच कर देंगे इनकी, ठीक है। सो यू डोंट अलाउ माय फ्यूजिटिव्स टू एंटर योर स्टेट एंड आई विल नॉट अलाउ योर फ्यूजिटिव्स टू एंटर माय स्टेट, है ना, बीच में कहीं सर्विस करेंगे तो दोनों मिलकर मारेंगे इनको, ठीक है, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में होता है ना सर, एक्सपीडिशन ट्रीटी की वैसी कहानी आपको थी। तो मतलब नुसरत शाह कनाडा जैसा काम नहीं कर रहा था, सारी भाषा में समझ सर, गेटिंग ओके। तो नुसरत शाह वाज लाइक कि है ना, समझ नहीं समझ। हां, वो कनाडा में बैठे-बैठे कह रहा है कि 19 नवंबर को हम तुम्हारा प्लेन उड़ा देंगे, है ना, कोई ट्रैवल मत करना इंडिया से सर, उनका प्रधानमंत्री का कह रहा है सर, समझ नहीं समझ। वहां भी बैठे-बैठे वो काम कर रहा है। वो एक्चुअली बिजनेस से बात नहीं करता, यू नो दैट सर, है ना, वो पब्लिक में दिखता नहीं है। अभी पिछले हफ्ते इन्होंने रेफरेंडम किया सर, सरे में, सरे इज द मेन गढ़, है ना, सरे में की बड़ा सा खालिस्तान को मतलब ये। तो वी विल फाइंड कि वो रेफरेंडम में कुछ 2-3 हजार लोग आए थे, ज्यादा तो आए नहीं। उसमें भी उसका जो पन्नू है जो मेन, वो तो बाहर आया नहीं, उसको डर है, वो अननोन गन में आजकल बहुत चल रहे हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं, कनाडा में चल रहे हैं, है ना, समझ नहीं समझे, गेटिंग ऑफ ओके। वो कौन है, कहां से आ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और आजकल तो नया शुरू किया है, गोली नहीं मारे, गला काट रहे हैं सर, ठीक है, समझे। और सर कहीं और मिलता है और बॉडी कहीं और मिलती है सर, ठीक है, गोली गोली मारे तो भी ठीक है, यहाँ तो उठवा लेते हैं, उसके बाद अच्छी खासी तुमको समझ में आ रही है। देखो ये है पूरा साइकोलॉजिकल गेम वॉरफेयर का पार्ट है सर, गेटिंग ऑफ ओके, समझे नहीं समझे। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में मतलब वो हमारे साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर सकते हैं, तो समझे, अननोन है ना, कोई है, कोई ताकत है सर, ठीक है। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस, ओके। तो बाबर नुसरत शाह के साथ ये गेम करेगा ना, उसने कहा कि देखो तुम ये कनाडा वाला हरकत मेरे साथ मत करना, ठीक है। दूसरी, बाबर हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट द परगनास, है ना, सो बेसिकली उसकी राइटिंग के अंदर हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, याद रखिएगा सर, ठीक है। सो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इवन टेररिस्ट आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान। अभी बहुत अभी तो खराब हालत होगी सर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस है ना सर, है ना, वहाँ तो उन्होंने जो भी वो किया है ना, जो भी सो किया है, वो सब बाहर निकल के आएगा सर, ठीक है, सब बाहर निकल के आएगा सर, सब याद रखा जाएगा। देखो बलूची है, अब तो अफगानी भी बौखला गए, तुम ये इतने सारे कितने 40 लाख से ज्यादा अफगानी वहाँ रहते हैं, उनमें से अभी तो 2-3 लाख को तुमने डिस्प्लेस किया है सर, ठीक है। और उनको देख के बाकी और आधे से ज्यादा वहाँ पे वो लोग हैं, वो जो उनका एक है ना काइंड ऑफ एथनिक कनेक्टिविटी है कि हमारे भाई को भी परेशान किया जाए। ऑलरेडी केपीके का इशू है सर, ठीक है ना, समझे। और तालिबान के पास वेपन की तो कमी है नहीं, अमेरिका छोड़ के गया था उनके लिए, बोले बेटा चलाना जो भी चलाना हो, जैसे चलाना हो सर, ठीक है। देखिए अभी क्या हालत होगी आगे सर, खैर। बट इन सब में ना प्रॉब्लम क्या होगा पता है, अमेरिका मतलब है ना, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी बड़ी खतरे में है, क्योंकि वो न्यूक्लियर स्टेट भी है ना सर, ओके। तो यू हैव टू सी दिस पार्ट एज़ वेल, ओके, क्योंकि वो जब टूटेगा, मतलब आप देखिए 71 में पाकिस्तान टूटा, उसमें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 71 में न्यूक्लियर स्टेट नहीं था वो सर, है ना, समझे। आज की तारीख में तो न्यूक्लियर वेपन किसी के हाथ में आ गया तो अपन क्या करें, है ना। देखो पाकिस्तानी आर्मी जो भी हो, जैसी भी हो सर, है ना, समझे, पर कम से कम मेंटेन तो करके रखा है, समझ में आया कि नहीं है, कमांड सिस्टम है उनके पास एक सर। बट देन वी विल फाइंड कि जिस दिन ये टूटा उस दिन क्या होगा, कोई भी आएगा बटन दबा देगा, मतलब कहानी तो वही हो गई ना सर वहाँ पे आके। तो वो तो बहुत खतरे में है सर, ठीक है। पाकिस्तान टूटना ऐसे भी नहीं चाहिए, है ना। पाकिस्तान मतलब टूटेगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, आर्मी एज़ इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएगी तो कहानी खत्म हो जाएगी सर, ठीक है ना। तो 71 वाला हाल तो ना हो, पर वो दब के रहे, कंट्रोल में रहे, वो ज़्यादा मैटर करता है सर। खैर चलिए लेट्स गो बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो ही इज टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू, ही इज टॉकिंग अबाउट द परगना। एक्चुअली परगना इज अ डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हमें ये पता होना चाहिए। उसने राणा संगा के बारे में भी लिखा है, उसने खानवा के बारे में लिखा है, अपनी गाजी के बारे में बताया, और इनफैक्ट उसने राजपूत ब्रेवरी के बारे में भी लिखा है। उसने कहा है कि हम तो गाजी के रूप में लड़ने गए थे, हम जिहाद करने गए थे, रिलीजियस वॉर करके आए सर, ठीक है। बट आई हैव आल्सो सीन एंड ही हाइलाइट्स दिस पार्ट कि द राजपूत फॉट इन अ वेरी ब्रेव वे सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ हमको दर्शा रही है कि हिज ऑब्जर्वेशंस अबाउट the Indian dynasties was very much clear and he was in awe in certain aspects as well sir, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में काफी सारी लिखने की कोशिश की। इसके सिवा उसने इकोनॉमी के बारे में बताया। इकोनॉमी में एक तो मैंने बताया कि तो ट्रेड रूट उसको पता था, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में क्या क्या चीजें चल रही है। इनफैक्ट इंडिया से उसने बहुत सारा पैसा कमाया ना, अगर आपको भी है ना, ही टुक अवे सो मच मनी एट दैट टाइम सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम द मनी वाज बीइंग ड्रेन्ड आउट फ्रॉम इंडिया एंड ही इज गिविंग द स्टैटिस्टिकल डिटेल्स, ओके, समझे। तो हमें ये पता चलता है कि स्टैटिस्टिक्स के साथ उसने बताने की कोशिश की है कि इतना गोल्ड कॉइन मेरे को मिल रहा था, इतनी पैसा मेरे को क्या कह सकते हैं कि ट्रिब्यूट के रूप में मिल रहा था, इतना वी विल सी कि मुझे है ना प्लंडर के रूप में मिल गया था सर, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्रिटिश ऑथर्स ने इसको इंटरप्रेट किया वो कुछ इतना किया था सर, ठीक है, ओके। तो वी विल फाइंड कि 42 लाख 14,000 पाउंड के आसपास ये उस दौर की कन्वर्जन है, मतलब यू कैन इमेजिन कि समथिंग द 1800s व्हेन दिस ट्रांसलेशन हैड टेकन प्लेस, तब की ये बात आपको मिलेगी सर, ओके। So you can imagine this part कि how basically prominent money was being drained out from India and what he's writing about India as well. So ठीक है, बाकी उसने एग्रीकल्चर के बारे में लिखा है, खुद भी लिखा है कि मेरे को खेती में इंटरेस्ट था। इनफैक्ट खेती के अंतर्गत उसने उस दौर में बहुत सारी जगह के ऊपर ये देखा था व्हील, है ना, अरगट्टा के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ही हैड रिटन अबाउट द अरगट्टा कि उसे देख रहा है और अच्छी खासी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा था, वो भी बताएगा सर, ठीक है। दूसरी उसने कुछ जगह में ये भी लिखा है कि कुछ किसान जो थे वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते थे, बड़ा लेबरियस वे में खेती कर रहे थे, इनको सुधारना चाहिए। तो ही इज क्रिटिसाइजिंग एज वेल, ही इज हाइलाइटिंग एज वेल, अच्छी बात भी लिखने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरे उसने लेबर के बारे में लिखा है, इकोनॉमी के अंदर लेबर फोर्स क्यों, क्योंकि वो खुद बेसिकली आगरा में अपना फोर्ट बनाने की शुरुआत करता है। तो कह रहा है कि देखो मेरे को अपना किला बनवाना है बड़ा वाला, और उसके लिए मैंने कुछ 600-700
मजदूरों को अपने कोर्ट के अंदर भी रखा है जो मेरे लिए काम कर रहे थे, ओके। सो इन द इकोनॉमिक कंडीशंस वी कम टू नो अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, द नंबर ऑफ ट्रेड, द नेचर ऑफ ट्रेड, द एग्रीकल्चर कंडीशंस एंड द मैन्युफैक्चरिंग व्हाट वाज बीइंग डन, ठीक है। अदर देन दिस ही इज आल्सो राइटिंग अबाउट द सोशल कंडीशंस एंड वी कैन से द लैंडस्केप्स ऑफ व्हाट द जनरल ऑब्जर्वेशन दैट ही सीज, ओके। तो ये जो नॉर्थ इंडिया में है ना सब, है ना, पंजाब से होते हुए हरियाणा और दिल्ली और फिर आगे वाले रीजन में डोमिनेट करता है, तो उसने घड़ियाल के बारे में लिखा है, ठीक है। घड़ियाल मतलब अपनी जो घड़ी होती है ना, घड़ी। तो इंडियंस न्यू हाउ टू मेक क्लॉक्स एट दैट टाइम, मतलब इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है। तो उसने कहा कि यहाँ जो शहर है, शहर के बीच में एक बाजार है, बाजार के अंदर देयर इज टू बी घड़ियाल, और ये घड़ियाल मूलतः से टाइम बताती थी कॉमन मैन को, ठीक है। बीच के अंदर चौक हुआ करता था पहले के टाइम के अंदर, आपको पता होगा। और उसको देख के बड़ा वो मतलब खुश हो गया था, यार ये कैसे हो गया सर, है ना। इतनी पब्लिसिटी तो हमको भी नहीं पता, क्लॉक टावर जैसी कहानी आपको मिलती है, घंटा घर जैसी कहानी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ही इज टॉकिंग अबाउट द घड़ियाल, है ना, समझे नहीं समझे। ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ घड़ी को बनाया जाता था, है ना। एक रात को 4 पार्ट में डिवाइड करते थे, दिन को 4 पार्ट में डिवाइड करते थे, ठीक है। घड़ी को कैसे बनाया जाता था, कहां-कहां इंपोर्टेंट टाउन्स के अंदर बनाया गया है, सेकंड इंपोर्टेंट, ओके। और वो इंटरेस्टिंगली ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि लोगों को टाइम के बारे में पता था नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ही इज टॉकिंग अबाउट द कैलेंडर सिस्टम ऑफ द कंट्री एज़ वेल, है ना, कि भाई 7 दिन का एक हफ्ता है, यहाँ 12 महीने में 1 साल कंप्लीट हो जाता है, सो ठीक है ना। ही इज टॉकिंग अबाउट द करेंसी एंड द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एज़ वेल, कि जैसा पैसा आ रहा है तो इतना लाख इतना करोड़ में आ रहा है, वेट्स एंड मेजर्स की स्टैंडर्डाइजेशन है। तो ये सब चीजें बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड सोशल एंड हम लोग कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उसको दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में हमें क्या देखना है कि आप देखिए कि बाबर वाज एस्टोनिश्ड टू सी ये सब चीजें उसको अफगानिस्तान में नहीं मिल रही थी, ठीक है, करेंगे ओके। बट हियर वी विल फाइंड कि इंडिया के अंदर आपको ये मतलब चीजें देखने को मिल रही है, तो ये वेरी मच सरप्राइज कि अच्छा ऐसी भी चीजें होती है सर, मतलब कभी दिखाई नहीं होगा उसने सर। दूसरा लैंडस्केप से बड़ा फैसिनेट हुआ क्योंकि आया अफगानिस्तान से पंजाब की तरफ है, पंजाब से आप देखोगे दिल्ली की तरफ है और दिल्ली से आगरा की तरफ गया। तो सो मेनी मतलब आप रेलवे में जाते हो तो अपना तो आधा रास्ता इसमें निकल जाता है, ट्रेन में जाने का मजा ही वही है सर, ठीक है। उस टाइम तो रास्ते में आ रहा था और वो भी फॉरेस्ट के रास्ते से आ रहा था, इतना तो कितनी सारी उसको वैरायटी ऑफ लैंडस्केप देखने को मिली। उसको पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, उसको नदियां भी देखने को मिलती है सर, ठीक है। इज एबल टू लाइक नो सी द फॉरेस्ट एरियाज एज़ वेल, ओके ना, द प्लेन्स आउट एज़ वेल, एग्रीकल्चर एज़ वेल। तो ही वाज वेरी मच बेसिकली सरप्राइज्ड टू सी द टोपोग्राफी ऑफ दिस कंट्री। और उसने उस पीरियड में वी विल फाइंड कि हिमालयन माउंटेन्स और हिंदू कुश को भी कंपेयर किया, मतलब हिंदू कुश बेसिकली सेंट्रल एशिया की माउंटेन रेंज अफगानिस्तान की। तो कह रहा है कि भाई देखो यहाँ काफिरिस्तान का मतलब इंडिया के लिए उसने शब्द यूज किया है और बताया कि भाई देखो यहाँ जो व्यवस्था है वैसी हमारे अफगानिस्तान के अंदर भी माउंटेन्स है सर, ठीक है। बट उसको बेसिकली पहाड़ों के अंदर कौन रह रहा है उसके बारे में नहीं पता है सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से ही टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, वो हिंदुस्तानियों के लिए अलग से शब्द मेंशन करता है, जैसे शिन को सिन कहता है, ऐसे अलग-अलग छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स भी आपको उसके अंडरस्टैंडिंग के अंदर मिलेंगे। नदियों के बारे में लिखा है उसने, इंडस है, गेंजिस है, और ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताने की कोशिश की, नदी कितना पानी दे रही है, कितना व्यापार चलता है उसमें से, कितने रिसोर्सेज आ रहे हैं उसके बारे में उसने लिखा है, रेनी सीजन के बारे में लिखा है। इनफैक्ट उसको बड़ी चिंता होती थी, ठीक है, कि बोले यहाँ फ्लड बहुत आ जाते हैं। ऑब्वियस था कि भाई बहुत ही फर्टाइल लैंड के अंदर आया था, पानी ठीक-ठाक आ रहा था, क्लाइमेट चेंज हुआ नहीं था उस पीरियड में। तो ही वाज वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना, है ना, झाड़-पान, जानवर, पहाड़ के अंदर बर्फ देख लिया था, मतलब कुछ अलग ही कहानी थी। अफगानिस्तान में बर्फ तो मिलता है, बाकी तरह नहीं मिल रहा है। अब देखिए ग्रीनरी कहाँ है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, अफीम होगा कितना होगा, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि ये सब चीजें थी। बाकी मैंगो से बड़ा फैसिनेटेड था उसको, है ना, मैंगो खाने के बाद उसको मौज आ गई थी, ऑब्वियस है सर। हाथी-वाथी देख के बड़ा बौखला गया था सर, है ना। राइनोसरस देख लिया था। एक्चुअली हाथी उस पीरियड में भी इंडियन आर्मी के अंदर यूज हो रहे थे, इंडियन रूलर्स के अंदर। तो हाथी उस पीरियड में नो डाउट लायबिलिटी बन गए थे, बट ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दिस पार्ट। इनफैक्ट उसको ये लग रहा था कि हाथियों को मैं ट्रॉफी के रूप में लेके जाऊंगा, क्योंकि भले जो भी हो सर, है ना, हाथी ने इब्राहिम लोदी को हराया, पर हाथी एक ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंट्रोल करना, क्योंकि अफगान्स नहीं कर रहे थे। तो यहाँ इंडियंस को ट्रेडिशनली आता था राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया, राइट। तो दे वर अवेयर अबाउट दिस पार्ट कि हाथी को कैसे ट्रेन करना है, तो वो भी चाहता कुछ करे सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि ऐसी सब कहानियां हैं, आपको राइनोसरस वाइनोसरस को देखा है और फिर कुछ जगह के ऊपर क्रिटिसिज्म भी करेगा इंडिया को, ठीक है। अब जैसे क्या क्रिटिसिज्म करता है सर, ओके। तो जैसे उसने कहा कि भाई लोग अच्छे नहीं दिखते, अब उसको बेसिकली अफगानियों की जो जेनेटिक फीचर है थोड़ी अलग है, इंडियंस की अलग है, उसमें क्या है सर, ठीक है। फिर कहते हैं लोग मेरे साथ कोई बात नहीं करता, और कौन बात करेगा सर तुम्हारे साथ, तुम आए हो सेना लेके सटासटी बुला रहे हो, प्लंडरिंग हो रही है तुम्हारे नाम की सर, एंड देन यू एक्सपेक्ट द पीपल शुड कम टू यू एंड टॉक टू सर, गेटिंग नॉट पॉसिबल सर। आप बोले घोड़े अच्छे नहीं है, वो बात है, समझ में आ रहा है, क्योंकि सेंट्रल एशिया की घोड़े ठीक होते हैं, सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया के सर, ओके, है ना। फिर भगवान अच्छे नहीं है, बेसिकली रिलीजियस बिलीफ सिस्टम तुम्हारी अलग है, यहाँ की इंडिजिनस सिस्टम अलग हुआ करती थी, तो कैसे आप ये करोगे सर, गेटिंग ओके। फिर बोलता है कि है ना खाने पीने की चीज अच्छी नहीं है, बाजार नहीं है, है ना, वो वस्तुएं ज्यादा मिल नहीं रही, तो इसकी वीपिंग सर, गेटिंग रोता रहता है। तो वी विल फाइंड ये सब कहानी आपको मिलेगी। इनफैक्ट वो इस पीरियड के अंदर दिवातियों के बारे में, दिवाती आपने देखा होगा, ये क्या कह सकते हैं, पुराना शादी वादी के अंदर आपने देखा होगा कि गांव में जब बारात निकलती थी तो लोग है ना लाइट लेके चलते हैं, आज भी देखते हैं, यू माइट हैव सीन दैट, ठीक है ना। तो बेसिकली इनको दिवाती कहते हैं, है ना। तो बाबर ये लिखता है कि देखो ये दिवाती लोग थे उस पीरियड में ना, जब बाजार में कोई चलता था या उसके ऊपर माथे के ऊपर या हाथ में पकड़ के ये लोग डंडा लेके चलते थे, सो दैट जो है प्रकाश रहे सर, थोड़ी बहुत लाइट रहे सर, ओके। फिर वो रेसिडेंसेस के बारे में लिखने की कोशिश करेगा, थोड़ी बहुत उसने क्लॉथिंग के बारे में लिखा है कि भाई लोग कपड़ा नहीं पहन रहे हैं सर, ठीक है, समझे। तो अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बताने की कोशिश करता है। इनफैक्ट बाबर इंडिया के गांव को भी क्रिटिसाइज करता है, बोले गांव में टाउन प्लानिंग नहीं था सर, ठीक है। अब जैसे अफगानिस्तान में बहुत बड़ा टाउन प्लानिंग हो गया था, वहां तो क्या है नई सिविलाइजेशन निकल के आ गई थी और है ना 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग उस पीरियड के अंदर बन के आए थे सर, तो वी विल फाइंड कि मतलब क्रिटिसिज्म बहुत करता है, बोले गांव को लोग डिपॉपुलेट करके चले गए हैं सर, ठीक है ना। तो भाई डिपॉपुलेट क्यों करके चले गए, क्योंकि तुम्हारी सेना ने आके सटासटी बुलाई सर, तो तुम्हारी सेना ने आके उसी की सटासटी बुलाई तो लोग भाग जाएंगे सर, गेटिंग तो वी विल फाइंड कि दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही इज टॉकिंग अबाउट कि भाई है ना कोई आया नहीं। और इनफैक्ट बाबर ये बहुत लिखता था है ना अपनी किताब के अंदर कि जब जब क्या कह सकते हैं कि हम लोकल्स के साथ इंटरेक्शन करने जाते थे तो लोकल्स नेवर यूज्ड टू कम फॉरवर्ड टू अस, है ना, समझे, बिकॉज़ देयर इंप्रेशन वाज लाइक एन आउटसाइडर, ठीक है, फर्स्ट थिंग, ओके। सेकंडली द कॉमन मैन न्यू अबाउट व्हाट दी व्हाट हैपेंड एट डिफरेंट बैटल्स, पानीपत एंड खानवा, अदर थिंग्स एज़ वेल, है ना, थोड़ी बहुत जानकारी हो गई थी कि ये मुगल से, ठीक है ना, इस तरह से आए हैं। तो ऑब्वियसली कि पीपल विल बी हेजिटेंट, है ना, अंग्रेजों के साथ भी आप देखिए कौन कर रहा है, गेटिंग ओके। इमेज तो अकबर ने आके इमेज सुधारी कि देखो वी नीड टू इंप्रूव एंड वी नीड टू इंडिजिनाइज आवरसेल्व्स, ओके। सो वी कैन नॉट हैव अ फॉरेन आइडेंटिटी, फॉरेन कल्चर एंड फॉरेन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फॉरएवर एंड देन कंट्रोल टू एंड ट्राई टू कंट्रोल दिस कंट्री व्हिच इज ऑलरेडी हैविंग लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हिस्ट्री, ओके। सो इट वाज अकबर हु स्टार्टेड हैविंग गुडविल एंड उसने सब क्रिएट किया और ये सब काम किया, ओके। तो बाबर के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि बाबर 40 साल तक रुका था सर, और 4 साल तक रुका था तो बाबर हमेशा कहता है कि देखो मेरी इंडियंस के साथ रिलेशन नहीं बने, इंडियंस हमको फॉरेनर्स के रूप में देखा करते थे, बाबर ने खुद भी एक्सेप्ट किया था, ठीक है, समझे। तो ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर ग्लोरी एट दैट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। स्ट्रगलिंग फॉर ग्लोरी का मतलब ये है कि उसके दौर के अंदर हमें ये पता चलता है कि जो ग्लोरिफिकेशन है या अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव करने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि बाबर जो है उसकी राइटिंग्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में मिली। वी कम टू नो अबाउट सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द टाइम एज़ वेल सर, ठीक है। बट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में प्रॉब्लम ये भी है कि ये किताब के अंदर क्रोनोलॉजिकल चीजें क्लियर नहीं है, उसमें बायस भी है, उसमें टाइम एंड स्पेस की भी प्रॉब्लम्स हो रही है सर, है ना, समझे। बहुत सारी चीजें हियरसे के ऊपर है, हियरसे मतलब सुनने की बातें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, उसमें कोई 100% क्लैरिटी नहीं मिलेगी सर, गेटिंग ओके। सो दैट इज द प्रॉब्लम एट दैट टाइम सर, ओके। बाबर एज अ कल्चर मैन डेफिनेटली यू विल फाइंड कि इसमें दो प्रकार की हमको चीजें देखने को मिलती है, हिज इंटरेस्ट इन कल्चरल ट्रेडिशंस, हिज इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, एंड वी कैन से द प्लेसेस वाज देयर बट हिज एक्शंस वर नॉट कल्चर्ड सर, है ना, उसके एक्शंस
डिस्कशंस बेसिकली कैसे हुआ करते थे कि व्हेन ही ट्राइज टू प्रोक्लेम अ रिलीजियस वॉर और ही इज ट्राइंग टू हैव अ रेशियल आइडेंटिटी अबाउट द इंडियंस, ओके ना समझे। वी विल आल्सो सी दैट ही इज नॉट अप्रिशिएटिंग द अदर कल्चर एज वेल, सर। देखो कल्चर मैन कौन होता है कि जो खुद के कल्चर को तो बेसिकली अच्छा कहे पर दूसरे कल्चर को भी अप्रिशिएट करे, सर ना समझे। हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है बड़ा रिस्पेक्टफुल है, डिग्निफाइड वे के अंदर कर रहा है, ओके। तो तुजुके बाबरी हैड एक्चुअली आइडेंटिफाइड बाबर्स इंटरेस्ट एंड हिज कल्चरल आइडेंटिटी फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव, सर, ठीक है। बट साइमल्टेनियसली वी विल फाइंड कि द तुजुके बाबरी आल्सो सेज अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन कल्चर, सर, ठीक है। तो हाउ डज तुजुके बाबरी जस्टिफाई? अब देखिए इसमें आपको नॉर्मली जो सवाल आया है, ये सवाल के अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये देखना है कि बाबर एक सांस्कृतिक व्यक्ति था, ये प्रमाणित कैसे होता है, सर, ठीक है। तो नॉर्मली हम जस्टिफाई करेंगे कि बाबर के एक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लास्ट में क्रिटिसिज्म में हम लोग ये चीजें लिखेंगे, सर, ठीक है। देखिए एक होता है कि जस्टिफाई दैट बाबर वाज अ कल्चर मैन एज पर तुजुके बाबरी। दूसरा आता है कि हाउ डज तुजुके बाबरी जस्टिफाई दैट बाबर हैड बीन अ कल्चर मैन, कि तुजुके बाबरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेसिकली कैसे मानते हो, या बेसिकली वो किताब कैसे जस्टिफाई करती है, सर। तो इट इज मोर क्रिटिकल एनालिसिस। सीधा नहीं पूछा है कि जस्टिफाई दैट बाबर हैड बीन अ कल्चर मैन और बाबर इज अ कल्चर मैन, उसको आपको बेसिकली जब प्रमाणित करना होता है ना, सर, जस्टिफिकेशन यहाँ है, जस्टिफाई नो डाउट, बट देन उसकी लास्ट पॉइंट के अंदर जब कंक्लूजन आएगी तो उसकी इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, सर, समझे। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ही लव्ड वॉर एंड ग्लोरी, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ही व्हेन ही लव्ड वॉर एंड ग्लोरी बेसिकली ही नेग्लेक्टेड द आर्ट ऑफ पीस। सो व्हेन ही नेग्लेक्टेड द आर्ट ऑफ पीस, he had opportunities to settle the matter with respect to peaceful negotiation, but he didn't do that, very important, okay. His interest in architecture, his interest in music, his interest in literary style can definitely shows his interest in the cultural identity as well, sir. बट हमें ये भी देखना है कि भाई ओवरऑल जो स्थिति है, खाली किताब के सेंटेंस देखेंगे तो हमें यही लगेगा कि अच्छा बात है, very important, okay। तो हम बेसिकली ये 4-5 चीजों के ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे, सर। तो जस्टिफिकेशन में बाबर की ज्यादातर एस्पेक्ट है और उसकी कल्चरल आइडेंटिटी सेंट्रिक है। अब जैसे उसने मसनवी लिखा है ना, ये तो उसके बाबरी में बहुत सारे मसनवी मतलब पोएटिक क्या कह सकते हैं कि राइटिंग्स की है, सर, पहली बात। सेकंडली हमको ये देखने को मिल रहा है कि उसने आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट रखा था, है ना। उसने चारबाग आर्किटेक्चर की शुरुआत की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तीसरी उसके कोर्ट में म्यूजिशियंस भी थे, पेंटर्स भी हुआ करते थे, तो उसके बाबरी में उसने ये भी क्लेम किया कि आई पेंटर्स इन द म्यूजिशियंस एज वेल, ओके। तो वी विल फाइंड कि ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली शोइंग हिज कल्चरल आइडेंटिटी एज वेल, ओके। उसके कोर्ट में और भी स्कॉलर्स बैठे होंगे, सर, समझे। उसने जिस तरह के फ्लोरा फौना को डिटेल वे के अंदर लिखा है, उसने जिस प्रकार की वेजिटेशन को आइडेंटिफाई किया है, तो उसको ओवरऑल कल्चरल लैंडस्केप में इंटरेस्ट तो था ही, सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। बट देन वी विल सी कि साइमल्टेनियसली हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई उसकी जो एक्शंस थी और उसकी ओवरऑल जो एनालिसिस तुझे बाबरी के हिसाब से देखोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नॉर्मली एक कल्चर व्यक्ति नहीं करता है ना, समझे। वो भी उसने तुझे बाबरी में लिखी है ये लिखा है मैंने, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, ठीक है, कहीं ओके। तो बेसिकली अ पर्सन हु ग्लोरीफाइज वॉर अगेन एंड अगेन, अ पर्सन हु एक्चुअली टॉक्स अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ओनली बाय नॉट रिस्पेक्टिंग द अदर कल्चर, ठीक है, समझे। तो उसमें बेसिकली आप कैसे कहोगे कि वो कल्चर मैन, यही किताब के अंदर से इसके लिए जानबूझ के आपको ये पूछा गया है। तो उसकी लास्ट में क्रिटिसिज्म पार्ट आएगी, सर, ना, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज इंटरेस्ट इनटू कल्चरल आइडेंटिटीज एंड like no inquiring about the cultural landscape in different formats, okay, in different ways, okay. We will find कि his writings also signifies the non cultural traditions, या basically ऐसे ट्रेडिशंस जो नॉर्मली कोई शासक को शोभा नहीं देते थे, सर, ना। ये जानबूझ के इसके लिए, है ना, यूपीएससी ने पूछा हुआ है आपको। तो एक लाइन आपकी आएगी, सर, है ना, समझे, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। समझ आया कि नहीं आपको? तो ये इंटरेस्टिंग सवाल था तुझे बाबरी से, होपफुली समझ में आ गया कि कहानी क्या है। अब जैसे कल्चर मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पियक्कर ऐसा नहीं लिखते ना, सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। समझ, देखो एक लीडर के रूप में उसकी आइडेंटिटी अलग थी, समझे। सो व्हेन यू ट्राई टू सी द लीडर, तो ही वाज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड लीडर, ही न्यू हाउ टू मोटिवेट, ही न्यू हाउ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एज वेल, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। It's like he learned so many things from the Persians, and getting okay. He had a combination of Mongol, Persian, Uzbeks, and the Afghans. समझ में आ रहा है? Because he lived in an area जहाँ उसको बहुत सारी चीजें समझ में आई, सर, getting okay. So all of this actually is reflected in his traditions. Ottoman से भी उसने वो गनर बनना सीखी। तो डेयरिंग वेयरिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी उसकी। आप समझिए कि with respect to the daring part, he never had a problem, सर, ठीक है। getting वो तो डेयर तो करने में तो बहुत स्मार्ट था, सर, उस बिजनेस के रूप में, समझ getting okay. चलो सर, तो बाबर की कहानी है। अब सोवरेनिटी के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे, सोवरेनिटी अभी नहीं आएगी। वापस आते हैं बाबर के बाद क्या होगा, सर, ठीक है। इनफैक्ट बाबरनामा के अंदर ही बाबर स्पेसिफिकली वी विल सी कि हाईलाइट करने की कोशिश करेगा, सर, गेटिंग ओके, कि बेटा हुमायूं, है ना, मैं जा रहा हूं पर जाते जाते अपने भाइयों का ध्यान रखना और ये किंगडम का ध्यान रखना, सर, गेटिंग ओके। वो हुमायूं को ये कह के गया था कि मेरे मृत्यु के बाद, है ना, तुम्हारे भाइयों को जो भी मैंने लिख के दिया है, जो भी साम्राज्य बना के दिया है, वो सब दीजिएगा और ज्यादा मच मत करिएगा, सर, ठीक है। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि बाबर जो है ओवरऑल अपने ट्रेडिशंस को आगे कंटिन्यू करवाने के लिए कार्य करके जाता है और हुमायूं को अपॉइंट करके जाएगा, सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो ये पूरी स्टोरी है, आपको क्लैरिटी के अंदर पता होनी चाहिए कि क्या हुआ। अब आप देखिए कि बाबर की मृत्यु के बाद अब यहाँ से संघर्ष शुरू होगा। 1530 में हुमायूं बाबर के ऊपर आया और हुमायूं की ओवरऑल जर्नी ऐसी रही है ना, कि जो 1530 से 1540 के बीच में रूल करता है, पहले 10 साल, ये 10 साल ये कांड वाला जीवन जिएगा। फिर 1540 से लेके 1555 तक का पीरियड जो है, 1555 तक का पीरियड, इसको 15 इयर्स का इंटररेग्नम कहते हैं। इंटररेग्नम नॉर्मली हमें पॉलिटी के अंदर ये शब्द मिलेगा कि द प्रेसिडेंट्स ऑफिस शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंटररेग्नम, द गवर्नर्स ऑफिस शुड नॉट हैव इंटररेग्नम, द चीफ जस्टिस ऑफिस शुड नॉट हैव इंटररेग्नम। इनफैक्ट कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन में इंटररेग्नम नहीं होता है, जगह खाली नहीं पड़ती है, सर, है ना। देयर शुड बी समवन, है ना, कोई किसी को चार्ज देके जाना पड़ता है, सर। सो इवन व्हेन यू गेट ट्रांसफर्ड, है ना, इवन व्हेन यू रिजाइन और व्हेन यू रिटायर्ड, योर पोजीशन विल नॉट बी वेकेंट, आपकी जगह कोई और बंदा वहां पे होगा, नहीं होगा तो बाजू वाले व्यक्ति को चार्ज दे दिया जाएगा, समझे। सरकार में ये चीज बहुत सिग्निफिकेंट है कि चार्ज किसी ना किसी को तो मिलता ही है। तो मैं जब जॉब में ज्वाइन किया तो 1-2 महीने के बाद हमारे कलीग थे, वो रिटायर हो गए, है ना, सीनियर कलीग थे। तो मेरे को मेरे बॉस ने कहा कि इनका चार्ज आप ले लेना। तो चार्ज में सब हैंड ओवर करते हैं, उनका जो पोर्टफोलियो जो है सब कुछ। तो उनके हाथ में सब बहुत फाइलें थी, थोड़ी सेंसिटिव फाइल्स थी हमारे डिपार्टमेंट की, इंक्वायरीज की और उसकी ये वो, और वो पोर्टली में बात के सब रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो ये फाइल का लिस्ट है, ये डब्बे में पड़े, तो आपने भी ध्यान नहीं दिया, सर, ठीक है। फिर 1 दिन के बाद बड़े बाबू का फोन आया, फोन पर बोला कैबिन में गया, बोले वो दूसरे साहब वो गए थे, बोले उनमें से वो फाइल निकाल के दो लिस्ट में से। मैंने बोला जी सर। अब भाई साहब मैंने वो पूरा खोला, स्ट्रॉन्ग रूम टाइप हमारा, और वहाँ सरकार में वो पोटली मार के रखते हैं, घड़ी मार के, सर, है ना। तो देखोगा और व्हाइट कलर की पोटली होती है, पर वो भी पीली पड़ गई होती है, उसके ऊपर इतनी धूल मिट्टी होती है, और अंदर सब गठरी में फाइल वाइल करके, और मैं ढूंढना शुरू किया, है ना। मैंने बोला इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। अब अकेला नहीं था, प्यून भी थे हमारे डिपार्टमेंट के, प्यून थे, क्लर्क थे, मैंने बोला सब लग जाओ, मैंने समझे। अब प्यून लोग बड़े स्मार्ट, सर, है ना, बोले साहब नहीं मरती, साहब नहीं मरती। फिर मैं एक दूसरे कलीग को पूछा, मैंने बोला मिल नहीं रही है, बोले तेरे चार्ज में फाइल घूम गई, मतलब मैंने बोला मेरे चार्ज में थोड़ी घूमी है, पहले से घूमी होगी। बोला तो तुमको चार्ज लेते समय देखना चाहिए ना, है
ना कि इफ द लिस्ट मेंशन 200 फाइल्स इनटू दिस रैक यू शुड काउंट एवरी 200 फाइल्स उसका टाइटल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तुम्हारे तुम्हारे में खोई मतलब तुम गए साहब, मैंने बोला क्या होगा इसमें, तो लंबा होगा, मतलब वो डरा रहा है मेरे को, ठीक है समझे। अब मैंने प्यून को कहा रिक्वेस्ट किया, भाई निकाल दिया। प्यून इज लाइक कि नहीं सर मेरा तो ड्यूटी आवर्स खत्म हो जाएगा ना, मैं ये कर लूंगा, मैंने नाश्ता करूंगा तेरे को भैया खिलाऊंगा सर, ठीक है। प्यून लोगों को मतलब उनकी अलग हिकड़ी रहती है सर, ओके। क्योंकि प्यून मेरे से ज्यादा पुराने थे, है ना। एक प्यून तो कॉन्ट्रैक्ट वाला था और एक परमानेंट था, सरकार में 2-3 प्यून होते। आजकल तो क्या नई रिक्रूटमेंट प्यून की आती नहीं है सर, ठीक है। पुराने जो प्यून थे वो सबके सब पुराने, मतलब उनकी सैलरी भी ठीक ठाक 60-70 हज़ार रुपए सैलरी 50,000 के आसपास तो पहुंच गई थी सर एक दो प्यून की। तो 25-30 साल से प्यून की नौकरी कर रहे थे, तो मैंने कहा वो चाचा थे, एल्डर थे हमसे, मतलब चाचा ढूंढवा के दो, है ना। तो चाचा ने फिर डेलीगेट किया वो नए प्यून को जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया था। कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे को क्या है कि उसको पड़ी नहीं उसको इस लाइक मेरे को क्या है ना तुमको क्या है। वो चाचा तो थोड़ा सरकारी मशीनरी से अलाइन हो गए थे, उनको पता था कि फाइलों का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फिर नाश्ते वास्ते की मैंने उनको थोड़ी फरमाइश रखी, चाय की फरमाइश रखी, मतलब कैसे भी करके। तो हमने 3 दिन ढूंढा तब जाके चौथे दिन मिली सर, ठीक है। फिर पूरी ऑफिस को नाश्ता कराया, मैंने बोला चलो भाई सर समझे। बट कहने की बात ये है कि इंटरेक्टम कहीं होता नहीं है सर, ओके। एवरीवेयर इंटरेक्टम नेवर टेक्स प्लेस, ओके। सो व्हेनेवर वन पावर और वन अथॉरिटी वीकन्स डाउन सर, ना द सेकंड वन टेक्स चार्ज, ओके। हुमायूं का इंटरेक्टम आया 1540 से 1555 के बीच में। ये इंटरेक्टम में अफगान आ गए थे सर, ठीक है ना। ये अफगान में शेरशाह सूरी और सूरी प्लस आएंगे, क्योंकि सूरी तो 5 साल रूल करेगा और सूरी के बाद और भी अफगान थे वो सत्ता के ऊपर आएंगे। दे विल बी कंटिन्यूइंग द लेगेसी फॉर 15 इयर्स। इसी को ही बेसिकली अफगान मुगल कॉन्फ्लिक्ट का फेज 2 कहते हैं। ये रिकॉर्ड ओके ना, अफगान मुगल कॉन्फ्लिक्ट का फेज 2 क्यों, क्योंकि ये तो शुरू हो गया था 1524 से सर, समझे। एंड विल कम टू नो कि वंस अगेन ये कंटिन्यू हुआ। 1555 में हुमायूं वापस आया सर, ठीक है ना। इन 1555 हुमायूं कम बैक टू प्लेस एंड हुमायूं वाज वंस अगेन थिंकिंग कि टू रीएस्टैब्लिश हिज इंपीरियल अथॉरिटी, क्योंकि सूरी का पतन हो गया। बट भाई साहब सीधी से गिर गया सर, है ना, समझे। ही पास्ड अवे। उसकी मृत्यु के बाद वंस अगेन द मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट रीच टू द क्लाइमैक्स एंड दिस विल लीड टू द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत सर, है ना। पानीपत क्यों हुआ, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु हुई तो मुगलों को बेसिकली वैक्यूम समझ में आया और फिर अफगानों को मौका मिल गया। अफगानों ने फिर अपना सर उठाया, बोले देखो मर गया है तो फिर से करते हैं, ठीक है समझे। तो इस तरह की कहानी आपको मिलती है। और सेकंड पानीपत में फिर अकबर तो छोटा बच्चा था, तो हुमायूं का एक रीजन हुआ करता था बैरम खान बाबा, अगर आपने मूवी देखा होगा। ये बैरम लड़ने जाता है हिमू से, हिमू बेसिकली अफगानों के सेनापति थे सर, है ना। तो इस तरह से सेकंड पानीपत की संघर्ष जो होती है, जहां अकबर पीछे नीचे पीछे सूरी था और सूरी तो काम नहीं कर रहा था, सब कुछ हिमू ही करेंगे, ठीक है ना समझे। तो इस तरह की स्टोरी ही आपको ये अफगानी इंटरेक्शन में सूरी के ऊपर से सवाल आया है, हुमायूं के ऊपर से नहीं आया है। हुमायूं के ऊपर से आप देखोगे तो एक ही सवाल आया था, वो था कमेंट ऑन द तुर्को मंगोल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, लास्ट में करेंगे। टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज अडॉप्टेड बाबर हुमायूं, ठीक है। अब बेसिकली तुर्को मंगोल मेनली जो मोनार्की की जो थियरी ऑफ सॉवरेनिटी है, तो लास्ट विल ट्राई टू सी कि कैसे मोनार्की का ट्रांजिशन हुआ, अकबर में क्या हुआ, आगे क्या होगा सर, खलीफा को नहीं मानना कैसे डेवलपमेंट होता है। तो हुमायूं की हिस्ट्री कैसी रही है सर, ठीक है समझे। तो हुमायूं की स्टोरी ये है कि हुमायूं वाज द एल्डेस्ट ऑफ द चाइल्ड ऑफ बाबर, है ना। तो सबसे बड़ा बेटा था एक्चुअली। हुमायूं के और भी ब्रदर थे, हिंडाल था, मिर्जा असकरी था, ठीक है ना, कामरान हुआ करता था। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि हुमायूं बीइंग द एल्डेस्ट वन, बाबर हैड गिवन हिम द चार्ज, समझे। और बाबर उसको बड़ा प्यार भी था, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि राइट फ्रॉम हिज अर्ली डेज हुमायूं had started being, he was being trained by Babur in the administration, how to govern the state as well, है ना समझे। और इस तरह से यंग एज में 19 साल की उम्र में उसको प्रोडक्शन का गवर्नर बना दिया गया। तो 1526 में जब पहली पानीपत हुई तो हुमायूं वाज कॉल्ड फ्रॉम प्रोडक्शन, है ना, कि भाई तू आ, तू लीड कर, है ना समझे। और आगे जाके बेसिकली हमारे रास्ता बना। तो हुमायूं ने पानीपत के पीछे बैकग्राउंड में काम करना शुरू कर दिया था। और इस तरह से हमें पता चलता है कि 1526 में जब पानीपत खत्म हुई तो हुमायूं तो वहां पे ही था और फिर आगे जाके उसने आगरा का भी रास्ता खोला। और आगरा का रास्ता खोलने के बाद उसने अपने फादर की जो ताजपोशी रॉयल एंट्री है उसका भी काम कर दिया था, ठीक है। लेटर ऑन फिर खानवा की लड़ाई हुई, तभी भी हुमायूं के साथ रहा। तो इन पानीपत एंड खानवा बोथ ही वाज देयर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट कहानी आपको ये मिलती है कि उसके बाद बाबर ने उसको फिर वहां भेज दिया प्रोडक्शन में कि तुम जाओ सर, समझ गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस दौर के अंदर जब ये प्रोडक्शन गया तब ये भटक गया। भटकने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि कहना क्या चाहता था। तो इसको एक्चुअली ऐसा था कि इसके जो बाकी ब्रदर्स थे उनमें से सब इंडिया में सेटल थे, बाबर भी इंडिया में सेट हो गया था। तो इसको लग रहा था कि यार मेरे को यहाँ उज़्बेकों के साथ लड़ने के लिए भेजा तुमने, ऊपर तो उज़्बेक थे सर, है ना। दूसरी साइड के ऊपर सफाविद एम्पायर आ रहा था। तो तुम यहाँ मौज करो आगरा में, है ना। कोहिनूर का क्या कह सकते हैं कि ताज पहन के घूमे जा रहे हो सर, ठीक है। और मेरे को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। तो वहाँ से भटका वो, फिर वहाँ से वो संभल चला गया वेस्टर्न यूपी में, है ना। तो उसका ब्रदर था हिंडाल, वहाँ पे गवर्नर था। तो उसके साथ बैठ के उसने बाटली बॉय के रूप में इधर उधर भटकने का काम किया। तो तब ये बाबर को समझ में आया कि मेरा छोटा किंगडम छोड़ के ना गेटिंग आउट, ओके, भाग गया है। बाबर ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दिया होगा कि बेटा तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ, घर में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, है ना, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है सर, है ना, गेटिंग आउट। यू नो दैट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट बच्चे भाग जाते हैं बेसिकली फोटो के साथ। आपने देखा होगा बहुत नाराजगी होगी वो। हम स्कूल में थे तो हमारी कॉलोनी में मैं जहाँ रहता था पुरानी सोसाइटी में, वहाँ एक छोकरा था, उसका बाप उसको बहुत मारता था, पट्टे पट्टे से पटापट पटापट सर्विस बहुत। आजकल की जनरेशन में ये सब नहीं होता, मैंने देखा टॉक्सिक पेरेंटिंग थी उसकी। तो वो भाग गया सर। भागने के बाद यहाँ एसडी रोड अभी तो सर्किल कॉर्पोरेट रोड बन गया, गांधीनगर अंदर एक हो गया, पहले एक नहीं था। तो वहाँ पे भाग गया सर, ठीक है ना। कहीं ब्रिज बन रहा था, ब्रिज के नीचे छुप गया। और हम लोग सब साइकिल वाइकिल लेके स्कूटर बूटर उस टाइम पे था, कोई गाड़ी लेके पुलिस सोसाइटी वाले ढूंढने निकले। फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है। तो करते 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 किसी चाय वाले को दिखा, और उसमें मोबाइल थे नहीं सर, तो फोटोग्राफ लेके चल रहे थे, 3-4 फोटोग्राफ थे। इसको देखा। तो एक चाय वाले ने कहा कि दोपहर से एक छोकरा आके बैठा हुआ ब्रिज के नीचे, समझे। तो बेसिकली है ना, सबने घेरा बनाया, यही है। चाय वाले ने बताया कि शायद यही बच्चा है, इसके ऐसे दिखता है। और वो वहाँ पे निकल के रात को वहाँ ब्रिज के नीचे बैठा हुआ था, चिल्ला मार रहा था। तो उसका बाप गाड़ी से उतरा, वहाँ पे पट्टे से मारना शुरू कर दिया। हमको लगा कि अब समझाएगा उसको, है ना, कि बेटा तू मत जाया कर ऐसा ही हो। फिर सर्विस तो हम देख के हम घबरा गए, आज हमारी भी सर्विस हो जाएगी। हम ढूंढने निकले थे, उसके दोस्त है ना, तो हमको भी धमकाया उसके फादर ने, समझे, कि ये करोगे तुमको भी मारूंगा, मतलब अलग टॉक्सिसिटी थी सर। तो हुमायूं के साथ भी ये हुआ था, एंड हुमायूं वी विल सी दैट घर छोड़ के भागा, अफगानिस्तान छोड़ के भागा और संभल में जाके छुप गया था। मतलब बाबर इनिशियली नेवर न्यू अबाउट दिस पार्ट कि ऐसा कुछ हो गया। फिर उसके बाद वो बीमार पड़ गया बहुत, तो तब जाके बाबर ने उसको ढूंढा, बोले कहाँ चला गया बेटा तू, यार मेरा तू है ना जिगर का लाल है सर, कुल दीपक है तू, बाकी सारे भाइयों से बड़ा है, व्हाट एग्जांपल यू आर सेटिंग फॉर योर ब्रदर्स, ओके। तो यू शुड, है ना। तो बाबर ने उसकी सेवा चाकरी, एक्चुअली बाटली बॉय था, तो लीवर का प्रॉब्लम और ये सब होना शुरू हो गया था सर, ठीक है। तो बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कहते हैं कि बाबर ने ऐसा प्रे किया था कि इसको ठीक कर दो, इसकी बीमारी मुझे दे दो सर, गेटिंग ओके। मतलब देयर इज दिस लाइक मिथ व्हिच से कि यू प्लीज क्योर बेसिकली हुमायूं, बट यू गिव हिस व्हाटएवर, उसको जो भी बीमारी है। और पता नहीं कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ भी सर। एंड आफ्टर 1 ईयर हुमायूं गॉट क्योर्ड, बट बाबर पास अवे, समझे। गेटिंग ओके, मतलब कोइंसिडेंटली था, बट बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हुई कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, है ना, समझे। एंड हुमायूं बच गया। हुमायूं बच गया तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो सत्ता के ऊपर आया। अब आप देखिए कि हुमायूं सत्ता के ऊपर तो आया, पर हुमायूं की अपने भाइयों के साथ बनती नहीं है। एक था हिंदल, दूसरा मिर्जा असकरी, गेटिंग ओके, तीसरा था कामरान, समझे। ये सबके सब अगर आप देखोगे तो इनके बीच में बाबर ने एम्पायर डिवाइड करके रखा था। एंड बिकॉज़ इनके बीच में एम्पायर डिवाइड करके रखा था, तो सबको अलग-अलग पोजीशंस पे बिठाया गया था कि देखो तुम ये संभालना, तुम ये संभालना, तुम ये संभालना। तो हुमायूं हैड रियलाइज्ड दिस पार्ट कि बेटा अपनी पूरी बच जाएगी, समझे नहीं समझे। दूसरी, जब हुमायूं सत्ता के ऊपर भी आया तो इस पीरियड में उसकी फैमिली के साथ तो प्रॉब्लम था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम था। इवन द वजीर, मतलब इसका जो प्राइम मिनिस्टर था, ही वाज अगेंस्ट हिम, गेटिंग ओके।
तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि द एडमिनिस्ट्रेशन वाज अगेंस्ट हिम एंड वी विल आल्सो फाइंड कि साइमल्टेनियसली हुमायूं जब सत्ता के ऊपर आया तो ये सब कांड हुआ। खैर 3-4 दिन तक वो सेटल हो गया और उसके बाद ही हुमायूं को संघर्ष करने की शुरुआत हुई। ये संघर्ष बेसिकली अपने भाइयों के साथ थी। दूसरी संघर्ष नॉर्थ इंडिया के अंदर फिर से विल सी कि राजपूत डायनेस्टीज का इमर्जेंस होना शुरू हो गया। नो डाउट राणा संगा के बाद वी विल फाइंड कि राजपूत जो है थोड़े बिखर गए थे पर पूरी तरह से टूटे नहीं थे सर, समझे नहीं, दे वर लाइक अपन फिर से लड़ेंगे करेंगे अपन। तो इस वजह से रूप में उसको ये भी प्रॉब्लम हो रहा था। तीसरी कहानी अफगानों की फिर से रिवाइवल हो रही है, क्योंकि बाबर ने जब नुसरत शाह के साथ एग्रीमेंट किया था तो प्लान इनका ये था कि अफगानों को अपन सैंडविच करेंगे, समझे, अंडरस्टूड। मैं ऊपर से उनको पुश करूंगा बिहार की तरफ, तुम बंगाल की तरफ उनको बता देना, फिर बीच में कहीं सर्विस कर देंगे। सो बैटल ऑफ गगरा के बाद नो डाउट महमूद लोधी वाज डिफीटेड, पर उतने भी कमजोर नहीं हुए थे कि समझ में आया ना कि फिर से खड़े हो गए। तो इफ अफगान विल लाइक कि हम तुम्हारी सर्विस करेंगे, तो इस टाइम वो शेरशाह सूरी था, वो घर के आ चुका था। इस लाइक कि देखो अपने अपनी गेम करनी है और इसको हुमायूं को पानी पिलाना है, ठीक है करेंगे। साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो सी कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अनुभव नहीं था एंड हमें ये भी पता चला है कि इसकी इकोनॉमी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत खराब चल रही थी, क्योंकि बाबर हैड एक्चुअली ड्रेन्ड ऑफ एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ वॉर्स। बाबर प्रशासन के रूप में कुछ बना ही नहीं पाया सिवाय कि जागीर देखिए, अब जागीर सिस्टम तो बहुत घातकी है सर, क्योंकि जो भी जागीर जिसको मिलती थी जागीरदार के रूप में विल फाइंड कि वो तो इनडायरेक्टली राजा बन गया था। द पर्सन हु गेट्स द जागीर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, वो रेवेन्यू कलेक्ट करके राजा को देता था। ये जागीरदार अल्टीमेटली राजा की अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे सर, करेंगे अपन लोग। तो कहानी आपको ये भी पता चली कि इस पीरियड के समय पे पैसा आ रहा था और पैसा जा भी रहा था। On one side Babur was getting money, but on the other side the money was being drained off to the soldiers and the war that was being fought, है ना, समझे। तो एक हाथ से आया एक हाथ से गया, है ना। तो ऐसा तो था नहीं, क्योंकि बाबर ने 4 साल में 4 युद्ध किए, पानीपत किया, खानवा किया, चंदेरी किया और गगरा किया। ये 4 युद्ध के बीच में इंटरनली छोटे-मोटे चिड़वैया कांड तो होते रहे थे, करेंगे अपन लोग। तो कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि इस बिजनेस के रूप में इनके साथ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे सर, है ना। तो हुमायूं कुड नॉट रीएडजस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, neither he could readjust the financial system of that time, sir, getting upon whatever money that he had inherited from Babur, वो तो खर्चे पानी में निकल रहे थे। अब उसको नए मिलिट्री एक्सपीडिशन करने का मौका नहीं मिला, एग्जिस्टिंग में खर्चे हो रहे हैं आपके भाइयों के साथ बीबीसी की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, मतलब भाई को भी अपने साथ में बनाने थे सर। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि हुमायूं तक आते-आते वी विल फाइंड कि नोबिलिटी भी उसके अगेंस्ट में है। नोबिलिटी में मैंने बताया उसके मंत्री भी उसके अगेंस्ट में जा रहे थे, है ना। मेहदी ख्वाजा करके एक वजीर था, वो भी गेम करने की कोशिश कर रहा था सर, getting upon एंड साइमल्टेनियसली वी विल फाइंड कि ऑल ऑफ दिस आर एक्चुअली बीइंग लाइक नो चैलेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हुमायूं, और हुमायूं को समझ में आ गया कि बेटा अपना कटेगा सर, ठीक है। अफगान भी आगे करेंगे, मेरी सेना भी ठीक नहीं है, सेना के अंदर भी प्रॉब्लम है और बाबर ने लड़ाई कर करके इनका मॉरल डाउन कर दिया है सर, getting upon क्योंकि कितनी संघर्ष की है सर, समझे। उस पीरियड में मुगल आर्मी में सैकड़ों लोग थे, उसमें पर्शियंस भी थे, उसमें हिंदुस्तानी भी थे, हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी मुस्लिम्स भी थे, उसमें उज़्बेक्स भी थे, कुछ उसमें अफगान्स भी हुआ करते थे, गेटिंग अपॉइंट। यू कैन इमेजिन कि गुड नंबर ऑफ पीपल एंड दे वर ऑल जेलस फ्रॉम वन अनदर। जैसे ही वो पर्शियंस को खड़ा करेगा तो हिंदुस्तानी मुसलमान नाराज होगा, तुर्किश ओरिजिन के पुराने लोगों को कहीं ना कहीं बिठने की कोशिश करेगा, तो वीर सिंह फारसी नाराज हो जाएगा, तुम तुर्कियों को क्यों मदद कर रहे हो, हमको क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस की तो प्रॉब्लम थी ना सर, आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन was not coherent at that time, and we'll find the soldiers always had their own we can say expectation of how to basically greedy लोग थे। बाबर खुद क्रिटिसाइज करता है, बोले मेरी आर्मी का कैरेक्टर ठीक नहीं है सर। बाबर was very much criticizing them as well, बोले कुछ लोग सब पे सब है ना, लूटपाट करने में मानते कुछ नहीं सर, लॉन्ग टर्म का विजन ही नहीं इनके पास, करेंगे अपन। तो होता क्या है कि देखिए शासक को पता होना चाहिए ना कि यार शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में फर्क है। देखो कुछ लोग जीवन में आगे क्यों नहीं हो पाते, उसके पीछे का कारण उनका विजन बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, समझे। देयर आर सर्टेन क्लास ऑफ पीपल दे नेवर बेसिकली ग्रो बियॉन्ड अ सर्टेन स्केल, ओके। यू फील दैट यार ये बंदा मेहनत कर रहा है पर उसका मेहनत करने का जो थॉट है वो बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, ये हो गया बहुत हो गया, वापस ज्यादा नहीं सर। तो यहाँ बाबर की सेना और हुमायूं की सेना में भी ऐसी कहानी थी। तो बाबर को लंबा करना था क्योंकि ही वांटेड टू बी द एम्पायर, और हुमायूं के साथ प्रॉब्लम ये था कि इसकी पर्सनालिटी उसके अगेंस्ट में थी। देखिए नाम है तकदीर वाला, गेटिंग अपॉइंट। हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चूनेट वन, बट ही वाज सीन एज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चूनेट रूलर्स ऑफ द मुगल हिस्ट्री, समझे। समझ आया कि नहीं आपको। सो द नेम शोज फॉर्चूनेट वन, समझे, सबसे फॉर्चूनेट कोई व्यक्ति उसका नाम ही ऐसा रखा गया। बट देन अगर आप देखोगे तो उसकी नसीब में कुछ था ही नहीं सर, क्योंकि अर्ली लाइफ में प्रॉब्लम, बाकी सारे प्रॉब्लम्स रहना, समझे। इस प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि ये परिस्थिति में ये क्या करेगा सर, टाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि उसके भाई उसके अगेंस्ट में, उसकी पर्सनालिटी बड़ी वीक है। मतलब आप देखिए कि जो पर्सनालिटी शासक के अंदर होनी चाहिए वो नहीं थी सर, गेटिंग सॉफ्ट था कंपैरेटिवली, क्रूअल नहीं था। और इन परिस्थितियों में वी विल कम टू नो कि हुमायूं अब क्राइसिस से निकल रहा है। ये क्राइसिस में उसको एक-एक करके अब सबके साथ लड़ाई करनी है। उसको अफगानों के साथ लड़ाई करनी है, भाइयों के साथ सेटलमेंट करनी है, उसको राजपूतों के साथ लड़ना पड़ेगा सर, है ना। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना है, आर्मी को कंट्रोल करना है। इसमें एक कहानी बताना भूल गया, छठी कहानी, वो है गुजरात उस पीरियड में निकल के आ रहा था और गुजरात के राजा थे बहादुर शाह, उन्होंने भी नाक में दम करके रखा था, ठीक है ना। तो हुमायूं वाज फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम एंड वी विल फाइंड कि ईस्ट की साइड से अफगान्स निकल के आ रहे थे और वेस्ट की साइड से गुजरात से बहादुर शाह निकल के आ रहे थे। और इन दोनों तो टैक्टिंग बनानी थी कि तुम आगरा में एक साइड के ऊपर जाना, मैं दूसरी साइड के ऊपर आऊंगा सर, यहाँ मारूंगा यहाँ मारेंगे, यहाँ टपली मारेंगे, वो देखेगा यहाँ टपली मारा, कौन मारा कौन मारा कौन मारा, तो देखते रहेंगे सर। बीच में सेंट्रल इंडिया के राजपूत से वो भी नाक में दम कर रहे थे, करेंगे अपन ग्वालियर और उसके आजू बाजू वाले फोर्स में बाबर के बाद फिर से सर उठा दिया था उन्होंने। उसके ब्रदर्स आजू बाजू में तो थे, है ना, हिज ब्रदर्स हु वर द पावर शेयरर्स इन हिज एम्पायर, दे वर आल्सो थिंग्स, करेंगे नो, बहादुर शाह वाज नॉट एन एम्पायर, बहादुर शाह अफगानी नहीं थे सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि ओवरऑल परिस्थिति, क्योंकि जफर खान जो तुर्किश डायनेस्टीज के समय पे मोस्ट ऑफ हिंदुस्तानी तुर्किश आपको मिलेंगे सर, ठीक है। बहादुर शाह नंबर, तो उन दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे ये दो अपॉइंट हुए थे ना, तो मोस्ट ऑफ हिंदुस्तानी तुर्किश मिक्सचर होंगे ये सर। तो क्योंकि बाय द टाइम तुगलक थे, गुड नंबर ऑफ हिंदुस्तानी पीपल एंड मिक्स्ड इंटरकल्चरल रिलेशंस भी काफी बन गए थे, तो काफी तुर्किश हिंदुस्तानी मैरिजेस भी होती थी सर। तो उन सबसे बेसिकली ये नेक्स्ट जनरेशन निकल के आई थी। तो कहानी है कि हिज ब्रदर वर आल्सो ट्रबलिंग देम, तो इन परिस्थिति में वो क्या करेगा सर, समझे। तो हुमायूं के साथ दो फेज में हमको देखना है सर, ठीक है। तो नाम तो नसीरुद्दीन मोहम्मद था, टाइटल हुमायूं का लिया था, कहते तो है फॉर्चूनेट वन, पर सबसे अनफॉर्चूनेट था। इसका जन्म 1540 नहीं, ये गलत है सर, ठीक है। 1540 में कैसे होगा, तो इसका जन्म उसके पहले हुआ, करीबन 1508 के आसपास होता है, 1510 में हुआ था सर, है ना। एंड 1540 में उसको भागना पड़ा और 1540 के बाद फिर वो वापस आया 1555 में, फिर उसकी मृत्यु हो गई सर, ठीक है। कहां ये कैसे हो गया सर, फिर 1510 के आसपास का टाइम पीरियड, है ना, तो होता रहता है सर। खैर, तो फिर फाइंड यहां लिखा हुआ है, देखो 1502 है ना, 1502 है किसी में 1510 के आसपास, मतलब ये याद रखिएगा सर, मतलब याद रखने की ऐसे तो आवश्यकता नहीं है, बट कहानी हमको पता होनी चाहिए। तो ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर
ही जॉइंड बाबर एट पानीपत एज वेल, लेटर ऑन मेड द गवर्नर प्रोडक्शन एज वेल। उसके बाद फिर उसकी स्वागत की गई, उसको फिर खानवा में लड़ाया जाता है, खानवा के बाद उसको वापस भेज दिया गया, ठीक है। वो आने के बाद उसके बाद वी विल फाइंड ये संभल चला गया अपने भाई के पास, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाबर को बताया नहीं कि मैं भाग गया हूँ, ठीक है, मैंने बताया। पर बाबर बेसिकली बड़ा दयालु था कि छोकरा भाग गया तो उसको है ना, तो उसे पट्टे से मारा नहीं, ठीक है। और हमने यहाँ ऐसे एक दो लोग खिलाड़ी देखे थे जो छोकरा भागने के बाद सर्विस कर दी उसकी, ठीक है। घर पे जाके जो मारा वो बात अलग थी, पब्लिकली मारा, सोसाइटी के 3-4 अंकल लोग भी थे हमारे साथ, तो अंकल लोगों ने उसको छुड़वाया, बोले ना मारो ना मारो, छोकरा तुम्हारा डिप्रेशन में, घर की तुम्हारी जो भी कांड चल रही है उसके कारण। क्योंकि देखो पेरेंटिंग में देखो एवरी टाइम और पेरेंट्स आर नॉट राइट, रियलिटी ये है सर, समझे नहीं। वो एक हमारी कल्चर वैल्यू सिस्टम में ये है कि एल्डर्स हमेशा सही होते हैं या हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट आप रियलिटी में देखो बहुत बार ऐसा होता है कि वो गलत होते हैं, पर हम बेसिकली नहीं बोलते हैं कि भाई उनका दिल ना दुखे, उनका मन ना दुखे, ठीक है। बट ऐसी परिस्थिति में तो फिर वो कोई ना कोई तो बोलेगा ना सर, ठीक है। तो इसमें बेचारा छोकरा भाग गया, बेचारा डिप्रेशन, बाप मेरी सर्विस कर देता है, अलग ही कहानी थी, टॉक्सिसिटी थी थोड़ी सी। तो बाबर के केस में ऐसा हुआ कि वी विल कम टू नो कि बाबर ने उसको बचाया, है ना। बाबर को समझ में आया कि मेरा छोकरा थोड़ा नशेड़ी बन गया है ना, दारू पीता है सर, ठीक है, समझे ना, नशे का आदी बन गया, उसको बचाना चाहिए सर, ठीक है। बाबर ने उसकी ध्यान रखा, फिर बाबर की मृत्यु हो गई, हुमायूं कंट्रोल में आया, पर नोबिलिटी को पसंद नहीं आई। नोबिलिटी के पॉइंट ऑफ से विल फाइंड ये बड़ी संघर्ष हो रही है, क्योंकि उसके 3 ब्रदर्स थे, कमरान, हिंडाल और अस्करी सर, ठीक है, समझे। ये तीनों के तीनों वी विल फाइंड इसके सामने सपना देख रहे थे। नो डाउट हुमायूं की इनके साथ रिलेशंस उतने खराब नहीं थे उस पीरियड में, बट वी विल कम टू नो कि कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर ये सब चीजें हमको मिलेगी सर, ना। पेरेंट्स को लगता है कि ये क्या है दिमाग, ना समझे, ऐसा कोई होता है सर। देखो हमारी बेसिकली सोसाइटी थोड़ी बहुत नाम बोलेंगे कि हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है, चलो चलो काम करो सर ना, आई थिंक आई एम नॉट फीलिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली क्या है कि काइंड ऑफ वहम जैसी चीज है, उन्होंने देखा नहीं है या वो उस चीज से गुजर गए पर उनको नॉर्मल लग रहा है ना, क्योंकि उस टाइम की वैल्यू सिस्टम अलग थी। आज के टाइम पे वैल्यू सिस्टम अलग है सर ना, अब लोग सेंसिटिव हो रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेके। इनफैक्ट इंडिया में मेंटल हेल्थ के सबसे ज्यादा पेशेंट्स है आज की तारीख में, यू सी। एंड मेंटल हेल्थ के क्योंकि वी आर नॉट गिविंग, इनफैक्ट बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन आता है साहब, 10-10 साल के, 12 साल के, 13 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मतलब आप यू कैन इमेजिन दिस पार्ट। एक होता है कि टीनेज में आओ और उसके बाद तुम ये करो, ये 10 साल के बच्चों को क्या हो रहा है सर ना, इट्स वेरी। इनफैक्ट एक केस बना था अबाउट मदर फादर बोथ बीइंग डॉक्टर्स, अगर आपको पता होगा, ये मदर डॉक्टर और फादर आईआईटीएन थे, और उन्होंने अपने छोकरे को इसमें डाला था कोचिंग के लिए, आईआईटी के लिए। और फिर द सन वांटेड टू बी म्यूजिशियन, उसके बाद उसकी मदर ने लेटर लिखा मदर फादर ने कि सॉरी माय सन, वी फेल्ड एज पेरेंट्स, ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है। बड़ा हंगामा हुआ, उन्होंने स्वीकारा कि हम हमारी एक्सपेक्टेशन का बोझ आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि फादर को डॉक्टर, मतलब फादर आईआईटीएन थे और मदर डॉक्टर हुआ करती थी, दोनों एट पार और बड़े टाउन से, और हुज ऑफ द टाउन हुआ करते थे ना, ओनली चाइल्ड मतलब एक ही बेटा। तो मदर फादर दोनों को ऐसा था कि हमारे आइदर ऑफ में से हमें सही करे, ठीक है। बट द सन वांटेड टू बी म्यूजिशियन, है ना, उसको संगीत संगीत बजाना था, उसको करना था, अपनी हॉबी फॉलो करनी थी, तो नहीं करने दिया। तो देन दैट गाय कमिटेड सुसाइड, 17 साल की उम्र में तैयारी करने के गया था, और फिर बड़ा हंगामा। तो उसके बाद उसके माँ बाप ने लेटर लिखा और उन्होंने एड्रेस किया टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ द कंट्री, बोले डोंट पुट योर एक्सपेक्टेशंस ऑन द शोल्डर्स ऑफ योर चाइल्ड, है ना, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों के कंधों के ऊपर मत डालो ना, तुम जो बन है हो या तुम नहीं बन पाए हो, तुम अपने बेटों के पीछे आगे डाल रहे हो, व्हाट इज द पॉइंट। इनफैक्ट ये सिविल सर्विसेज में भी बहुत होता है, मतलब फादर ब्यूरोक्रेसी में होते हैं ना, समझे। तो ऐसे आई हैव सीन मेनी ब्यूरोक्रेट्स सन डॉटर जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं है इंटरेस्ट, सबको नहीं होता सर, समझे। तो वो भेज दे कोचिंग के लिए, मैं ऑफलाइन में से एक दो बार मिलना है, इसको पढ़ाओ, मैंने बोला सर उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप उसको रिसोर्सेज दोगे, आप उसको बुक्स दोगे, उसके लिए गाड़ी बत्ती वाली लेने रखने के लिए, उसको छोड़ने के लिए आती है उसको, ठीक है, समझे। सब कुछ आपने उसके लिए सब फैसिलिटी दिया है, पर पढ़ेगा तो खुद ना वो, मतलब पीटी नहीं निकल रहा है, सर वो टेस्ट नहीं देने आता, योर व्हाट डज नॉट कम्स फॉर इवन फॉर अपीयरिंग फॉर द टेस्ट, दैट शोज हिज इंटरेस्ट। वो क्लासेस में भी आके क्या कर रहा है हमें पता है ना सर, शक्ल देख के तो समझ में आता है, है ना। तो मैंने बोला उसको कुछ और करने दो, मैंने फ्रैंकली बोल दिया, मैंने सर लेट हिम डू समथिंग एल्स व्हाटएवर ही वांट्स टू परस्यू। तो ही इज डूइंग वेरी वेल सर, नो कैंडिडेट एडवर्टाइजिंग में बहुत अच्छा कर रहा है सर, क्योंकि उसने 2-3 एडवर्टाइज का टीजर डाला, ट्रेलर पता चला कि उसका कांसेप्ट था, नेशनल टीवी आती है एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो मैंने बोला देखो कहाँ चला गया वो, समझे। व्हाट्सएप स्टेटस में डाला था कि दिस इज माय वर्क, मतलब ना इसके पीछे प्रोडक्शन और हम लोग हमारी टीम थी, तो देखो तो सही सर, ठीक है। और यहाँ तुम उसको सिविल सर्विस में डाल देते, कलेक्टर बन सर, ठीक है, सब थोड़ी बन पाएगी, खैर। तो ये तो थोड़ा सीखने लायक है, सोसाइटी थोड़ी बदले तो ठीक है, वरना प्रॉब्लम बहुत होगा सर ना। यूपीएससी जीएस पेपर ने पूछा ना कि व्हाट इज द केस ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स में सुसाइड क्यों हो रहा है सर ना, गर्ल्स नहीं सबके अंदर हो रहा है, कल क्या कोई यंग एज के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना सोसाइटी। तो नॉट एवरीवन इज मेड फॉर एवरीथिंग ना, सब व्यक्ति सबके लिए थोड़ी बने। इसको देखो मैं ये राजा बनने के लायक नहीं था, बट बीइंग द एल्डेस्ट सन और बाबर का खास था, इसलिए बाबर ने उसको उठा दिया, तो बाकी के 3 छोकरे तो भी बेकार थे, समझे। समझ आया नहीं आपको। सो द अदर 3 दे वर लाइक नो काइंड ऑफ मोर प्रॉब्लमेटिक, तो बाबर को इसके प्रति बड़ा प्यार था। तो बाबर ने कहा कि भाई देख तू आगे संभाल, समझे नहीं समझे, और आगे संभाल के तू सेशन को चला। प्रॉब्लम ये था कि हुमायूं और मुगल्स उस पीरियड में भी आउटसाइडर्स देखा जाता था, बाबर ने कंसोलिडेशन किया नहीं था, नोबिलिटी की इसके अगेंस्ट में थी। इनफैक्ट उस पीरियड में जैसे ही हुमायूं पावर के ऊपर आया, तो इनका वजीर हुआ करता था, ठीक है समझे। उसने उस पीरियड में एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, मेरी खाजा को, मेरी खाजा उसका ब्रदर इन लॉ है, साला हुआ करता था, काइंड ऑफ बाबर का, माय डियर जीजाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुंदर था ये। सुंदर ने बगावत कर दी थी, तो हुमायूं को ये भी झेलना पड़ा था, ठीक है। यार ये क्या कर दिया इसने। तो हुमायूं हैड टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आए, क्योंकि बाबर ने 4 साल में लड़ाई कर दी थी, नोबिलिटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अफगान से लेके गुजरात से लेके हर एक प्रकार के विस्तार के अंदर पीपुल बदल रही है। बंगाल जो था, जो नुसरत शाह की डायनेस्टी थी जिसने बाबर के साथ ट्रीटी की थी, अब वो अफगान के फेवर में आ गए, सूर्यों के फेवर में, चलो हम तो इनको फेवर करेंगे। राणा संगा की मृत्यु के बाद वंस अगेन वी विल फाइंड कि द राजपूत्स वंस अगेन रिवाइव्ड, एंड गुजरात में बहादुर शाह बहुत पावरफुल हो गए थे। ईस्टर्न इंडिया के अंदर अफगान का डोमिनेशन चल रहा था, तो हुमायूं को ये चीज समझ में आ गई कि भाई देखिए मेरी तो कुछ चलेगी नहीं सर, और मुझे अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी सर, ठीक है। सो देयर वर इमीडिएट अर्ली डिफिकल्टीज फॉर हिम, समझे नहीं समझे। और एम्पायर बिल्डिंग से लेके टेरिटरी शेयरिंग से लेके हर एक प्रकार की प्रॉब्लम थी, ओके। इस वजह के रूप में हुमायूं को 2 काम करना था। पहला था स्ट्रगल टू मेंटेन द हेरिटेज, आल्सो ही आल्सो हैड टू फाइट इट आउट अगेंस्ट द रूलर्स, है ना। एंड विदिन दिस 10 इयर्स हुमायूं बेसिकली कुछ नहीं उखाड़ पाया, इसके लिए उसको फिर जाना पड़ा। इनिशियल पीरियड में थोड़ा एग्रेसिव था, ये एग्रेशन उसके फायदे में भी रही, पर लॉन्ग टर्म में फिर उसको बहुत नुकसान हुआ, और इसके कारण उसकी पीढ़ी बच जाती है सर, ठीक है। तो हुमायूं की फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आई कि क्या है कहानी के रूप में। अब आगे जो है हुमायूं के पॉइंट ऑफ से हमें क्या देखना है, वो है हुमायूं की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हर एक साहब के साथ होगी, उसके भाइयों के साथ भी होगी, उसकी नॉर्थ इंडिया में भी कॉन्फ्लिक्ट होगी, वेस्ट में भी होगी, ईस्ट में भी, सब जगह पे होगी। इमीडिएट कंटेक्स्ट में हुमायूं नेवर सॉ गुजरात एज अ चैलेंजिंग बेसिकली प्लेस जहां से उसको प्रॉब्लम्स आए। उसको एक चीज ऐसी थी कि आगरा से लेके जो ईस्ट वाला विस्तार है, यहाँ बीच में जो अफगान आए हुए हैं, ये अफगान के साथ संघर्ष किया जाए, और नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बचे कुछ राजपूत डायनेस्टीज है उनके साथ संघर्ष किया जाए।
इस तरह से हुमायूं सत्ता के ऊपर आने के बाद पहले इंटरनल कंसोलिडेशन के ऊपर तो काम करेगा ही, है ना, थोड़ा बहुत वो करने की कोशिश करता है, भाइयों को थोड़ा शांत करता है कि देखो, है ना, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरा भाई है, सर, ठीक है, कलेश नहीं चाहिए हम दोनों के बीच में, समझे ना, शांति से अपन सॉल्व कर देंगे जो भी मैटर है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सो लेट्स सॉल्व इट आउट एमिकेबली सर, है ना, समझे, और एम्पायर जो है पापा ने बना के दिया है, तो आधा तुम रखोगे आधा मैं रखूंगा, बोला तो है सर, ठीक है ना, तो जमीन तुम्हारी है, घर मेरा है सर, ठीक है, हाँ, ट्रैक्टर तुम रख दीजिएगा, गाड़ी मैं रख दूंगा सर, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, मम्मी के गहने जो है आदि हम लोग, है ना, सो अपनी बहनों के बीच में उनके बीच में डिवाइड कर देंगे सर, होता है ना सर, जॉइंट फैमिली के पॉइंट से, बट देन वी फाइंड कि यहाँ भाइयों के बीच में तो कलेश चल रहा था अलग प्रकार का, क्योंकि सबको ऐसा था कि हमें साम्राज्य चाहिए सर, एक्चुअली तैमूर के टाइम से ही ये शुरू था कि द लेगेसी इज लाइक डिवीजन ऑफ एम्पायर, डिवीजन ऑफ एम्पायर का मतलब ये है कि, और ये डिवीजन ऑफ एम्पायर में प्राइमोजेनिचर का कांसेप्ट नहीं चलता है, प्राइमोजेनिचर का नहीं चलने के कारण मुगल्स पे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होगी सर, करेंगे अपन, एंड दिस कंटिन्यूड इवन अप टिल दी औरंगजेब पीरियड जब उनका डिक्लाइन हो गया, समझे, तो कहानी हमको ये मिलती है कि हुमायूं बेसिकली पहले इंटरनल ब्रदर्स के साथ तो डील करने की कोशिश कर ही रहा था और उनको कन्विंस करवा रहा था कि देखो कुछ विस्तार तुम्हारे पास है तुम रखो, कुछ विस्तार मेरे पास है, पापा ने जो बना के दिया वो मानना तो पड़ेगा तुम्हें, ठीक है तो कमरान यूज्ड टू रूल अप टिल लाहौर एंड पंजाब से लेके उसको अफगानिस्तान काबुल तक दे दिया था, तो उधर संभाल, इनफैक्ट ही वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वंस आउट ऑफ द मैन, इसने पीपल बताई हुमायूं आगे बढ़ेंगे, बाकी के दो ब्रदर्स थे वो थोड़े शांत थे कंपैरेटिवली और ऐसे तो बगावती थे, बट देन वी फाइंड ये हुमायूं के साथ खड़े भी रहे तो एक दो टाइम के ऊपर से, कमरान वाज द मोस्ट आई वुड से एम्बिशियस वन एंड आल्सो द पर्सन हु डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ ट्रस्ट इन हुमायूं, नाइदर हुमायूं ट्रस्टेड हिम सर, ठीक है, तीन चार भाई थे तो ऑब्वियस है कि, है ना, स्मार्ट तो होंगे सर, तो कमरान इन दोनों को भी चढ़ाता रहता था, भैया देखो क्या कर रहे हैं आगरा में, है ना, वो बैठ गए हैं सर, है ना, आगरा से इतनी रेवेन्यू आ रही, तुमको कितना दिया संबल इतू सा, तुमको मेवात दे दिया, वहाँ आए दिन हसन खान मेवाती और उसके सेनापति, मतलब हसन खान मेवाती के बाद जो मेवाती मुस्लिम मुस्लिम से हंगामा करके बैठे हुए थे मुगलों, आए दिन बगावत हो रही थी, खिलजी के समय से बगावत हो रही है, मेवात इज वन सच एरिया जहाँ बलबन और खिलजी के समय से वी विल फाइंड कि आए दिन लड़ा होता था, तो तुमको ऐसी जगह पे डाला तुम वापस नहीं आ पाओगे, खुद बैठे हुए आगरा दिल्ली सब विस्तार को लेकर बैठ गए सर, तो ओवरऑल यू विल फाइंड कि वो एक दूसरे को चला रहे हैं, अब कामरान को भी जलन होती थी कि काबुल में कुछ है नहीं, कांधार में पर्शियंस आ जाते थे, ऊपर उज़्बेक्स बैठे हुए थे तो वी विल फाइंड कि कामरान आल्सो फील इनसिक्योर, है ना, तो तीन भाइयों को कैसा था समझिए ना सर, ठीक है, बोले अच्छी जमीन तुमने ले ली, बोर वाली जमीन तुम्हारी पानी वाली सर, है ना, हमको बंजर जमीन दिया सर, ठीक है, 100 बीघा जमीन थी पिताजी की अलग अलग, है ना, जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड थी, हाईवे वाली जमीन खुद रखी और हमको पीछे, है ना, शेडिया में थी और हमारा हां, गाँव वाला मकान हमको दे दिया और खुद को शहर वाली प्रॉपर्टी रख दी, है ना, समझे, बाप ने जब प्रॉपर्टी बनाई तो एक तो शहर में भी ली होती है, शहर की प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करती है, तो खुद को शहर वाली लग रही है सर, खिलाड़ी लोग हैं ना ये सब के सब, तो होता क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके बीच में अलग ही कहानी चलेगी और ये सबके सब अंदर अंदर एक दूसरे से जलते थे, जलने का परिणाम अभी आगे देखने को मिलता है कि जब ये अपना शेरशाह सूरी इसको मारेगा ना, तो भाई बचाने के लिए आते नहीं आते तो है तो अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए आएंगे, जहाँ हुमायूं को बिल्कुल इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, तो हुमायूं ने पहले भाइयों को थोड़ा शांत किया कि भाई देखो तुम संभालो इसको, तब तक कुछ करता हूँ मैं सर, ठीक है ना, तो टाइम बिंग हुमायूं वाज एबल टू एडजस्ट आउट द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसने कैंपेन शुरू किया, अब कैंपेन हमको बॉल बाय बॉल ये नहीं याद रखना, पर जैसे 1530-31 में उसने राजपूतों के सामने आके ही कैंपेन चलाया था कलिंजर में, कलिंजर बेसिकली जो खजुरा वाला जो रीजन है वहां से लेके बुंदेलखंड तक का प्रदेश में सर, ठीक है ना, और आरोप ये लगाया गया था कि कलिंजर जो है वहां पे जो राजपूत राजा है वो अफगानों के साथ मिलकर गेम कर रहे हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बट देन वी विल फाइंड कि हुमायूं कलिंजर में कैंपेन तो करता है बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ व्यू से सर, और कलिंजर कंटिन्यूड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स फॉर ऑल द किंग्स, मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि 1531 में ये कलिंजर में हुमायूं फेल हो गया, तो किला भेद नहीं पाया, इसी कलिंजर में 1545 में सूरी आया राजपूत राजा को मारने के लिए, सूरी का गोला फट गया तो वहां पे मर गया सर, ठीक है, मोटा जो है पाइप फट के फ्लावर बन गया था एक्चुअली, इसी में तो बना था सर, ठीक, तो होता क्या है कि हाँ सच्ची में हुआ था, फ्रीकी एक्सीडेंट हुआ था ना, गोला फट गया, तोप मार रहा था कुछ, तो तोप का जो शेल होता है वो बेसिकली टूट गया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, तो मर गया वहां पे सूरी, तो कलिंजर फोर्ट को जीतने आए थे, तो कलिंजर बिकेम वेरी प्रोमिनेंट फोर्ट, फिर अकबर इसके लिए गुस्से में था, बोले इसको मैं जीतूंगा कैसे, तो उसने भी सी की सेंट्रल इंडिया में कैंपेन किया, नहीं हो पाया, उसके बाद उसका ध्यान अफगानों के ऊपर गया 1532 में, सो इन 1532 वी विल फाइंड कि ही गोस टुवर्ड्स अफगान और कलिंजर छोड़ के अफगानों के पीछे पड़ गया कि कैसे भी करके अफगानों को मारे, वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब महमूद लोधी जो था वो इब्राहिम का भाई था, वो फिर से रिवाइव करके आया, बोले देखो समझे अपन सब वापस करेंगे, और वंस अगेन आफ्टर द बैटल ऑफ घाघरा द बैटल ऑफ दौरा टुक प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जो चीज घाघरा में नहीं हुई थी वो चीज दौरा में हुई 1532 में, और इस पीरियड में अफगानों को बड़ी मार पड़ी, ऐसी मार पड़ी कि अफगानों की एक पार्टी जो है वो हार जाती, अफगानों के बहुत सारे ब्रांचेस थे, बहुत सारी शाखाएं थी, एक शाखा लोधी चलाते थे और इन्हीं में से एक शाखा चलाते थे सूर, तो दौरा में जो हारे वो लोधी ब्रांच आती है अफगानों की, पर अफगानों की बड़ी मात्रा में जो संख्या थी वो भारत में आ चुकी थी बाय द टाइम, है ना, क्योंकि बहलूल लोधी ने अफगान नेशनल पॉलिसी चलाई थी भाई भतीजावाद, सो अंडर द भाई भतीजावाद बहलूल लोधी मेड श्योर दैट ही विल बी इनवाइटिंग द गुड नंबर ऑफ अफगान्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया, तो बुलाओ यहाँ पे सेटल हो जाओ अपना एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनमें सूरी आए, ये सूरी में जो शेरशाह था या शेर खान था, है ना, समझे, उस पीरियड में बैठा हुआ था, उसने भी सी की उस पीरियड के अंदर जो दौरा से थोड़ा ईस्ट की तरफ जाओगे तो पास के वाराणसी और आजू बाजू वाले रीजन के अंदर चुनार नाम की जगह देखने को मिलेगी, वो चुनार नाम की जगह के ऊपर उसने वहां पे किला था वो पकड़ के रखा था और उसने कहा कि यहाँ का शासक मैं हूँ सर, ठीक है, तो 1532 में फिर फाइनली हुमायूं ने इसके सामने कैंपेन किया सर, और ये कैंपेन के रूप में शेर खान उस टाइम पे बड़ा कमजोर था और उसको एक चीज समझ में आ गई थी कि शेर खान कमजोर है तो उसको मैं यहाँ खत्म करूंगा, शेर खान ने क्या किया सर, मैं ओके, हुमायूं के सामने लड़ने की जगह हाथ खड़े कर दिए और कहा कि देखो सर, है ना, गलती हमारे से हो गई सर, हम आपके साथ लड़ना नहीं चाहते थे, आप कहते हो तो हम यहाँ से चले जाते हैं, मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये जो फोर्ट है और बाकी सारी एक्टिविटीज जो है वो आपको छोड़ के यहाँ से और ईस्ट की तरफ चला जाऊंगा, देखो कितना है, हाँ, क्वालिटीज ऑफ अ लायन एंड क्वालिटीज ऑफ अ फॉक्स, जरूर पढ़ने के ऊपर लोमड़ी भी बनना पड़ेगा और जरूर पढ़ने के ऊपर शेर के रूप में धाड़ भी मारेंगे सर, समझे नहीं समझे, अभी क्या किया, समझे नहीं समझे, हाँ, अभी क्या किया, अभी फॉक्स की क्वालिटीज रोया, कायदे सर का रोया, रो के सरेंडर कर दिया, क्यों सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि देयर इज नो पॉइंट दैट ही विल बी एबल टू फाइट आउट अगेंस्ट द मुगल्स एंड दे आर एट देयर माइटी पीक्स, तो परिस्थिति के अनुरूप वी विल फाइंड कि शेर खान राइट ही सरेंडर्ड, ही साइंड अ ट्रीटी विद हुमायूं, कहा कि सर ये चुनार तक का विस्तार जो है वो आप रखिए सर, मेरे को चाहिए भी नहीं, मैं बाकी सारी जगह इधर-उधर भटकता रहूंगा, अपना छोटा-मोटा काम करता रहूंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए सर, ठीक है, हुमायूं खुश हो गया, बोले देखो अफगान सरेंडर करने आ गए, जो सपना मेरा बाप नहीं कर पाया ना, अफगानों को खत्म करके सरेंडर करवाऊंगा, वो मैंने किया, गेटिंग अप और कह दिया गया कि बाकी सारे जो एरियाज जो थे ऊपर चुनार के ऊपर वाले एरियाज में हुमायूं रूल करेगा, चुनार के जो ईस्ट वाले एरिया है मतलब चुनार से लेके बंगाल तक का विस्तार, वहां पे द शेर खान विल हैव फ्रीडम, शेर खान यही तो चाहता था और हुमायूं ने यही तो गलती कर दी,
आप देखिए चुनार से लेके बिहार आएगा और वी विल फाइंड, उसका शेर खान नाम था, एक्चुअली शेर का भी टाइटल था, उसका नाम कुछ और था, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो वी विल सी दैट कहानी ये है कि टाइटल्स होते हैं ना, शेर का शिकार किया इसके लिए शेर टाइटल बना, गेटिंग माय पॉइंट है ना। हुमायूं को मारेगा तब जाके शाह का टाइटल लेगा सर, समझे ना। तो लंबी स्टोरी है सर, ओके। तो देखो मिडिवल इंडिया में हर एक राजा के टाइटल्स होते हैं, हम टाइटल्स के सेंटेंस ज्यादा याद रखते हैं, है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि टाइटल सेंटर किसके लिए याद रखते हैं, क्योंकि कंटेम्प्रेरी नेम वही बन गया है, बाकी ओरिजिनल नाम किसी को याद नहीं रहता है ना। बॉलीवुड जैसा है सर, समझ में आया कि नहीं आपको, है ना। वो क्या तुमको कोई जतिन भाटिया के नाम से पहचाने का कैसा लग गया? बोले नहीं नहीं, बोला अक्षय कुमार, वो मस्त नाम है, ठीक है, ठीक है। तो कैसी कहानी है सर, है ना। क्या चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो लेजिटिमेसी का एक सवाल आता है, तो कैसा करेंगे, जतिन भाटिया ऐसा कुछ नाम है ना अक्षय कुमार का, व्हाट्स हिज नेम सर, जतिन भाटिया या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। राजू भाटिया, नॉट जतिन भाटिया, राजू भाटिया, यस, हाँ राजू भाटिया सर, ठीक। तो बोले राजू भाटिया नाम कैसा लगेगा सर, तो बोले तो बिजनेसमैन का नाम लग रहा है, एक्टर का नहीं लग रहा। राजू भाटिया सीम्स मोर ऑफ अ बिजनेसमैन सेंट्रिक नेम है ना, बोले थोड़ा उसको चेंज कर दो सर। तो वही कहानी है लेजिटिमेसी के रूप में। अब इसने 1532 में चुनार के ऊपर सीज किया, याद रखना। बट आफ्टर डूइंग द सीज ऑफ चुनार ही मेड अ पैक्ट विद शेर खान, बिकॉज़ शेर खान एट दैट टाइम वी विल फाइंड कि क्राइड लाइक अ फॉक्स, मैंने बताया क्वालिटीज ऑफ अ फॉक्स जो शेर खान के अंदर थी। तो हुमायूं को कहा गया कि देखो सर, चुनार के ऊपर में आप रहना वेस्ट में, तो चुनार का जो ईस्ट वाला पोर्शन है वहां पर तो मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, मेरे को लड़ना नहीं आपसे। और शेर खान 1532 में मगरमच्छ के आंसू रोते हुए सर, है ना, समझे, हुमायूं को वापस भेजता है और अगले 8 साल तक सर, है ना, उसको फ्री हैंड दिया गया हुमायूं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि दिस वाज द बिगेस्ट ब्लंडर मेड बाय हुमायूं बिकॉज़ इट कॉस्टेड हिज एम्पायर। उसका जो साम्राज्य है, ये साम्राज्य उसको यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर द पैक्ट ही वाज अंडर दिस इंप्रेशन कि अब मेरे को ईस्ट में से कोई भी चैलेंज नहीं है। Whereas reality ये थी कि after the pact, the whole of the eastern areas was under now the control of Sher Khan, and he started defeating the local rulers over there, started dominating these areas over here, and he started building for the greater struggle that was supposed to be like no, it was supposed to take place in the next few years. इस दौर में कोई भी सयाना राजा होगा तो क्या करेगा, तो उसको पता है कि ये उसको मैंने ईस्टर्न एरिया में बैठने के लिए बिठाया है, तो आज नहीं तो कल मेरे ऊपर फिर आएगा सर, ना समझे। तो आप जब रिट्रीट करके वापस जाते हो तो व्हाट यू डू, तो आप जाके अपनी भी स्ट्रेटजी बनाओगे सर, करेंगे। पर हुमायूं हुमायूं था, हुमायूं वापस गया आगरा में, आगरा जाके नैनिकों के साथ उसने पार्टी की, बोला आओ सब लोग, है ना, बोला पर ईस्ट में जीत के आए, जो काम मेरा बाप नहीं करता वो काम मैं करके आया सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। बोला आज सबके लिए शराब शबाब कबाब सबकी व्यवस्था की जाए, गेटिंग पॉइंट। इस दौर के अंदर हुमायूं 1532 से अगले 2 साल तक फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ, ही वाज एंजॉयिंग, नोबल्स को कपड़े गिफ्ट दे दिए, बोले ये लो घोड़े गिफ्ट दे दिए, पैसे उड़ाए, सोने के सिक्के, नए सिटी का निर्माण किया, दिन पन्हा। अरे तुम्हारी स्थिति कहाँ अच्छी है, योर इकोनॉमी इज नॉट गुड, यू आर ऑलरेडी फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यू शुड डू रिफॉर्म्स, यू शुड फोकस ऑन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव योर ब्रदर्स हु आर वाइंग फॉर पावर, है ना, तुम्हारे भाई भी बाजू में बैठे हुए। पर भाई साहब ने शेर खान को निपटाया नहीं, वो रोया, इसने मान लिया, मानने के बाद उसको फ्री हैंड दे दिया कि तुम इसमें जो भी करना है करो। लैक ऑफ विजन क्या होता है बंदे के अंदर, वो आपको देखने को मिलेगा। और उस पीरियड में उसने दिल्ली में एक नया सिटी बना, दिन पन्हा, मैंने बताया ना, एक ऐसा शहर जहाँ मैंने दिन को पन्हा दिया, मेरे फेथ सबसे बड़ा फेथफुल सिटी है। तो मैंने बताया ना कि वहाँ वो दिन की पन्हा को लेकर किसी और वस्तु की पन्हा दी थी उसने वहाँ पर, अंडरस्टूड। सो ही गिव रेफ्यूज टू सो मेनी अदर non-dini things which cannot be explained in the class. So he started merry making over there, pleasure seeking activities, है ना, समझे, सुख उसको जो मिल रहा था सब कुछ उसने वहाँ पे लुटाया। जब ये लुटा रहा था तब उसको न्यूज़ आ रहे थे कि चुनार में और चुनार की ईस्टर्न पार्ट में ये शेर खान कांड कर रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा सर, करिंग पार्ट, ओके, लाइक ना। जब ये कांड कर रहा था तब उसको गुजरात से भी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी कि गुजरात का राजा बहादुर शाह बहुत प्रोमिनेंट हो गया है और उसने पूरे वेस्ट को कैप्चर कर दिया है। एक्चुअली हुआ क्या कि 1530 के बाद गुजरात का गोल्डन पीरियड था ये। राजस्थान में, मेवाड़ में, गुजरात के सटे हुए विस्तार में राणा संगा का जो दबदबा था वो टूट गया आफ्टर द डेथ ऑफ दी राणा संगा, चंदेरी को जहर दे दिया गया। मालवा हमें देखने को मिलता है मेदिनी राय के कंट्रोल में था, वो भी हार गया। तो आप देखोगे तो गुजरात के सटे 2 विस्तार, एक था मेवाड़ और दूसरा था मालवा, वो तो गुजरात के राजा के दबदबे में आ गए। अंडरस्टूड दिस पार्ट। गुजरात के राजा बहादुर शाह के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उसने यही लाभ उठाया। बहादुर शाह ने मालवा का एनेक्सेशन कर दिया और साथों के साथ चित्तौड़ के ऊपर धावा बोल दिया 1530 के अंदर, 30-32 के पीरियड में। ऑल दिस रीजन्स वर टेकन ओवर बाय बहादुर शाह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मालवा वाज नेक्स्ट बहादुर शाह, एमपी बिकेम पार्ट ऑफ गुजरात। मालवा मतलब धार मांडू वो सब गुजरात में रेवेन्यू आ रही है, ठीक है ना, ग्रेटर गुजरात बन गया था उस पीरियड में। एंड वी विल फाइंड कि मेवाड़ और चित्तौड़ वाला जो रीजन वहां पे अपना होल्ड बना दिया। अब इस दौर में कोई भी राजा होगा ये सब चीजें देख रहा है कि वहां उसने अफगानों के साथ लड़ाई की है और ये किया है, तो कुछ काम कर देता, बट वी फाइंड नथिंग इज वर्किंग, गेटिंग ओके। जब बहादुर शाह ने वी विल सी कि मेवाड़ के ऊपर धावा बोला, तो कुछ हिस्टोरियंस ने लिखा है कि मेवाड़ सीक्ड द हेल्प ऑफ हुमायूं। तो रानी कर्णावती द क्वीन ऑफ मेवाड़ एक्चुअली शी रोट अ लेटर टू हुमायूं, और उसमें राखी वाली कहानी है, वो कितनी सही है कितनी गलत है बड़ी इंटरेस्टिंग है। पर ऐसा कहते हैं कि रानी कर्णावती ने हुमायूं की मदद मांगी थी कि भाई देखो मेवाड़ इतना बेसिकली क्या कह सकते हैं कि स्ट्रांग नहीं है, एंड आप हमारी हेल्प कीजिए टू फाइट अगेंस्ट द गुजरात बहादुर शाह, आज नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी होगा सर। सो इन परिस्थिति में ऐसी लेटर लिखी गई थी, इनडायरेक्टली हुमायूं को ये चिताया जा रहा था कि आप बेसिकली यहाँ वेस्ट की तरफ भी फोकस करिए सर। तो कहानी आपको ये मिलती है कि 1530 के दशक के अंदर वी विल फाइंड कि हुमायूं वाज सपोज्ड टू टेक एक्शन इन ईस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बट हुमायूं कीप मम, समझे नहीं समझे। हुमायूं के लिए ऐसा कहते हैं कि जब उसको ये लेटर मिला था उसके बाद उसने प्लान भी किया कि मैं जाऊंगा गुजरात की तरफ मेवाड़ से होते हुए, वी विल फाइंड कि मैं चित्तौड़ कैप्चर करते हुए उसको बचाते हुए गुजरात के ऊपर अटैक करूंगा, बट समाउ डिड नॉट डू दैट। और कहानी हमको ये मिलती है कि 1535 तक आते-आते हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में ओवर पीरियड ऑफ टाइम संघर्ष हुआ। ये संघर्ष में फाइनली हुमायूं को ये समझ में आ गया कि भाई देखो बहादुर शाह को खत्म करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। एंड दिस इज हाउ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन वन साइड शेरशाह या शेर खान, ही वाज रूलिंग इन द ईस्टर्न पार्ट, ही वाज एक्सपांडिंग, हुमायूं डिसाइडेड टू टेक ओवर गुजरात एंड डिफीट बहादुर शाह, कंट्रोल गुजरात फंडामेंटली सर। और ये हुआ भी सही। इन 1535 हुमायूं को अचानक से बुद्धि जो भी है थोड़ी बहुत सर, है ना, उसने अपने सिस्टम को टाइट किया और उसने फिर बहादुर शाह और गुजरात के जो लोकल रूलर्स थे उनको डिफीट कर दिया सर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है सर। एंड इस तरह से इसने गुजरात तो जीता पर मेवाड़ की हेल्प कभी भी नहीं की। आप समझिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हैड ही डन द और हैड ही वू हैव गिवन द हेल्प टू मेवाड़, जब कर्नावती लेटर लिखा था तो इस पीरियड में मेवाड़ इसके साथ में आ जाता और राजपूत इसके फेवर में आ जाते, तो उसने मेवाड़ को बाईपास करते हुए बहादुर शाह को डिफीट किया था, है ना। तो मेवाड़ कंटिन्यू टू बेसिकली ऑफसेट द मुगल्स इन द लेटर पीरियड, कल पढ़ेंगे हम लोग, कल या मतलब नेक्स्ट मंथ के अंदर, तब अकबर के टाइम के ऊपर कहानी शुरू होगी, बट ये कहानी अब चलती रही है सर। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन 1535 ही डिफीटेड बहादुर शाह। सो आफ्टर ही डिफीटेड बहादुर शाह
वी विल फाइंड कि ही कैप्चर्ड द गुजरात रीजन एंड अहमदाबाद और बाकी जगह। बहादुर शाह उस पीरियड में दीव भाग गया होता है पोर्चुगीज के पास गेटिंग ओपन, और हुमायूं ने मतलब दावा कर दिया, आगरा तक मैसेज पहुंचा दिया कि देखो जो काम समझे कि बाबर नहीं कर पाया या कोई और दिल्ली का राजा नहीं कर पाया वो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। गुजरात तो जीता उसने, मांडू और सेंट्रल इंडिया भी जीत लिया है ना, मांडू धर चंपानेर, क्योंकि उसी पीरियड में बहादुर शाह ने ये सब कुछ जीता हुआ था, उसके हाथ में आ गया सब गेटिंग ओपन। इस बेसिस के रूप में आप समझने की कोशिश करिए कि हुमायूं को आगे क्या करना चाहिए था। तो हुमायूं को ये ध्यान रखना चाहिए था कि गुजरात जीता है, सेंट्रल इंडिया जीता है, तो मैं उसको कंसोलिडेट करूं, ना कि मैं इसको किसी और ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप पे जाऊं जो इसका बंटाधार कर दे। एज ऑलवेज शासक का विजन नहीं होता तो क्या होगा, उसका परिणाम आपको यहाँ गुजरात में मिलता है। इन 1535 हुमायूं वन गुजरात, बहादुर शाह टू सीक रेफ्यूज द पोर्चुगीज। उसके बाद की कहानी इंटरेस्टिंगली ये मिली कि हुमायूं ने अपने भाई को बुलाया, वो भाई जो उसके सामने बगावत कर चुका था पहले, समझे नहीं समझे, अस्करी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, मिर्जा अस्करी हु हैड ऑलरेडी रिबेल्ड अगेंस्ट, नो डाउट उसके कहे में था पर थोड़ा बहुत था, कमरान सबसे नालायक था उसमें, वो अफगानिस्तान में बैठा भी आएगा वो। अस्करी को कहा कि सड़क से उठा के स्टार बनाऊंगा और मैं तेरे को गुजरात का गवर्नर बनाता हूँ। देखिए अस्करी के लिए तो जैकपॉट था साहब ये, गेटिंग ओपन, क्योंकि कहाँ वेस्टर्न यूपी में संभल नाम का विस्तार है ना, जहाँ आए दिन तमखाट मचते रहते थे, और कहाँ गुजरात जहाँ पैसा, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान, इतना बड़ा एम्पायर। गुजरात इससे मतलब संभल तो छोटा एरिया था सर, संभल तो वेस्टर्न यूपी में है, ठीक है, कितना बड़ा एरिया है संभल, इज नॉट दैट मच बिग एरिया, और उसके ईस्ट में जाओगे तो अफगान आ जाते थे, तो वहाँ तो जान नहीं पाता, उसके और साइड में तो ये खुद आगरा में बैठा हुआ था, वहाँ से ये बंदे को गुजरात की गड्डी मिली है, तो इसको ठीक ठाक चलाना चाहिए था, नहीं चलाना चाहिए था। और भाई के अपने एम्बिशन से भाई को पहले एक रूम के कमरे में डाला था, वहाँ से 4 बीएचके का फ्लैट लेके दे दिया, तो भाई ने उसको पार्टी प्लेस बना दिया। सिंपल है ना सर, उसने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। गुजरात के जो सारी एडमिनिस्ट्रेटर्स और बाकी सारे लोग तो नाराज हो गए अस्करी से, बोले यार तुम यहाँ कंसोलिडेशन करने का काम करो, ये कर रहे हो, तो ये एक्चुअली मिसमैनेज गुजरात। तो अस्करी ने जिस तरह से मिसमैनेज किया ना सर, ओके, उसका लाभ देखिए बहादुर शाह को मौका मिला, और बहादुर शाह को लोकल गुजरात के राजपूत रूलर से बड़े सपोर्ट करने लग गए 1535-36 में, 1535-36 में। तो बहादुर शाह स्टार्टेड रिक्लेमिंग गुजरात, और आयरनी इस बात की है कि 1535 में गुजरात जीता था, 1536 में घुमा दिया। फिर अकबर आएगा 30 साल के बाद, बोले इनके बदौलत हम गुजरात जीतने चले थे। देखिए दे हैड वन गुजरात, अकबर के लिए तो अलग संघर्ष था, ये जीत गया था सर हुमायूं, इसने ईस्ट भी जीता था, वेस्ट भी जीता था सर, पर व्यक्ति का विजन नहीं होता तो क्या होता है, ये सब चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। राजा को कुछ और चीजें पसंद बहुत थी। सो इन 1535 है ना, नेवर सेलिब्रेट अर्ली, गेटिंग ओपन, ओके, गुजरात इन्होंने हार गए, 1536 में फिर से रिकैप्चर कर दिया बहादुर शाह ने, रिकैप्चर करने के बाद गुजरात में अपना कंसोलिडेशन एस्टैब्लिश कर दिया, गेटिंग ओपन, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि बहादुर शाह वाज एबल टू रीडोमिनेट ओवर गुजरात, एंड दैट शोज कि हुमायूं हैड लॉस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइज्ड पोजीशंस दैट ही हैड गॉट सर। बहादुर शाह लोधियों के समय से बैठा हुआ है ना, 1511 में वी विल कम टू नो गुजरात की गद्दी में आया था, इब्राहिम लोधी के यहाँ जो कांड हुआ ना, तब से हमको ये पता चलता है कि वी विल फाइंड कि बहादुर शाह का दबदबा था। वहां तक की बात हो रही थी कि बहादुर शाह को इब्राहिम लोधी के बाद सत्ता में भी लाया जा सकता है सर, है ना, अफगान नोबिलिटी में भी इसका दबदबा था सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो वी विल कम टू नो कि बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात हैड हिज इन्फ्लुएंस इन दिल्ली एज वेल, और उसके बाद फिर उसको थोड़े समय तक जौनपुर का इख्तियार दिया गया था, मतलब शर्की डायनेस्टी को मैनेज कर दिया था लोधी ने। तो बहादुर शाह वाज गिवन द लैंड अराउंड जौनपुर, और तब किसी ने बहादुर शाह को कहा कि देखो गुजरात में तुम्हारा बेसिकली जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ रही है सर। तो इस तरह से फिर बहादुर शाह केम टू गुजरात, गुजरात में फिर उसने अपने एस्टेब्लिशमेंट की। मुजफ्फर शाह का जो फादर था, मुजफ्फर शाह टू, उसकी मृत्यु के बाद उसने सत्ता हाथ में ली। ये बहादुर शाह था जिसके कोर्ट के अंदर ही वी विल कम टू नो कि उसने तुर्किश लोगों को भी आश्रय दिया था। ही न्यू दिस पार्ट कि भाई मुझे तो तुर्किश जो भी लोग सबके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन बहादुर शाह वाज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। इनफैक्ट 1535 में गुजरात घुमाने के बाद 36 में एक साल में कैप्चर करना ये दर्शा रहा है कि बहादुर शाह लाइक में पॉलिटिकल कमांड और गुजरात वाज वेरी सिग्निफिकेंट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस उसने गुजरात, मारवा, मेवाड़, खानदेश तक अपना दबदबा बना लिया। इनफैक्ट बहादुर शाह के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुमायूं नहीं थे, बट उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल गया पोर्चुगीज। तो 1536 में जब बहादुर शाह ने गुजरात को रिकैप्चर किया, इनिशियली ही हैड सीक द हेल्प ऑफ द पोर्चुगीज, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि बहादुर शाह ने पोर्चुगीज को ओवर ट्रस्ट कर दिया, और आपको भी पता है कि जब जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं तो क्या होता है। तो आयरनी इस बात की थी कि 1536 में उसने गुजरात रिकैप्चर किया, पर पोर्चुगीज के साथ जब बातें करने के लिए पोर्चुगीज ने निनोडी गुनाह ने उसको बुलाया, समुद्र में डुबा दिया गया। वरना आप लिख के कह दो कि इट वुड हैव बीन बहादुर शाह और शेर खान, शेर खान तो बना, पर बहादुर शाह उसके पहले एम्पायर बन जाता। तो एक साइड के ऊपर 1536 में बहादुर शाह की मृत्यु हुई, और वेस्टर्न इंडिया, मालवा, गुजरात एंड इवन मेवाड़ का जो इशू था वो टेम्पररी, अगर आप समझने की कोशिश करो ठंडा होगा। वरना ये व्यक्ति एक ऐसे पावर के रूप में निकल के आया था, क्योंकि ये दिल्ली से लेकर सब जगह पॉपुलर था, अफगानों के विषय में पॉपुलर था। इब्राहिम लोधी के कोर्ट, इब्राहिम लोधी से जलता था साहब। वीडी महाजन साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि इब्राहिम लोधी यूज्ड टू फियर दिस गाय, दैट इज वन ऑफ द रीजंस उसको दूर भेजता था। ओके, इनफैक्ट इब्राहिम लोधी व्हेन ही वाज फाइटिंग द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, बहादुर शाह हैड सीन ऑल दिस थिंग, ही वाज अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग सर। पानीपत की लड़ाई में भी वहां पे हाजिर था, कट मार दिया उसने, उसको समझ में आ गया कि गेम बदल रही है सर, गेटिंग ओवर, समझे, ही डिड नॉट पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली बट ही हैड सीन द प्रिपरेशन एंड ही वाज देयर प्रेजेंट, है ना, कि क्या होगा, बट ही डिड नॉट टुक पार्ट, उसको अपनी गेम करनी थी बहादुर शाह को। तो इस तरह से पीपल फाइंड ही वाज वेरी स्मार्ट, है ना। बट देन पोर्चुगीज इसको निपटा देते हैं, निपटने के कारण जो हुमायूं का एक चैलेंज है वो खत्म हुआ, तो अभी दूसरा चैलेंज बाकी है, और वो था शेर खान का। वही शेर खान जो फिर से अपने पावर को रिवाइव कर रहा था राइट फ्रॉम 1532 ऑनवर्ड्स। सो हुमायूं थॉट कि हाश शांति हुई, है ना, अब राजपूत की चैलेंज खत्म हो गई, गुजरात की चैलेंज खत्म हो गई, अब भानु की चैलेंज तो कहाँ खत्म हुई, 1532 के बाद आपने उनको फ्री हैंड दिया था, चुनार की पैक्ट के बाद यू हैव गिवन देम द कंप्लीट फ्री हैंड। तो आपने जिस तरह से उनको फ्री हैंड दिया था तो उनको मौका मिल गया। तो आफ्टर बहादुर शाह लॉस्ट, अब बहादुर शाह पास अवे, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद भी गुजरात इनके हाथ में आया नहीं था, और कम से कम उतनी चिंता खत्म हो गई कि गुजरात से अटैक होकर कू नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं? नहीं, बहादुर शाह से नहीं आएगा, नहीं आएगा, ओके, दे विल नॉट आस्क यू क्वेश्चंस। सूरी डायनेस्टी लिखी हुई है, प्रोविंशियल नोबल्स में नहीं लिखा हुआ है इसके। देखो जहां आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है वहां से सवाल आ रहे हैं, ये पर पीटीवीटी में बहुत आते हैं, इस बार भी आया कि गोवा किसने, दीव किसने, कौन गुजरात का रूलर था जब गुजरात और दमन, दीव दमन कैप्चर किया, बहादुर शाह ही था ना। क्योंकि बहादुर शाह ने 1534 में वी विल फाइंड कि पहले पोर्चुगीज के साथ ट्रीटी की, बसिंग दे दिया इनको, बसिंग और दमन। लेटर फिर दीव को लेकर लड़ाई हुई, उसमें फिर उसको पानी में डाल दिया गया सर, तो 1536 में पानी में डाल दिया, मर गया। देखिए पानी में डालने के बाद मतलब बहादुर शाह की मृत्यु के बाद द नेक्स्ट रूलर ऑफ गुजरात कंटिन्यू टू रूल, बट विल नॉट सी कि विल सी दैट नाउ हुमायूं को चैलेंज नहीं होगी टाइम बीइंग,
अब हुमायूं के लिए एक ही चैलेंज थी, वो थी शेर खान की, यार ईस्ट से अटैक हो सकता है। और 1536 के बाद हुमायूं को किसी ने आगाज किया कि भाई तूने इसको छोड़ के रखा था ना, फ्री हैंड दिया था अफगानों को, नाक में दम कर रहे पूरी ईस्ट में, बोले क्या बात करो। बोले शेर खान पूर्ण रूप से पूरे बिहार और बंगाल के ऊपर अपना डोमिनेशन बना के बैठ गया। 3-4 साल से तुम देख ही नहीं रहे हो, पहले 2 साल तो तुम दिन पनाह में कुछ और चीज़ों को पनाह दे रहे थे, समझे नहीं समझे, तो उसके चक्कर में तुम डूबे। फिर तुम गुजरात की तरफ ध्यान दिए तो उसमें तुम डूबे। इन सब के चक्कर में तुम्हारा ये जो शेर खान नामक व्यक्ति, जिसको तुमने फ्री हैंड दे दिया था, वो डोमिनेटिंग कंडीशन में आया है, तुम्हारा बौखला गया, बोले इसकी सर्विस करेंगे सर, ठीक है। तो 1537 के अंदर हुमायूं ने फिर से फ्रंट खोल दिया शेर खान के सामने 1537 में। एंड इन 1537 हुमायूं सेड कि अब मैं शेर खान को मारूंगा, और फिर से उसने ईस्टर्न इंडिया में फ्रंट खोलना शुरू कर दिया। इन दिस फ्रंट ही वंस अगेन रिकैप्चर्ड चुनार, दैट वाज एक्चुअली द मेन होल्ड जो शेर खान से उसने लिया था, फिर शेर खान ने रिकैप्चर किया था सर, और वो फिर से चुनार के ऊपर अपना होल्ड बनाते हुए कह रहा है कि शेर खान तुम यहाँ से निकल जाओ सर। तो शेर खान वाज लाइक ओके कोई बात नहीं सर, गेटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि शेर खान ने हुमायूं को कहा कि देखो सर गलती हो गई, मुझे लगा कि तुम आओगे नहीं, इसके लिए मैं फिर से चुनाव जीत के आ गया था, फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश किया था, पर तुम आए हो तो आई एम रेडी टू टॉक टू यू, और तुम्हारे साथ बात करते करते अपन कुछ काम करते हैं सर। तो 1537 में 1537 के अंदर वी विल फाइंड कि हुमायूं ने चुनार के ऊपर सेकंड सीज किया। फर्स्ट सीज और सेकंड सीज के बीच में फर्क ये था कि व्हेन द फर्स्ट सीज हैड टेकन प्लेस, चुनार वाज सपोज्ड टू बी गिवन बैक टू हुमायूं, और वो हुमायूं ने ले भी लिया था, पर इन बिटवीन 4-5 साल का इंटररेग्नम हुआ था, उसमें चुनार को फिर से शेर खान ने पकड़ में ले लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हुमायूं ने फिर इसके ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद 6 महीने तक वहां बैठा रहा, और फाइनली वी विल कम टू नो कि शेर खान के साथ उसने ट्रीटी कर दी। ट्रीटी करने के बाद उसने शेर खान को कहा कि तुम यहाँ से निकलो तो ही ठीक रहेगा, वरना यहाँ मजा नहीं आएगी सर, ओके। इस तरह से शेर खान लॉस्ट चुनार, और शेर खान चला गया बंगाल में। अब देखिए बिहार एंड बंगाल जो व्यक्ति जीत के बैठा है पिछले 6-7 साल से, उन सब विस्तारों के अंदर उसका दबदबा है। तुम एक नए व्यक्ति के रूप में वहां पे गए हो, तुम 6 महीने वहां पे रुके तो हो, पर तुम्हारा कामकाज ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे भी तुम कई दिन पनाह वाला कार्य कर रहे थे तंबू के अंदर भी। और इस दौर के अंदर तुम्हें ना ही वहाँ की ज्योग्राफी पता है, ना ही तुम्हें वहाँ पे वी विल फाइंड की कोई प्रकार की व्यवस्था पता है। और शेर खान ने जाके जब चुनार छोड़ा, बनारस छोड़ा, बनारस से बंगाल की तरफ गया, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि शेर खान बंगाल में जाके डोमिनेट करता है। जब वो डोमिनेट करने का काम कर रहा था, तो हुमायूं का ध्यान फिर पड़ा कि यार इसको तो मैंने ईस्ट से भगाया, बंगाल में जाके चला गया। बंगाल में गया तो हुमायूं की सेना ने कहा कि सर चलो लेट अस फर्दर गो टुवर्ड्स बंगाल, लेट अस विन ओवर द गौड़ प्रदेश, गौड़ मतलब बंगाल का ही नाम था। और उसके बाद शेर खान को वन इन फॉर खत्म कर देते हैं। मतलब बात तो सही की तुमने। अब शेर खान ने गेम की थी, गेटिंग ओपन, ओके। शेर खान ने प्लान ये किया था कि हुमायूं जब चुनार से बंगाल की तरफ आएगा, तो रास्ते में इसके लिए व्यवस्था की जाए, गेटिंग ओपन। मतलब क्या व्यवस्था करेंगे, तो बोले इसके लिए थोड़े डिस्ट्रैक्शन होने चाहिए, है ना। अगर एक व्यक्ति अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन या घर से लाइब्रेरी की तरफ पढ़ने जा रहा है, तो रास्ते में एक मोमोज की दुकान उसको दिखनी चाहिए, बाजू में वी विल कम टू नो कि कहीं पार्लर दिखना चाहिए, पान पार्लर ऐसा, नाश्ता वास्ता मिल जाए, गेटिंग ओपन, ओके। उसके बाद में कहीं मॉल दिखना चाहिए, है ना, समझे। लास्ट कुछ नहीं हो तो बाटी बाटली की दुकान, और वहाँ पे उसको दिखना चाहिए कि एक के ऊपर एक फ्री है। कुछ कुछ लोगों के लिए हम ये भी कह सकते हैं नोट्स भी दिखनी चाहिए, पर सारी भाषा में वो मेन पोजीशन में नहीं पहुंचना चाहिए, गेटिंग ओपन, ओके। और हुमायूं जब निकला चुनार से लेकर बंगाल की तरफ, सो द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर खान स्टार्टेड मेकिंग हिज गेम। उसको पहले बंगाल की तरफ लाया गया, गेटिंग ओपन, ओके। अंदर घुसाया गया, ठीक ठाक ठीक ठाक ठीक ठाक अंदर लाते लाते उसको बीच बीच में रोका गया। कैसे रोकेंगे, तो उसको बीच बीच में सप्लाईज दिए जाते थे बाय शेर खान हिमसेल्फ, सप्लाई उसके शॉप जो थे ना उसके अंदर से। और ये जैसे जैसे बंगाल की तरफ आता रहा, वैसे वैसे वी विल सी कि शेर खान ने इसके पीछे के जो रूट्स थे वो तोड़ दिए। सो द मोर इंटीरियर हुमायूं यूज्ड टू एंटर, शेर खान टुक अवे ऑल द कम्युनिकेशन रूट्स दैट वर कनेक्टिंग दिल्ली एंड बंगाल। तो आप समझने की कोशिश करिए, राइट फ्रॉम वेस्टर्न यूपी मतलब कन्नौज से शुरू करोगे, कन्नौज से शुरू करके बंगाल तक आते आते जो भी सप्लाई रूट थे ना, वहाँ शेर खान ने अपने बंदों को बिठाया, क्योंकि हुमायूं की सेना यहाँ पे लड़ रही थी। हुमायूं की सेना यहाँ पे लड़ रही थी मतलब मौज कर रही थी। यथा राजा या तथा सैनिक, जैसा आपका राजा वैसा सैनिक, सैनिकों को मजा आ गई थी, राजा अपना मौज में तो अपने कहा, है ना, हम भी है जोश में, बातें कर होश में, सर है ना, सही ला रहे। सैनिकों को भी सप्लाई मिल रहा है उनको, सर ठीक है, चाहिए क्या सर, गेटिंग ओपन। तो उनको लग रहा था कि यही सुख है, सुख ये नहीं है, सुख साम्राज्य है। ये तो तुम है ना 2 घड़ी के सुख के लिए तुम सबको लुटा रहे हो अपना सर। तो आधे पी में बैठे रहे, आधे कुछ और कार्यों में बैठे रहे सर। और शेर खान ने इसको बराबर से लपेटे में ले लिया, गेटिंग ओपन। और बराबर से लपेटे में लेते इसको अंदर की तरफ लेके आया। ये 1537 से लेके 1540 तक का, 1539 तक के पीरियड के अंदर ये सब कांड किया गया 2 साल में। चुनार को रिकैप्चर करने के बाद हुमायूं जब ईस्ट की तरफ बढ़ा, तो शेर खान ने पूरे के पूरे सप्लाई रूट्स दिल्ली और बंगाल के बीच में धीरे-धीरे कैप्चर कर दिए। ये कैप्चर करने के बाद वी विल कम टू नो कि हुमायूं को अंदर की तरफ लाया गया। और जब ये हुमायूं कार्य कर रहा था ना सर, व्हेन हुमायूं वाज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, तब शेर खान ने अपने हिसाब से गेम कर दी। अब शेर खान ने ये इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली मुगल कोर्ट में भी पहुंचाई थी कि देखो भाइयों, तुम्हारा जो इकलौता राजा जो है वो यहाँ बंगाल में है ना मौज कर रहा है, आगरा खाली है, दिल्ली खाली है, जो करना है करो। तो हुमायूं के जो दूसरे भाई लोग थे ना, समझे, उनके लिए मौज आ गई थी। बोले वाओ, तो ऊपर कामरान बैठा हुआ था अफगानिस्तान में, तो उसको पता चला कि दिल्ली आगरा की गद्दी खाली है। मिर्जा अस्करी तो गुजरात में मार पड़ा था, तो वो थोड़ा ठंडा रह के बैठा हुआ था, जस्ट टॉकिंग लाइक वाओ, है ना, वही कहानी, है ना। और तीसरा था हिंडाल। हिंडाल को एम्बिशन ऐसा था कि यार मेरे को ये मेवातियों के साथ डाल के तुमने मेरी पूरी बजा के रखी है ना। हिंडाल बड़ा नाराज था, है ना, ये तो ठंडा हो गया था गुजरात में मार खा के। इन दोनों के एम्बिशन अभी भी बाकी थे कि हम कुछ बड़ा करेंगे, है ना। इसको गुजरात का गवर्नर बनाया था, गुजरात टूटा, इसके बाद ये ज्यादा एम्बिशन नहीं रहता है, यार मार पड़ेगी मेरे को। तो हिंडाल वाज लाइक कि देखो मेरे को अब करना है, कामरान थोड़ा दूर था। तो हिंडाल ने 1538-39 में जब हुमायूं बंगाल में मैरी मेकिंग कर रहा था, तो इसने आगरा की तरफ जाने की कोशिश किया, गेटिंग ओपन। और इसकी जानकारी हुमायूं को बंगाल में पड़ी। बोले भाई मैं 3 साल से निकला हूँ, 1537 से 1539 तक का पीरियड आया है ना, और मैं ना ही पूरी तरह से रीजन को कैप्चर कर पाया, कंसोलिडेट कर पाया। गुजरात में नो डाउट चैलेंज नहीं बची है, कोई मेरे को चैलेंज नहीं करेगा, पर ये तो मेरा भाई खुद कर रहा है, माय ब्रदर इज कमिंग, गेटिंग ओपन, ओके। तो हुमायूं को 2 साल के बाद ईस्ट में कैंपेन करने के बाद, चुनार को रिकैप्चर करने के बाद, बंगाल की तरफ वो घुस रहा था, तब उसको बुद्धि आई कि लेट्स गो बैक, गेटिंग ओपन, ओके। ये बुद्धि आई थी 1539 के जून जुलाई महीने में, समझे। अब शेर खान ने तब तक तो सप्लाई रूट सब काट के रखे थे पीछे जाने के लिए, और जून में तो बारिश भी आ जाती थी, अब थोड़ी लेट आती है, पहले तो जून में आ जाती थी सर, गेटिंग ओपन ना। बारिश आती है तो बिहार और बंगाल में तूफान आता, समझ में आया कि नहीं आपको सर। शेर खान तो 7 साल से यहाँ बैठा हुआ था, वो तो राह देख रहा था इस दिन के लिए, अंदर बुलाओ, इसने मेरे को चुनाव से ईस्ट में भेजा, तो मैं ईस्ट को जीतूंगा, गेटिंग ओपन। तो प्री मॉनसून शॉवर्स की शुरुआत हो गई,
तो कहानी ये है कि 1539 के अप्रैल से जून तक के ट्रांजिशंस के अंदर हुमायूं डिसाइडेड टू गो बैक। पीछे लो। शेर खान ने कहा कि जाओगे कहाँ बाबा, है ना, यू कैन एंटर एनी पॉइंट ऑफ टाइम बट यू कैन नॉट नेवर लीव, है ना, वेलकम टू द होटल कैलिफोर्निया, सच अ लवली प्लेस, होटल कैलिफोर्निया करके गाना है ना सर, ओके, ईगल्स करके एक बैंड का, है ना, तो आप कभी भी आ सकते हो पर जा नहीं सकते, ठीक है, अपनी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं, तुम आए अपनी मर्जी से मेरे को हराने के लिए, खत्म करने के लिए, बट आई नेवर अलाउ यू टू रिट्रीट। तो हुमायूं जब वापस जा रहा था ना, तो शेर खान ने उसको धर दिया रास्ते में, धर दिया चौसा नाम की जगह में, कड़ी मोबाइल के, और चौसा में दो आर्मी सामने सामने बैठी हुई, समझे, यहाँ हुमायूं की कैंप है और यहाँ शेर खान की कैंप है, दोनों आर्मी तंबू डाल डाल के सामने सामने बैठी हुई है। शेर खान वाले सैनिक हमेशा शेर खान को आके कहते थे कि सर अब कर दे, बोला नहीं, हुमायूं वालों को कहा गया, हुमायूं के द्वारा, बोले रुको अभी, तब तक आराम करो, तो पीछे शेर खान इनको सप्लाई दे रहा है इनकी कैंप में भी, शेर खान अपनी कैंप में भी सप्लाई दे रहा था, समझे, एंड उनकी कैंप में भी सप्लाई दे रहा था, सप्लाई जो उनकी सेना को चाहिए था वैसा डिसिप्लिन था नहीं। बाबर भी कोसता अपने सैनिकों को, वो ससुर लड़ने गए क्या करने गए, देखो आर्मी वी विल फाइंड की संस्था जो है वो डिसिप्लिन से चलती है कोई भी, कड़ी मोबाइल के लकीर का फकीर सर, एक बार लाइन अपने कमांड सीओ ने बोल दिया सर ये करना है तो करना, नथिंग डूइंग, यहाँ तो तुम देखो ये मौज क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फ्यूडल फोर्सेस था ना, बाबर तो थोड़ा भी टाइट करके रखा था, हुमायूं तो वो भी नहीं कर पाया, ही डिड नॉट, क्योंकि ही हैड मल्टीपल फैक्शंस विद द आर्मी, सबको खुश करना था उसको। तो 1539 में चौसा में जब ये सामने सामने मिले तो 3 महीने तक इन्होंने आमने सामने तंबू डाल के बैठा है। शेर खान यहाँ पे भी बोल रहा है कि रुको अभी नहीं, बोला अब अटैक करें, बोले नहीं, अब लड़ाई करें, नहीं सर, समझे। अप्रैल महीने से ये लोग इकट्ठे हो गए थे सामने सामने, जून महीने तक शेर खान ने 3 महीना देखी फॉक्स, समझे, बोले क्यों, बोले अभी बारिश आएगी देखो, फिर हुमायूं का कैंप जहाँ पे लगवाया गया था वहां से नदियां जाती थी, समझे, फ्लड जोन में था, फ्लड प्लेन क्या कहते हैं, और जून महीने में बारिश आई, पानी पानी हो गया हुमायूं का तंबू, बोले ये कहाँ से पानी आ गया ससुरा, शेर खान कहता मारो उनको जाके, समझे, फिर मारा उनको, तगड़ा मारा सर, है ना, मतलब खुंदल खुंदल के मारा सर। 3 महीने तक एक तो आपको ललचा के रखा है उनकी आर्मी को भागने ना दे, और पीछे का रूट तो उसने तोड़ दिया था, स्ट्रेटजी है ना। देखो फॉक्स की हैबिट्स, फॉक्स मतलब आपको हर जगह पे दिखेगा, शेर खान को अलग से मतलब इसी कंटेक्स्ट में पढ़ना होता है, उसने ऑलरेडी रिफॉर्म्स किए थे, कल पढ़ेंगे रिफॉर्म्स के बारे में, बट यू रियलाइज दिस पार्ट, हुमायूं मेरे को क्यों मारा, तो साहब जून के एंड महीने में लास्ट वीक में हुई थी 25 तारीख के बाद, आगे स्लाइड्स में होगा तारीख, तो उसमें जब ये लड़ाई हुई तो हुमायूं पानी में डूब गया था सर, कड़ी होगा डूब गया था, उसके सैनिक ने उसको निकाला, हुमायूं की बीवी मर गई, उसकी आधी आर्मी डूब गई सर, समझे, वो तो तुम्हें देखना चाहिए था ना कि वेयर यू आर बेसिकली स्टॉप बाय। एक बाबर था जो पानीपत की जगह चूज करता है, और एक हुमायूं था जो खुद ही अपने लखनऊ के कारण, अपनी हरकतों के कारण, समझ गया ना सर, ठीक है, रिवर बेसिन में खड़ा था, उसको समझ में नहीं, वो भूगोल नहीं आती, है ना, ज्योग्राफी हैज अफेक्टेड ऑल द डेवलपमेंट्स ऑफ एंशिएंट medieval एंड मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी कैन मेक अ वॉर, इट कैन ब्रेक अ वॉर, इट कैन क्रिएट विक्टोरियस पार्टीज एंड इट कैन आल्सो क्रिएट लूजिंग पार्टीज, भूगोल है ना, भूगोल है, भू तो गोल है, और भी बहुत सारी चीजें गोल होती है साहब, मतलब जितने भी डेवलपमेंट आज भी देख लो सर, सैकड़ों लड़ाई ऐसी है दुनिया के इतिहास में मॉडर्न वॉरफेयर में जहां भूगोल के कारण आप जीत नहीं पाए, समझे, हमको कारगिल में कितना नुकसान हुआ, 1:10 का रेशियो था हमारा, ऊपर बैठे पहाड़ों में सर, नीचे है प्लेन, ऊपर जाते जाते हमको कितना मारा, कितने सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। हाँ साहब मानेकशा देख लीजिए, उन्होंने मानसून की चूज किया, मानसून के बाद का पीरियड की चूज किया, तो बांग्लादेश का चैप्टर खुलने वाला था, ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करने की बात हो गई थी, मेरा गांधी ने कहा कि भाई करना है, उन्होंने कहा कि नो मैडम अभी नहीं, अभी 3-4-6 महीने मुक्ति बाहिनी से काम चलाओ, हम जाएंगे आफ्टर मानसून, और विकी कौशल का मूवी आ रहा है ना सांबादुर, तो दिस हैपेंस एवरीवेयर ना सर, ठीक है, यहाँ ये बुद्धि, क्योंकि ही वाज नॉट अ जनरल सर, हैड इट बीन बाबर इन दिस कंडीशन ना, यू विल सी दैट बाबर वुड हैव मेक अ वेरी रीजनेबल, उसको वहां शेर खान को मार के आता, बाबर 13 साल से लड़ रहा था, तो ओवर टेम्पर चाइल्ड था, समझेंगे, बाबर पहला बेटा ओवर टेम्पर होता है घर में, पहला या सबसे आखिरी वाला, बीच वाला को कुछ नहीं मिलता, विल फाइंड या फर्स्ट और द लास्ट, डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन कहां पे है, कैसी, मतलब 3-4 बहनों में सबसे लास्ट भाई है तो वो ओवर टेम्पर होगा, या सबसे पहला है इसके लिए ओवर टेम्पर होगा, पहला कोई बेटी भी हो सकती है, वो भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा ही है, बेटी बेटी जो फर्स्ट होता है मतलब उसके लिए अलग ही, सेकंड वाला बोला ठीक है, इवन फर्स्ट के लिए एक्स्ट्रा केयर की जाती है घर के अंदर, है ना, उसको कुछ लगे ना, उसको ये ना, दूसरा होता है तो उसको करने दो, रगड़ा मट्टी मट्टी खाएगा, दूध मट्टी, पहले को लेके पेरेंट्स बड़े चिंतित होते हैं, इसको कोई इन्फेक्शन ना लगे, इसको कोई बीमारी ना लगे, फर्स्ट चाइल्ड सन डॉटर जो भी हो, समझेंगे, तो मैं भी किसी घर पे गया था, तो उनकी डॉटर है, बड़ी डॉटर, तो बड़ी डॉटर जो थी वो बड़ी हुई थी, तो उसके पूरे घर में सिक्योरिटी लगा के रखी थी, मतलब है ना, वो कुशनिंग लगा के रखा था, दीवारों के ऊपर उन्होंने वॉल प्रोटेक्शन लगाया था उसका, है ना, कहीं पे लग ना जाए वो सब, ठीक है, एंड फिर उनका दूसरा भी सेकंड उनको एक सन हुआ था, तो उसको वैसे ही गार्डन में रगड़ा कर रहा है, मतलब मट्टी खा रहा है, खाने दो ना, बोले पहले वाले हमने बहुत झंझट दी तो रियलाइज दिस पार्ट, मतलब पहले वाले भी बड़ा प्यार, तो उनकी बेटी है बड़ी डॉटर, वो सेकंड लड़का, बोले उसको करने दो, कर रहा है, ठीक है, 2-4 बार गिरेगा तो ही ठीक होगा, मतलब उसमें तो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे थे आप, बोले वो हाँ था, तो मेरे को यही याद है, पहले के लिए अलग ही होता है, ठीक है, तो वी विल फाइंड कि है ना, उसको जमीन पे लेटा दिया, बोले मैंने वो खिलौना मुंह में डाल दिया, कोई बात नहीं सर, खा जाएगा सर, वो देख ले भाई, बोले उसको तगड़ा करना है सर, ठीक है, ओवर पैम्पर्ड हो गए सर बच्चे, वो बात तो ठीक है सर, खैर, तो वी विल कम टू नो कि जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेयर वी विल सी, देखो ये कह रहे हैं कि मिडिल चाइल्ड से हमको ट्यूशन मिला, तो यहाँ चौसा के अंदर ये गेम होगी, ये गेम होने के कारण वी विल फाइंड कि हुमायूं मरते मरते बचा, अब मर गया तो जैसे भी इधर उधर की कहानी खत्म हुई और आगरा पहुंचा है ना, जान बची सो लाखों पाए सर, ओके, तो आफ्टर बैटल ऑफ चौसा शेर खान हैज प्रूव्ड कि हु इज ही ना, और प्रैक्टिकली ये होना चाहिए कि अब शेर खान की दबदबा थी सर, हुमायूं चौसा के बाद हारने के बाद ही गोस टू आगरा, और आगरा जाके उसने अपने भाइयों को बुलाया, बोले भाई तेरे भाई को मार पड़ी, पता ही नहीं पता सर, है ना, सब लोग इकट्ठे हो जाओ ना, गेटिंग ऊपर, उसने कामरान को फोन किया अफगानिस्तान, बोले भाई है ना, हिंदल तो बैठा ही था, हिंदल तो आ गया था ना, मिर्जा करी है ना, सब आए, तो कामरान वाज लाइक देखो भैया योर स्ट्रेटजी बैड स्ट्रेटजी, आई स्टे इन अफगानिस्तान, आई नो हाउ टू फाइट अगेंस्ट अफगान, हां यू गिव मी फ्रीडम, मैं 20-25 बंदों के साथ आऊंगा और मैं इनको रगड़ कर दूंगा, समझे नहीं समझे, मेक मी द लीडर, तुम पीछे बैठे रहो, तुमको ऐसे ही मार पड़ी, हुमायूं को डर लग रहा है, बोले आएगा 25,000 बंदों के साथ, ये मेरी ना गाड़ी पलटा दे शेर खान के साथ साथ, नहीं ओके समझ में आई, सो कामरान ऑफर्ड हिम द हेल्प, कामरान ने उसको हेल्प किया कि मैं आऊंगा, बंदे बंदे लेके, तुम अपनी पुरानी बात छोड़ दो, अभी हमारा इमीडिएट थ्रेट जो है अफगान है ना, उसको निपटाना है, और कामरान जेन्युइन भी था, तो कामरान अफगानिस्तान में रहता था, काबुल से लेकर लाहौर तक उसका गवर्नर था वहां का, तो कामरान वाज लाइक कि आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद अफगान्स, ओके ना, वहां का गवर्नर हूं तो मुझे पता है ना कि कैसे डील करना है, बट आई शुड बी द लीडर, है ना, 20-25,000 बंदे मेरे आएंगे और मैं आके लीड करूंगा, तुम बैठे रहना आगरा में, पीछे रहना, पर
हुमायूं को ट्रस्ट नहीं हुआ भाई के ऊपर, बोले जीतेगा अफगानों से, एक दिन मेरे ऊपर भी जीतेगा, मतलब अल्टीमेटली शेर खान को हरा के मुझे भी ना पलटा दे सकना, क्योंकि फिर तो है ना वही है कि जो जीता वही सिकंदर सर। तो इस वजह के रूप में कामरान 1530 में 1540 के अंदर ये घटना बनी 39 के बाद। तो उसके बाद कामरान लाहौर की तरफ से आया और आगरा की तरफ आया और आगरा को लेकर उसने प्रपोजल दिया, हुमायूं ने मना कर दिया। हुमायूं ने मना कर दिया तो कामरान ने कहा ठीक है मैं तो चलता हूँ, तो कामरान वापस चला गया। अब बाकी के दो भाई थे, तो हुमायूं देखता हूं उनकी तरफ, बोले शक्ल क्या देख रहे हो, आओगे कि नहीं आओगे, जी भैया भैया। बाकी के दो थोड़े उसके कंट्रोल में भी थे, तो इधर उधर के उसने बंदे इकट्ठे करके तो पीछे बाजार की सेना इकट्ठी की और कहा कि अब हम इनको मारने जाएंगे बंगाल में फिर से, ठीक है ना। पर शेर खान इनसे स्मार्ट निकला। शेर खान वाज लाइक कि तुम अब थोड़ी बंगाल में आओगे, हम आएंगे आगरा की तरफ। तो पहली लड़ाई चौसा में हुई थी ईस्टर्न पार्ट में, वहां से शेर खान इनको मिल गया कन्नौज में। अरे कन्नौज मतलब क्या, आगरा से एकदम एंट्री गेट आ गया, कितना घंटा लगता है, 1 घंटा 2 घंटा लगता है कन्नौज से आगरा, कितना लगता है भाई, कितना दूर है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कन्नौज एंड आगरा आज की तारीख के अंदर, हाँ एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, है ना। हाईवे से जाओगे कितना होगा, एक्सप्रेस से बन गया यूपी में, तो एक से ढांसू इंफ्रास्ट्रक्चर निकल के आया है। तो आगरा से कन्नौज की तरफ जाते जाते बीच में ही शेर खान ने उसको धर दिया। क्यों धर दिया कि शेर खान वाज लाइक नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन माय रीजन। 220 किलोमीटर है, आगे 3 घंटा लगेगा सबको। यू कैन इमेजिन कि शेर खान वाज इन द विसिनिटी ऑफ आगरा ना। अगर ये कन्नौज चौसा और बंगाल वाज वेरी फार ऑफ, तब हुमायूं उसके घर में घुसा था। यहाँ उल्टा हो गया कि शेर खान उसको रोक रहा है, बोले तू थोड़ी यहाँ पे आएगा, मैं आऊंगा यहाँ पे। तो 1540 में कन्नौज की लड़ाई, वेरी मोमेंट। एंड 1540 एंड द बैटल ऑफ कन्नौज टुक प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ आगरा, हुमायूं गॉट वंस अगेन लॉस्ट। इस पीरियड में वी विल कम टू नो कि शेर खान जो है उसने फिर से गेम की थी, वेरी मोमेंट। हुमायूं अपनी आर्टिलरी लेके आया था सर, समझो। पर शेर खान ने अपनी स्मार्टनेस दिखा कि इनके ऊपर ऐसा सर्जिकल अटैक, सरप्राइज अटैक किया व्हिच वाज लाइक नॉट लाइक नो एक्सपेक्टेड बाय द मुगल्स। तो ये क्या हो गया हमारे साथ, और ऐसी मार पड़ी कि हुमायूं ने कहा कि पहली फुर्सत में निकलो। और कहानी आपको ये है कि 1540 के अंदर जब ये कन्नौज की लड़ाई हुई तो मैं ये कहानी देखने को मिली कि हुमायूं को भागा पड़ा भारत से। कन्नौज एक ऐसी बैटल हुई थी जहां हुमायूं लॉस्ट एवरीथिंग, हिज सीट ओवर दिल्ली, हिज सीट ओवर आगरा, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो प्लान कर रहा है कि मुझे कहीं जाना चाहिए, वो होगा क्या। तो शेर खान ने कहा था कि तू जहां पे दिखेगा वहां पे धर दिया जाएगा, जल्दी वहां से हटो। शेर खान ने आदेश भी दिया था कि जो भी हुमायूं की मदद करेगा उनको भी हम धर देंगे, वी विल नॉट अलाउ इवन करेंगे। तो ये पहले कश्मीर जाने का प्लान कर रहा था हुमायूं, मैं थोड़ा गोइंग टू कश्मीर। तो कामरान ने कहा इधर नहीं आने का, ये लाहौर कश्मीर अफगानिस्तान वहां नहीं रहा है, मैं नहीं आने दूंगा तुमको, यहाँ आओगे तो धर दिया जाओगे, बड़ी मामले ओके। तो इन परिस्थिति में हुमायूं को कश्मीर छोड़ना पड़ा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है उसको मारवाड़ से इन्विटेशन आया, समझिए मारवाड़ से राजा मालदेव है ना, वो कहते हैं कि थोड़ा यहाँ पे आओ, रुको कोई बात नहीं, सब बड़ी मामले। बट इनडायरेक्टली शेर खान ने वहाँ मारवाड़ में मैसेज पहुंचाया कि मेरे दुश्मन को आसरा दिया मतलब तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे, यू गिव हेल्प टू माय फ्यूजिटिव और यू गिव यू आर हेल्पिंग माय फ्यूजिटिव, दैट मींस यू आर माय एनिमी। तो राजा मालदेव ने जिस प्रकार से इनिशियल हेल्प करने की आदेश दी थी उसने रास्ता घुमा दिया। हुमायूं को पता चला कि अगर मैं इनके पास जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे को पकड़वा के है ना शेर खान के हवाले कर दे। तो हुमायूं मारवाड़ से फिर चला गया सिंध की तरफ। तो हुमायूं वाज सपोज्ड टू गो टुवर्ड कश्मीर, द रूट गॉट ब्लॉक्ड, देन ही केम टुवर्ड्स मारवाड़, विल सी कि यहाँ से उसका रूट ब्लॉक किया, वहाँ से आगे गया सिंध में, और सिंध में एक जगह थी जिसका नाम था अमरकोट, है ना। ये अमरकोट नाम की जगह के अंदर हुमायूं थोड़े समय तक रुकता है। मजे की बात क्या है कि इस पीरियड में मिर्जा अस्करी और हिंडाल उसके साथ कांटेक्ट में थे। इस दौर में भाई भाग रहा है पर अपने शौक उसके खत्म नहीं हुए। तो इस दौर में उसने शादी कर दी, ठीक है। और शादी करने के बाद देखिए सर मेरी मोहब्बत, वहाँ पे अकबर का जन्म हुआ 1542 में, जब वो खुद एग्जाइल में रह रहा था, समझिए। तो कहानी हमको ये देखने को मिलता है कि अमरकोट बिकेम द मेन प्लेस वेयर हुमायूं स्टेड इन एग्जाइल फॉर फ्यू इयर्स, ओके। एंड अमरकोट के अंदर ही अकबर का जन्म हुआ कुछ साल तक। 1542 में जब ये अमरकोट में रुका भी था तो अकबर को इमीडिएट जो क्या कह सकते हैं कि वातावरण मिला है, उसके कारण अकबर की अपब्रिंगिंग थोड़ी अलग तरह से हुई। कल हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर क्या होगा सर, ठीक है। अब देखिए कि हुमायूं का प्लान तो ये था कि मैं भाइयों की मदद लूँ और कैसे भी करके भारत में वापस आऊँ सर, ओके। तो उसने फिर कमरान को कॉन्टैक्ट किया कि भाई कुछ कर सकते हो। कमरान ने कहा नको, है ना। इस दौर में हुमायूं अपने लड़के को अकबर को वहाँ कमरान के पास छोड़ के भी जाता है थोड़े समय तक। एंड देन हुमायूं रियलाइज दिस पार्ट कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर मी टू सीक हेल्प फ्रॉम इंडिया, तो देयर इज ओनली वन अल्टरनेटिव, आई हैव टू गो आउटसाइड। तो अफगानिस्तान जाने की कोशिश तो कर रहा था पर कमरान ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, तुमने मेरे भरोसा नहीं किया था। देन ही मूव्ड टू ईरान, तब जाके वो ईरान गया। ईरान में सफावी रूलर्स सात हमशब करके एक राजा थे, जिन्होंने कहा कि पधारो हमारे देश, है ना, एक ही शर्त के ऊपर तुमको शिया इस्लाम मानना पड़ेगा, कोई बात नहीं, करेंगे अपन, रेडी टू एक्सेप्ट व्हाटएवर तुम जिंदा रख रहे हो वही बात है। फिर कहा गया ना, तो हुमायूं उसके बाद लिबरल बन गया ना। कंपैरेटिवली वी विल सी कि बाबर की जो सुन्नी आइडियोलॉजी थी उसके से शिया में चला गया। शिया सुन्नी के जो डिफरेंसेस थे, ऑर्थोडॉक्सी, लिबर्टी को लेके, बाकी सारी इंटरप्रिटेशन को लेके, सर ये शाह के सामने हुमायूं फिर रोया, बोले मेरा किंगडम नहीं है ना, कुछ नहीं है मेरे पास, मेरा भाई अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, एक काम करो मेरे को अफगानिस्तान भेज दो, बाकी भारत तो मैं ऐसे कैप्चर कर दूंगा। तो इस तरह से 1540 से लेके 1555 तक he was in exile in multiple parts of the country, in the western part and the northwest part. And during this time he took the help of Persian Empire, और पर्शियन एम्पायर की हेल्प लेके उसने 1545 के आसपास उसने अफगानिस्तान में धावा बोल दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही वाज एबल टू गेट बैक द रीजन ऑफ काबुल एंड कंधार। ये पहले 5 साल में कर दिया 1545 में। कामरान को भागना पड़ा एंड इस टाइम पे अफगानिस्तान में बैठे-बैठे डेली देखता रहता था कि क्या चल रहा है। बीच में कामरान फिर आया, कामरान ने फिर अफगानिस्तान को रिकैप्चर किया। भाइयों के बीच में लड़ाई चल रही थी 1550 के दौर में, सर वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये मिलती है। एंड वी विल फाइंड कि इस तरह से इधर-उधर की कहानियों के अंतर्गत उसके अपने भाइयों के साथ संघर्ष चलती रही। ये संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि उसकी कामरान के साथ जो रिलेशनशिप है पूरी तरह से खराब हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी खराब हो गई थी कि 1550 के दौर में जब ये अभी भी अफगानिस्तान में बैठा हुआ कामरान के साथ ये बंद नहीं हुई थी, तो एक दिन उसने कामरान को पकड़वाया और उसकी आंखें निकाल के और इसकी गोटियां खेलो, समझे और मजे करो, समझे, बट देन उसको जिंदा मत रखना सर। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि हुमायूं अपने भाई को सर्विस कर देता है। फिर कामरान मक्का गया था आज के लिए, वहां मर गया। और एक साइड के ऊपर कामरान का चैप्टर खत्म हुआ, हुमायूं भारत नहीं आ पा रहा है सर। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि इंडिया में अभी भी सूरी डायनेस्टी बैठी हुई है। हुमायूं को 1555 में जानकारी मिली कि सूरी डायनेस्टी में भी एक बहुत बड़ा इंटरनेट आ चुका है। अब सूरीज उतने पावरफुल नहीं रहे जितने पहले हुआ करते। तो ये 15 साल बड़ी इंटरेस्टिंग रहे हुमायूं की लाइफ के अंदर, क्योंकि ही वाज अ किंग विदाउट अ किंगडम। Initially for few years he stayed in Iran, then he goes to Afghanistan. Within Afghanistan he had a crisis with his brothers क्योंकि दोनों को पावर शेयर करना पड़ रहा था। उसमें फाइनल उसने कामरान की सर्विस करवा दी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। और 1545 से 1555 के बीच में he kept on waiting for the right time
टू अटैक ओवर इंडिया। अब मजे की बात यह है कि 1545 में शेर शाह सूरी की तो मृत्यु हो चुकी है, पर हुमायूं टुक 10 इयर्स टू कम टू इंडिया। सवाल यह आता है ऐसा क्यों? इन 1545 शेर शाह सूरी पास हो गए, इन 1545 होगी हुमायूं हैड एंटर्ड अफगानिस्तान, तो आ सकता था दिल्ली के अंदर, समझ आ रहा है नहीं यार। सूरी जिसने हुमायूं को भगाया था, तो 5 साल में मर गया। दूसरी कहानी ये भी है कि 1545 में ही हुमायूं अफगानिस्तान रिकैप्चर कर देता है। प्रॉब्लम ये थी कि हुमायूं अकेला था अफगानिस्तान में उस पीरियड में, और वो कामरान अभी भी जिंदा था, तो उसको ऐसा था कि मैं फिर से दिल्ली कैप्चर करने जाऊं, फिर मार पड़े, फिर अफगानिस्तान जो मार हाथ में आया वो ना आए, मैं समझ नहीं। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि हुमायूं वेटेड फॉर 10 इयर्स जस्ट टू इंटरनली मेक श्योर कि पहले अपने भाई की थ्रेट खत्म हो जाए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। सो हुमायूं वेटेड फॉर 10 इयर्स। हुमायूं 1555 के बाद बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन में है। उसके पीछे का कारण ये था कि शेर शाह सूरी के बाद जो नेक्स्ट रूलर आया ना सूरी डायनेस्टी में, उसमें इमीडिएटली उसके बाद उसका बेटा आता है। उसके बेटे के बाद एक और राजा आएगा, बेटा इस्लाम शाह करके नाम था उसका, तो वन मोर रूलर। वो रूलर बड़ा प्लेजर सीकिंग था। सूरी के बाद वीक सक्सेसर्स आने शुरू हुए। ये प्लेजर सीकिंग सिस्टम के कारण वी विल कम टू नो कि सूरियों के अंदर भी बंटवारा होना शुरू हो गया था अलग-अलग। और इसी का ही लाभ देके हुमायूं वी विल सी कि 1555 के अंदर पहले लाहौर, लाहौर से पंजाब, और पंजाब से फिर फाइनली सी दिल्ली की तरफ आ जाएगा। वेरी गुड। ये दिल्ली में आने के बाद उसने दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में लाहौर से पंजाब की तरफ एक लड़ाई की थी, जिसमें कहते हैं बैटल ऑफ मछीवाड़ा। इन दिस बैटल ऑफ मछीवाड़ा हुमायूं अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो जीत जाएगा, और जीतने के बाद उसने दिल्ली के ऊपर अपना गढ़ बनाने की शुरुआत की। जब ये गढ़ बना ही रहा था, उसके बाद उसने सरहिंद की लड़ाई भी की थी, फिर उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। और आके वापस बैठा ही था, और हमें पता चला कि हुमायूं सीढ़ी से गिर गया। एंड इस तरह से वी विल फाइंड कि हुमायूं सीढ़ी के गिरने से मृत्यु होगी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि हुमायूं जो है उसका चैप्टर खत्म होगा और अकबर पावर के ऊपर आएगा। तो आपको हुमायूं की थीम समझ में आ गई कि क्या हुआ था? हमें इस 15 साल में क्या याद रखना है? तो हमें ये याद रखना है सूरी के बारे में, क्योंकि हुमायूं से आपको सवाल नहीं आया है, ना ही आएगा सर, ना। खाली बैटल्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हुमायूं के साथ हुई थी, कौन सी लड़ाई हुई थी सर, ठीक है ना? तो इनिशियली हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच में एम्पायर डिवाइड कर दिया था। लेटर ऑन उसकी अफगानों के साथ लड़ाई हुई, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी नहीं, बड़ा प्लेजर लविंग था, ओपियम वाइन सब कुछ शौकीन हुआ करता था सर, है ना? समझे नहीं समझे? और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसकी नोबिलिटी के साथ संघर्ष होती है, हुमायूं उनको भी माफ कर देता है, कोई बात नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत थे, और आर्मी उसके फेवर में नहीं थी। सो वी विल फाइंड कि आर्मी वाज़ नॉट इन फेवर। मैंने बताया कि वो बड़े सोल्जर सेल्फिश थे और ना चीट कर रहे थे उसके सामने। उसके बावजूद भी उसने कलिंगर में एक्सपीडिशन किया, खैर वो राजपूत को कंट्रोल नहीं कर पाया। दोरा की लड़ाई में उसने अफगानों को डिफीट किया। 1532 में उसने चुनार फोर्ट लेने की कोशिश की। शेर खान ने उसके साथ ट्रीटी कर दी और कहा कि भाई देखो, मैं ईस्ट में रहूंगा और मैं आपसे लॉ लूंगा, कुछ नहीं करूंगा सर, ठीक है? ब्लंडर की सबसे बड़ी ब्लंडर हुमायूं की ये थी, क्योंकि इसके बाद हुमायूं को अपना साम्राज्य गंवाना पड़ा इसी व्यक्ति के कारण, जो व्यक्ति को उसने माफ किया था 1532 में ही। हुमायूं वापस आया, उसके बाद उसने दिन पना की स्थापना की, फीस्ट किया, है ना? एक्टिविटीज, फेस्टिविटीज, एंजॉय सर, समझे? उसके बाद 1535 1536 में उसको पता चला कि बहादुर शाह आया गुजरात से, तो उसने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया। ये आक्रमण बेसिकली चित्तौड़ और मालवा के पॉइंट ऑफ से बड़ा प्रोमिनेंट था, बट ही वाज बिजी इन सम अदर एक्टिविटीज, तो इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। ग्रेजुअल सेंस में उसकी बहादुर शाह के साथ स्ट्रगल हुई। ये स्ट्रगल के कारण ही वाज एबल टू कैप्चर गुजरात, मांडू, चांपानेर। उसने वहां पे अपने ब्रदर मिर्जा अस्करी को अपॉइंट किया, मिर्जा अस्करी ने मिसमैनेजमेंट कर दिया। यही मिसमैनेजमेंट के कारण 1536 में हुमायूं गुजरात घुमा देता है, मालवा भी घुमा देता है, और इससे ही मोटिवेट होकर शेर खान को मौका मिला कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है? परिणाम हमको ये भी देखने को मिलता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जहां बहादुर शाह का स्ट्रगल तो खत्म हुआ, बट फाइनली वी विल कम टू नो कि हुमायूं के सामने शेर खान ने चैलेंज कर दिया। वही शेर खान जो 1535-36 तक मास्टर ऑफ बिहार एंड मास्टर ऑफ ईस्ट बन गया था, उसने इनिशियली मुगलों से लॉयल्टी दर्शाई, मैंने बताया फॉक्स की क्वालिटीज दर्शाता है। यही शेर खान उसी की अब चालाकी करके शेर बनने की भी कोशिश करेगा। इसने बहादुर शाह के साथ उस पीरियड में कॉन्टैक्ट किया था, खैर प्लान तो ये कहा था कि हम दोनों अटैक करेंगे, पर बहादुर शाह पानी में गिर के मर गया। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद भी शेर खान ने अपना मैसेज कंटिन्यू रखा। उसने ऑटोमन्स की हेल्प ली, उसने अपने यहाँ पे एक्सपर्ट गनर्स को बुलाया, और उसने फिर से वेल्सी के चुनार को डोमिनेट किया। इन सब की जानकारी लेते हुए हुमायूं 6 महीने तक चुनार के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। शेर खान उसके बाद चुनार छोड़ के बंगाल की तरफ चला जाएगा गौड़ के अंदर। हुमायूं का प्लान ये था कि सीज ऑफ चुनार करने के बाद हम बनारस और उसके बाद फिर बंगाल के ऊपर एस्टैब्लिश करें, बट देन वी विल फाइंड कि ये बंगाल पहुंच ही नहीं पाया। इनफैक्ट शेर खान ने अपने छोकरे को भेजा था जलाल खान को, ऑफिशियल भी था, उसका छोकरा भी था, कि तुम जाके हुमायूं को रास्ते में रोकना, है ना? तो हुमायूं को 8 महीने लगे बंगाल तक पहुंचने के लिए। इन बिटवीन हुमायूं क्या कर रहा था? प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज कर रहा था। इन बिटवीन ये 8-9 महीने के अंदर हुमायूं की जो सप्लाई रूट थी वो तोड़ दी जाती है, कम्युनिकेशन रूट तोड़ दी गई दिल्ली बंगाल के बीच में। शेर खान ने कारा यानी कि इलाहाबाद, कन्नौज और संभल तक का अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर दिया था। जब ये चीजें हो गई तो फाइनली 1539 तक आता है, तो चौसा की लड़ाई होगी सर, गेटिंग ओके? इस पीरियड में भी शेर खान ने हुमायूं के साथ एक प्रपोजल दिया था कि तुम वापस चले जाओ, मैं आपको एनुअल पैसा देता रहूंगा 10 लाख दिनार, एंड मैं बिहार बंगाल से पैसा भेजूंगा। तो हुमायूं मना कर रहा है कि मैं ना मानूं तुम्हारी सर, ठीक है ना? मैं ना चाहता। हुमायूं जब ये कर रहा था बंगाल में लड़ाई, तब हिंडाल ने आगरा का कंट्रोल लेने की कोशिश की। परिस्थिति हुमायूं को समझ में आ गया कि मैं यहाँ शेर खान से लड़ूं या अपने भाइयों से लड़ूं। हुमायूं का प्लान ये था कि मैं वापस चला जाऊंगा, पर शेर खान ने उसको चौसा में धर दिया। ऐसा धरा तो 2-3 महीने तक इनकी सेना एक दूसरे के सामने लड़ती रही, या पहले रुकती रही। उसके बाद जून महीने के बाद बारिश आई, है ना? और मुगलों के तंबू के अंदर पानी पानी हो गया, ठीक है ना? समझे? तो गाना है ना कि सैया ने देखा ऐसा कि हम पानी पानी हो गए सर, ठीक है? तो यहाँ शेर खान ने ऐसा देखा कि ये पानी पानी हो गया सर, नगरी ओके? हुमायूं को बड़ा फटका पड़ा, 7,000 मुगल हार गए, मारे गए। हुमायूं की बीवी अभी तक डूब गई, वो खुद भी तुलसी की नदी में डूबकर बच गया। चौसा के बाद हुमायूं गया, वी विल फाइंड कि अपने भाइयों के पास आगरा के अंदर आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, कामरान को बुलाया कि भाई देख तू मेरी हेल्प कर। कामरान ने कहा मैं हेल्प करूंगा भैया, 20,000 सैनिक मेरे होंगे और मैं लीड करूंगा। इसने कहा कि नो, नेता मैं हूं, बड़ा भाई मैं हूं, मार मैं खाऊंगा। मिर्जा अस्करी से हेल्प तो मिलती है, और फिर कन्नौज की लड़ाई। ये कन्नौज की लड़ाई के साथ ही बलराम की लड़ाई भी इसको पहचानते हैं सर, ठीक है ना? सो इट्स सेम ओल्ड बैटल, ये भी किसी ने कहा था सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुमायूं, अस्करी, हिंडाल ये सब के सब इकट्ठे हुए और शेर शाह के सामने लड़े। ऐसी मार पड़ी कि शेर शाह को भारत, या शेर शाह ने हुमायूं को भारत के बाहर भगवा दिया, तो यहाँ दिखा सर्विस करना तुम्हारी सर, ठीक है? कन्नौज की लड़ाई की खासियत ये है कि हुमायूं हेड रिसोर्सेज पर उसका उपयोग नहीं कर पाया। यहाँ पे भी 1-2 महीने तक बैठा रहा सर, उसको ये ध्यान रखना चाहिए था कि अटैक कर दिया सर, ना? सप्लाई अपनी सप्लाई एलिमेंट मेंटेन करके रखे। 1540 से 55 के बीच में फ्यूगिटिव के रूप में घूमता रहा। 1555 में वापस तो आया, बट समहाउ वी विल सी कि ये कुछ कर नहीं पाता है। इस 15 साल में सूर्य एम्पायर की शुरुआत हुई थी। मालदेव ने उनको बुलाया था, बट देन विल सी कि वहां से वो भागेगा। इन बिटवीन उसकी सिंध में शादी हुई हामिदा बानो बेगम के, है ना? एक स्त्री थी, वो हिंदल की टीचर हुआ करती थी, है ना? तो हिंदल की बेटी की टीचर थी, मतलब, है ना? हिंदल की मतलब हुमायूं की भतीजी की शिक्षक हुआ करती थी, उनके साथ वो शादी करता है। फिर वो राजा अमरकोट के पास गया, हिंदू राजा थे, राजपूत राजा। अमरकोट आज की तारीख में आपको वहां रहना मिलेंगे। वो पाकिस्तान में उन्होंने अपने किंगडम को मर्ज करवाया सर, जिन्होंने उनको एश्योरेंस दिया था, तो स्थिति कुछ और थी सर, क्या? फाइनली अकबर का जन्म हुआ 1542 में, 2-2.5 साल तक इसी में रहता है, अपने भाई को मारने की कोशिश करेंगे। उसने विल सी की अस्करी ने उसको पकड़ने की कोशिश की थी, एंड देन फाइनली विल आल्सो सी कि कामरान के साथ उसकी संघर्ष होगी। फिर वो ईरान के राजा के पास गया, शाह तमशक के पास। शाह तमशक ने कहा कि बंदे तो मैं दूंगा, पहले मेरा संप्रदाय को मानना पड़ेगा। उसने फिर काबुल कैप्चर किया, इधर-उधर की बातें हुई। हुमायूं 1550 तक अल्टीमेटली कंट्रोल रहता है सर, ठीक है? दूसरी साइड के ऊपर सूरी एम्पायर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ था 1545 से, क्योंकि इसके बाद के जो शासक थे वो बड़े प्लेजर सीकिंग थे। मोहम्मद शाह करके एक राजा था, जो लास्ट राजा था सूरीज में, उसका मुगल था इब्राहिम, सॉरी इनू विक्रमादित्य, जो हिंदू था सर, है ना? एंड विल फाइंड कि ये अफगानों की तरफ से लड़ रहे थे। हुमायूं वापस लाहौर कैप्चर करता है, मछुआरा की लड़ाई होती है, सरहिंद की लड़ाई होती है। फाइनली हुमायूं 1555 में दिल्ली के अंदर आ गया था सर, 15 साल के बाद आके बैठा ही था। उस पीरियड में विल फाइंड कि वो सीढ़ी से गिर गया और कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई। ये सीढ़ी के गिरने के कारण हिमू को फिर से मौका मिला। हिमू ने कहा कि लेट अस फाइट इट आउट, और यहाँ से सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, समझे?
तो कहानी आपको समझ में आ गई कि क्या हुआ था हुमायूं के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू हुमायूं। हम लोग कल सूरी एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे। आज सूरी का हमने बैकग्राउंड देख लिया है क्योंकि सवाल आपको सूरी से ही आया है सर, है ना? सूरी के रिफॉर्म, सूरी के मार्केट रिफॉर्म, सूरी की इकोनॉमिक पॉलिसीज, सूरी की क्वालिटीज के ऊपर से आपको आया है, काफी बार सवाल आया है, हुमायूं से नहीं आ रहा है। तो हुमायूं को पढ़ना जरूरी है। देखो कुछ चीजें कैसे होता है कि हम क्योंकि थीम नहीं बना पाएंगे सर, ठीक है, समझे? है ना? कल सुबह क्लास है हमारा, कल के बाद हम लोग छुट्टी लेंगे सर, है ना? समझे? तो चलिए सर, है ना, आज खत्म करता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एज वेल। चलो सर, बाय बाय बाय। अरे भाई, भाई भाई भाई, चलो सर, बाय बाय।